वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक साथ में 2 एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि पहला एनिमे था डेथ नोट का और इसी के साथ में जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2। तो गाइस, अगर अभी तक भी आपने डेथ नोट का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो गाइस चेकआउट कर लीजिएगा। और आज बारी है जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 को स्टार्ट करने की। आप लोगों को सीजन 2 अगर देखना है गाइस तो सच बता रही हूँ, एक बार तो आपको सीजन फर्स्ट जरूर देख लेना चाहिएगा, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा डिटेलिंग है, काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, काफी सारे रिलेशन है, काफी सारा पास्ट भी छुपा है, जिसकी स्टोरीज हमें अब बताई जाएगी कि आखिर पास्ट में ये सब हुआ कैसे था, कौन कैरेक्टर उस वक्त इतना इवल क्यों बन गया था। तो इससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें गाइस सीजन 1 के अंदर है। तो अच्छा रहेगा कि आप सीजन 1 को इस चैनल पे जरूर देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी सीजन 1 बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके अपलोड किया हुआ है। तो एक छोटा सा रिकैप लेने के लिए आप आखिरी एपिसोड भी देख सकते हैं, नहीं तो आप फुल एपिसोड हमारे दूसरे चैनल पे भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी चलते हैं वापस से सॉर्सरर्स के वर्ल्ड के अंदर, कह सकते हैं कि जादूगरों की दुनिया में, इसी के साथ में श्रापित जो शक्तियां हैं उनकी दुनिया में, कि हमारे आसपास किस तरीके के श्राप बनते जाते हैं और वो कर्स एनर्जीज किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाती जाती है, और उससे बचने के लिए जो जादूगर जो सॉर्सरर है वो इंसानों की मदद कैसे करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक गलियारा देखते हैं जिसके अंदर गाइस हम देखते हैं गेटो को। अब हमने सीजन फर्स्ट के अंदर गेटो को बिल्कुल एक विलन की तरह देखा था, लेकिन अभी हमें यहाँ पे उसका अच्छी तरीके से पास्ट दिखाया जाएगा कि आखिर वो एक सॉर्सरर होके, जो कि बहुत ही अव्वल दर्जे का सॉर्सरर था, फर्स्ट ग्रेड का सॉर्सरर था, वो इतना बुरा कैसे बन गया। सीजन 1 में हमने उसका नेगेटिव रोल बहुत अच्छी तरीके से देखा था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस वक्त जो गेटो है उसके मन में यही है कि वो कैसे बुरी शक्तियों को मार के उसे खा रहा है। भले उसका टेस्ट बहुत गंदा है, लेकिन उन शक्तियों को मारना जरूरी है। वो कर्स एनर्जीज लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, और उसका जो एक सॉर्सरर बनने का तरीका है, या फिर कह सकते हैं कि उसका एक मोटिव है, वो लोगों की जान बचाना। वो उन्हें पहचान पाते हैं। इसी के कारण ये जो सॉर्सरर्स है इन्हें इंसानों की मदद करनी चाहिए। यानी कि साफ तरीके से कह सकते हैं कि वो बहुत ही बढ़िया इंसान बन चुका है। जिसके बाद में हमें कहानी दिखाई जाती है कि काफी सालों पहले एक बहुत ही बड़ा बंगला वगैरह हुआ करता था। उसके अंदर एक फैमिली रहा करती थी और उसके अंदर जितने भी मेंबर्स थे बहुत अच्छी तरीके से खुशी खुशी रहते थे। लेकिन उस घर के ओनर के ऊपर एक तरीके का कर्जा हो गया। वो इतना ज्यादा कर्जे में डूब गया और ज्यादा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपनी पूरी फैमिली के साथ में उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अब गाइस, सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद में उस जगह पे काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी बन गई, जो कि कर्स एनर्जी में बदल गई। जब भी उस घर को चेक करने के लिए भेजा गया तो वहाँ के जो कर्स थे उन सब ने इंसानों को मारना शुरू कर दिया। इस चक्कर में वहाँ का एनवायरमेंट के अंदर जो कर्स थे वो बढ़ते ही जा रहे थे। अगर लोग वहाँ से गुजर भी रहे हैं तो भी वहाँ पे लोग मरते जा रहे हैं। वहाँ के ब्रिज पे बड़ा सा लगा दिया गया है कि अगर आप यहाँ से गुजरेंगे तो अपने खुद के रिस्क के ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये पूरा एरिया श्रापित हो चुका है, कर्स एनर्जी से भर चुका है। इसी के कारण अब यहाँ पे काम जुजुत्सु काइसेन के लोगों को मिला है। अब हम यहाँ पे गाइस 2 कैरेक्टर को देखते हैं। हालांकि पूरा का पूरा ग्रुप ही था। यहाँ पे हम मे और उटाहिम को देखते हैं, जो कि इसी बड़े से मैंशन के लिए निकल रहे थे ताकि जाके चेक वेक कर सके कि आखिर अंदर किस तरीके की कर्स एनर्जी है। ये लोग जैसे दरवाजे पे जाते हैं तो आसपास तो इन्हें यानी कि घर के बाहर तो इन्हें किसी तरीके की एनर्जी नहीं मिलती है। इसका मतलब साफ है कि एनर्जी जो भी है अंदर ही है। अब पूरा घर फैला हुआ था, घर बहुत ज्यादा बड़ा था, तो इसे छानने के अंदर टाइम तो लगेगा। इसी के कारण दोनों अपने अपने अलग अलग रोड बांट लेते हैं। अब जो इस वक्त की उटाहिम है बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। हालांकि उसे डर लगता नहीं है, लेकिन घर काफी ज्यादा अबेंडेंड हो रखा था, टूटा फूटा हो रखा था, घर से नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, तो वो थोड़ी बहुत तो डरी हुई थी। सारे कमरों के अंदर जाती है, एक एक कमरा खोलती है, लेकिन उसे अभी तक भी कुछ नहीं मिल रहा था सिवाय सामानों के बिखरे होने के। इवन एक कमरे के अंदर तो जैसे सुसाइड करते हैं तो वैसे फंदा वगैरह सब कुछ टंगा हुआ था। एक कमरे के अंदर वो जाती है जो कि आखिरी कमरा था, उसकी बहुत बुरी तरीके से फटी हुई थी, और वो जैसे ही बेडशीट को ऊपर करती है वहां से बस चूहे निकल के आते हैं। लेकिन इस चक्कर में बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और बाहर आती है तो मैं उसके कंधे पे हाथ रखती है। इस चक्कर में वो और ज्यादा डर जाती है। मैं कहती कि मैंने तुम्हें डराया नहीं, तुम पहले से डरी हुई। लेकिन उटाहिम बहुत जोर से चिल्लाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे इन्हें दोनों को पता चलने लगता है कि कैसे ये लोग एक ही जगह पे घूमे जा रहे हैं। ये एक लंबा सा कॉरिडोर है। ऑलरेडी दोनों ही फर्स्ट फ्लोर पे फंस चुके हैं और बार बार में सेम जगह पे लौट के आ रहे हैं। यहाँ पे जो मे थी उसने अपने हाथ से एक वॉल के ऊपर बड़ा सा निशान बना दिया था और अब इन्हें समझ में आ गया था कि ये एक लूप के अंदर फंसे हैं। सीजन फर्स्ट के अंदर गाइस हमने समझा था कि कैसे एक दुनिया होती है जो कि आप खुद के इमेजिनेशन से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपका इमेजिनेशन होना जरूरी है। तो जिस भी कर्स ने इसे इमेजिनेशन से बनाया होगा तो ये तो वो उसके अंदर चेंज हुई नहीं है। इसका मतलब है कि घर के अंदर ही एक तरीके का लूप है, ऐसी बाउंड्रीज है जिसे कि तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये लोग कंटिन्यूअसली वॉक करते जा रहे थे, तब तक भी इन्हें किसी भी तरीके का सिरा नहीं मिल रहा था। अब उटाहिम ने दिमाग लगाया और वो कहती है कि जब भी मैंने वॉक किया तो मैंने पता लगाया है, पहले मुझे लगा था कि हम गोल घूम रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम जब भी तुम्हारे बनाए हुए निशान पे आ रहे हैं तब तक फुट स्टेप बदलते जा रहे हैं। 200, 150, 170, 190 इस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम काफी तेजी से भागे तो ये जो कर्स एनर्जी अपना लूप बना रही है उसकी टाइमिंग के अंदर कुछ दिक्कत आ जाएगी और हम आराम से इस लूप को तोड़ पाएंगे। तब यहाँ पे मैं कहती है कि वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, तुम्हें मिलते हैं 90 पॉइंट्स। तो उटाहिम कहती है कि क्या आखिर 10 पॉइंट तुमने किस चीज के काटे? इस वक्त उटाहिम है वो थोड़ी सी जूनियर है और मैं इससे भी ज्यादा सीनियर है। मैं एक और आइडिया बताती है कि कैसा हो कि अगर हम उल्टी डायरेक्शन के अंदर भागे तो
सोचो कि लूप कितना जल्दी टूट जाएगा। इस बात के ऊपर उटाइम कहती है कि अरे वाह, ये चीज मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, और इसके बाद वो थ्योरी को अच्छे से क्लियर करती है। इसके बाद इसे बाकी के 10 पॉइंट भी मिल जाते हैं। अब ये लोग एक पॉइंट पे रुकते हैं और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भागते हैं। इतना तेजी से भागते हैं कि पूरा लूप एकदम से बिगड़ जाता है, खुद के सेंसेस में नहीं रहता, और इस चक्कर में वो जो पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरा मेंशन था, वही टूट जाता है। मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि है गोजो सातोरू, जो कि आती है उटाइम को कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारी मदद के लिए पहुंच गया। जहाँ पे उटाइम कहती है कि बहुत बढ़िया, बड़े जल्दी पहुंचे हो तुम। और यहाँ पे साथ ही में मे से भी हंसी मजाक चल रही थी कि अच्छा हुआ कि उसके लिए तो आए नहीं, क्योंकि मे तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस चक्कर में उटाइम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम समझते क्या हो, आखिर तुम मुझे इतना पागल क्यों समझते हो, मैं भी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अब यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स और आ जाते हैं, जो कि पुराना वाला गेटो और इसी के साथ में शोको, यानी कि ये सब कुछ इनकी टीम हुआ करती थी उस वक्त के 3rd, 2nd, 1st ग्रेड के जितने भी सॉर्सरर थे, ये उस वक्त की एक टीम हुआ करती थी। जाके उटाइम सीधा शोको के गले लग जाती है और कहती है कि ये लोग बहुत बुरे हैं, तुम अच्छी हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहना और कभी भी मत बदलना। ये सब बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर में वहाँ का जो इतनी बड़ी जो कर्स एनर्जी थी इस जगह पे आई हुई वो खड़ी हो जाती है, लेकिन गेटो ने अपनी कर्स एनर्जी से उस बड़े से कर्स को जान से मार दिया था और एकदम जगह को सेफ वगैरह कर लिया था। लेकिन तभी यहाँ की जो सबसे बड़ी सीनियर थी, कह सकते हैं कि मे, वो कहती है कि एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ पे इतनी देर के आए हुए, तुम लोगों ने अभी तक यहाँ पे कहा कि लोग डरे नहीं, लेकिन गोजो का कहना था कि जो लोग डरते हैं वो डरते ही रहेंगे, उनसे तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि अपनी पावर्स को इंक्रीज करो। इन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा बहस हो जाती है कि ये ऑलमोस्ट लड़ने ही वाले थे अपनी अपनी पावर्स को इंक्रीज करके। शोको यहाँ से 1 मिनट के अंदर भाग जाती है क्योंकि उसे पता था कि बेमतलब के अंदर फंस जाएगी यहाँ पे, लेकिन तभी यहाँ पे यागा दरवाजा खोल देते हैं और ये दोनों एक्सरसाइज करने की एक्टिंग करते हैं कि नहीं नहीं, हम तो दोनों बातें कर रहे थे, हम दोनों कहाँ कुछ करेंगे। यागा यहाँ पे एक मिशन लेके आए थे। अब वो यहाँ पे गाइस एक लड़की के बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि एक लड़की है जो कि एक वेसल बनने वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। जल्द ही जो टेंजन है गाइस, अब यहाँ पे टेंजन का मतलब मैं समझा देती हूँ कि टेंजन एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि 500 सालों तक अपने अंदर काफी सारी कर्स एनर्जीज रखते हैं और उसके बाद में अपनी बॉडी को चेंज करते हैं, एक वेसल के अंदर डालते हैं, ताकि वो जो 500 साल का जो इकट्ठा की हुई जितनी भी पावर्स वगैरह है वो किसी और के अंदर जा सके। और वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो है वो ज्यादा साल तक, आखिर 500 सालों तक जिंदा होने के बाद में आखिर अगर वो और ज्यादा जी गए तो उनकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा कर्स एनर्जीज बढ़ती जाएगी और वो इंसान छोड़ बल्कि एक जीव के अंदर बदल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो वेसल है उसको, जो ये लड़की है जिसको बचाना है, उसके पीछे ऑलरेडी 2 ग्रुप पड़े हुए हैं उस लड़की को किडनैप करने के लिए, ताकि टेंजन जो है वो टाइम से अपना वेसल ना बदल पाए, या फिर कह सकते हैं कि उन लोगों को उस लड़की की जरूरत होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा झगड़े हो जाएंगे, जितने भी ये जुजुत्सु सॉर्सरर है या फिर कह सकते हैं कि और बाकी अलग अलग स्कूलों के सॉर्सरर है या फिर कोई बुरे लोग हैं जो कि चाहते हैं दुनिया में कर्स वगैरह फैलाना और इंसानों के बीच में चीजें आना, तो बहुत चीजें बिगड़ जाएगी। तो इन लोगों का बस एक ही काम है कि दोनों ग्रुपों से उस लड़की को उठा के लेकर आना है और उस लड़की की बिल्कुल जान को एकदम सेफ रखना है। तो गोजो और गेटो निकल जाते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर में, अंदर गेटो जाता है, गोजो बाहर रहता है और तभी वहाँ पे एक बहुत ही भयंकर वाला ब्लास्ट हो जाता है। गोजो नीचे से पूछता है सब कुछ ठीक तो है, तो गेटो कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस वो लड़की कूद गई है और अब मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। वो लड़की सीधा जमीन से कूदती जा रही थी, अब उसे किसी ने कूदने के लिए कहा था या फिर ब्लास्ट के चक्कर में बेचारी गिर गई, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ वहाँ पे सीधा गेटो जंप कर जाता है और खुद की कर्स एनर्जी से उस लड़की को रेस्क्यू कर लेता है। तभी यहाँ पे जो एक टीम बताई गई है वो कहते हैं कि ये लड़का जरूर अपनी ड्रेस से साफ दिख रहा है कि जुजुत्सु काइसेन स्कूल का सॉर्सरर है और उसे इस लड़की को नहीं बचाना चाहिए, बल्कि इस लड़की को इस ग्रुप को हैंडओवर कर देना चाहिए। तो गेटो कहता है कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये लड़की तुम्हें दे दूंगा, आओ और जरा यहाँ हवा में आके बात करो ना, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी रही। दूसरी तरफ गोजो कहता है कि भाई तुम कहाँ पर हो, तुम कर क्या रहे हो। उसे नहीं पता था कि गेटो हवा के अंदर उड़ रहा है उस लड़की को रेस्क्यू करने के लिए। और अब यहाँ पे गोजो की तरफ काफी सारे एक साथ में चाकू उड़ के आते हैं। अब हम सबको पता है कि उसके आसपास एक यूनिवर्सल, एक इन्फिनिटी कवच बना हुआ है कि जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता। यानी कि 2nd सीजन में तो हमने देखा था कि वो भयंकर पावरफुल है, लेकिन 1st सीजन में कहीं ना कहीं उसके बारे में बताया जा रहा था कि आखिर वो बन कैसे रहा है इतना पावरफुल। तो इसी टीम का एक कैप्टन था जो कि दूर से बोलता है कि तुम गोजो सातोरू हो ना, मैंने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आखिर तुम करते क्या हो। गोजो कहता है कि आओ चलो हम दोनों मिलकर बात करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन इसकी एक ही शर्त है कि तुम नीचे आओगे, अपनी नाक रगड़ोगे और माफी मांगोगे मुझसे सिर्फ फालतू की बात करने के लिए, तभी मैं तुम्हारी जान बख्शूंगा, नहीं तो फिर सोच लो कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या होगा। तब तो उस कैप्टन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब हम यहाँ पे दूर खड़े हुए बिल्डिंग के अंदर 2 लोगों को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पे एक और आदमी था जो कि ज़ेनन था। अब गाइस ज़ेनन हमने 1st सीजन के अंदर देखा था कि कौन बंदा है, वो यहाँ पे बात करता है और मेगुमी फुशिगोरो से भी उसका लेना देना है, उसका सीनियर रहा होगा या फिर उसका बाप रहा होगा। तो आगे जाके ये चीजें क्लियर होने वाली है और वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज के लिए काम करने वाला है, यानी कि वेसल को किडनैप करने में या फिर उसे सेव करने के अंदर, यानी कि पुराने जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब की पास्ट स्टोरी थे, स्टार वेसल की कहीं ना कहीं सेफ्टी करने वाले थे। हालांकि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि इस बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, लेकिन गेटो ने स्टार वेसल को पकड़ लिया था, जो कि एक लड़की है। इस लड़की का नाम रिको है। यहाँ पे ये मस्त किचन के अंदर बैठ के चाय कॉफी वगैरह बना रहे हैं और क्यू ग्रुप के जो मेंबर थे, यानी कि स्टार वेसल को पकड़ने आए हुए जो लोग थे, गेटो ने अपनी शिकिगामी उसके ऊपर छोड़ रखी थी। ये क्यू मेंबर का आदमी कहता है भाई मुझे छोड़ दे यार, तुझे साफ दिख रहा है कि मैं कितना परेशान हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी तू छोड़ नहीं रहा है, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दे, मैं गाँव चला जाऊंगा। लेकिन गेटो अपनी शिकिगामी को नहीं हटाता है और ये इस क्यू मेंबर को बहुत परेशान करता है। तभी क्यू मेंबर कहता है कि देख अगर हमारा
हमारा बॉस आ गया ना तो तेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तभी यहाँ पे गेटो एक पिक्चर दिखाता है जहाँ पे हम गोजो को देख पाते हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे गोजो एक आदमी को बुरी तरीके से मारने वाला था। वो इस क्यू ग्रुप का ही सबसे बड़ा लीडर था और वो भी बुरी तरीके से पिट चुका था। जिसके बाद में सीन यहाँ टोजी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब वो यहाँ पे काफी सारे अच्छे खासे पैसे ले चुका था सिर्फ और सिर्फ स्टार वेसल को यहाँ से गायब करने के, लेकिन उसने उन सारे पैसों को एक जगह पे लगा दिया था, किसी तरीके के रेस के अंदर लगा दिया था और उन पैसों को हारता भी जा रहा था। टोजी का काम यही था कि उसे स्टार वेसल को उठा के लेकर आना है, लेकिन इसके अंदर उसने और लोगों को लगा रखा था ताकि जितने भी ये सॉर्सरर्स वगैरह हैं, चाहे वो ऑथोराइज्ड है या अनऑथोराइज्ड है, वो सारे के सारे भाग भाग के थक जाएं और आखिर के अंदर बस स्टार वेसल को, यानी कि वो छोटी लड़की रिको जो स्कूल की लड़की है, इसे ये आराम से उठा के अपने पास लिया है। टोजी को लगा था कि वो ऐसे रेसेस के ऊपर पैसे लगा के अच्छे खासे अपने पैसे बना लेगा, लेकिन वो हर बार गलत डिसीजन लेके बस पैसों को उड़ाता ही जाता है। जिसके बाद में सीन वापस से गोजो और गेटो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब जैसे कि वो स्टार वेसल, यानी कि अब हम इसे रिको ही कहेंगे, बहुत ज्यादा बेहोश थी क्योंकि उसके ऊपर उस वक्त अटैक हुआ था तो वो अभी तक होश में नहीं आ पाई थी। तो यहाँ पे गोजो ने उसे गोदी में ले रखा था और इसी वक्त यहाँ पे रिको की आंख खुल जाती है और वो गोजो को मिला के एक चांटा दे देती है। अब तक किसी ने भी गोजो को हाथ भी नहीं लगाया था। खैर अब गोजो को चांटा पड़ चुका था, जो कि मुझे नहीं लगता कि शायद कभी पड़ेगा भी, और उसे बहुत अजीब सा लग रहा था कि ये तुम लोग लुच्चे लफंगे, तुम लोग मुझे उठाने के लिए आए हो ना। लेकिन तभी यहाँ पे गोजो उसे कुछ समझा पाता। उससे पहले तो रिको फुल ऑफेंसिव मोड के अंदर आ जाती है, लेकिन इतनी ही देर में उसके साथ में रहने वाली एक लेडी थी जिसका नाम कुरोई था, वो इस शिकिगामी के ऊपर बैठ के आती है और उसके बाद में रिको को कहती है कि अरे शांत हो जाओ, ये हमारे ही लोग हैं। रिको को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है और ये किसी शिकिगामी के ऊपर बैठी है। तब जाके रिको को पता चलता है कि ये लोग अच्छे लोग हैं, ये लोग उसे बचाने के लिए आए हैं और उसने गलत समझा। जिसके बाद तो गोजो और गेटो को दोनों को गुस्सा आ चुका था और वो रिको को पकड़ के गोल घुमा देते हैं, उसकी चटनी बना देते हैं कि ऐसे कैसे बोल सकती है, तू है तो इतनी छोटी सी लेकिन बकवास कितनी ज्यादा करती है। लेकिन रिको यहाँ पे खुद की बड़ाई करना शुरू करती है कि तुम सब लोगों को मेरी जरूरत है, आगे आने वाले टाइम में मैं टेंजन बनने वाली हूँ और टेंजन सर तुम लोगों को पता है ना कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं टेंजन बनूंगी, उनकी सोल मुझ में आएगी, तो सोचो मैं फ्यूचर टेंजन हूँ, मैं कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी, मेरे ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे जिस वक्त रिको अपनी इतनी सारी बड़ाई कर रही थी तो यहाँ पे गोजो और गेटो को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वो मस्त अपने फालतू की बातें कर रहे थे क्योंकि उन्हें रिको की बात सुननी ही नहीं थी। इसी वक्त कुरोई आती है और यहाँ पे गोजो और गेटो को समझाने लगती है कि इस वक्त रिको जो भी तुमसे ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कह रही है, कि जैसे उसे स्कूल जाना है, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना है, उसे ये सब करने दीजिए। हालांकि इस वक्त तक गेटो और गोजो दोनों को ही नहीं पता था कि रिको की कोई भी फैमिली नहीं है, उसके पेरेंट्स बचपन में ही मारे गए थे और अगर जो उसके साथ कोई एक इंसान रहता तो सिर्फ और सिर्फ कुरोई ही रहती है। तो अगर वो स्कूल जाने के लिए कह रही है तो वो चली जाए, क्योंकि बाद में जब वो टेंजन की सोल ले लेगी तो उसके बाद भी वो कहीं पे भी नहीं जा पाएगी, उसे अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपनी लाइफस्टाइल सब कुछ छोड़नी पड़ेगी। तो इस बात से तो गेटो और गोजो दोनों बात मान जाते हैं और उसके बाद में रिको को स्कूल जाने के लिए भी हाँ कर देते हैं। लेकिन गेटो अपनी दो शिनिगामी रिको के साथ में ही भेजता है। हालांकि रिको ने मना किया था कि ऐसा कोई भी काम नहीं करे, स्कूल के अंदर उसकी क्लासमेट्स के सामने उसकी इंसल्ट हो जाए, लेकिन गेटो तो गेटो था, आखिर वो स्टार वेसल को ऐसे कैसे छोड़ सकता था। जिसके बाद में सीन यहाँ एक अनऑथोराइज्ड वेबसाइट की दिखाई जाती है और इसी के साथ में टोजी की भी दिखाई जाती है। यहाँ पे सारे के सारे वो सॉर्सरर हैं जिन्होंने कोई कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रखा है, बल्कि उल्टे सीधे काम करते हैं, अनऑथोराइज्ड लोगों के लिए काम करते हैं। यहाँ पे एक तरीके का एड चल रहा था कि जो भी इस बच्ची को पकड़ के लेकर आएगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लगभग $2500 के आसपास। और ये सारी चीजें टोजी एक जगह बैठ के देख रहा था, मस्त अपना खाना वगैरह खा रहा था और उसने फिर से पैसे एक बोटिंग गेम के अंदर लगा दिए थे। इसी वक्त कोई उसे फोन करके कहता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम तुम्हारा काम कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। जहाँ पे टोजी कहता है कि देखो चीजें अभी बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, चीजें बदलती जा रही है, तुम्हें भी नहीं पता कि आखिर आगे जाके क्या होने वाला है। मैंने उस लड़की के लिए लोग लगा दिए हैं, काफी सारे हैं ऐसे सॉर्सरर जो कि उसके पीछे पड़े हुए हैं, ये सब लड़ भिड़ के थक जाएंगे तब मैं मेरी एंट्री करूंगा। और कभी कभी उस गेम के अंदर टोजी की बोट जीतती जा रही थी तो टोजी को लग रहा था कि सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाएगी, लेकिन जब उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जुजुत्सु काइसेन के जो सॉर्सरर हैं वो भी इस बच्ची को बचाने के अंदर लगे हुए हैं और तभी यहाँ पे टोजी की बोट भी हारती जा रही थी, तो टोजी कहता है कि इंतजार करो, सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी, तुमने मुझे काम दिया है तो मैं उन चीजों को कर दिखाऊंगा। और टोजी को जितने भी पैसे वगैरह मिले थे उसे कहीं ना कहीं उसका हिसाब भी देना था, लेकिन टोजी ऑलमोस्ट अपने सारे पैसे हारता ही जा रहा था। कोई इंसान से अगर वो भिड़ भी जाता है तो भी वो किसी को बहुत गुस्से के अंदर देखता है कि बस उसे जान से ही मार देगा। तभी जिसके बाद में सीनियर स्कूल के अंदर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि गेटो को पता चल चुका था कि उसकी दो शिनिगामी है वो मारी जा चुकी है। इसका मतलब ये है कि रिको जिस स्कूल के अंदर है वहाँ पे जरूर कोई ना कोई आया है उसे फिर से किडनैप करने के लिए। इसी चक्कर के अंदर गेटो, गोजो और कुरोई तीनों ही स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं रिको को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे गेटो का सामना एक बूढ़े से आदमी से होता है जहाँ पे ऑलरेडी उसकी दो शिनिगामी थी और गेटो ने भी अपनी दो शिनिगामी निकाल रखी थी। अब ये बूढ़ा आदमी बैठे बैठे बस गेटो की पावर्स का अंदाजा लगाता जा रहा था कि ये कितना ज्यादा नया नौजवान लड़का है, इसके पास में अच्छी अच्छी टेक्निक्स हो सकती है। लेकिन ये जो बूढ़ा आदमी है, ये बूढ़ा भी अपनी पावर्स के बारे में सोच ही रहा था कि आखिर इसके पास में क्या क्या टेक्निक्स है, ये किस तरीके से गेटो को हरा सकता है, या अगर अपनी शिनिगामी निकालेगा तो क्या करेगा। ये दो भाई हुआ करते थे और उसे हमेशा से यूजलेस समझा जाता था और इस बेटे को कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं मिली, क्योंकि हमेशा से उसे ऐसे कहा जाता था कि तू तो उल्टी सीधी चीजें देख सकता था। अब गाइस हम सभी को पता है सॉर्सरर कौन बन पाता है, जो कि ऐसे
ऐसी श्रापित शक्तियों को देख पाता है। तो ये लड़का भी वही था। तो बचपन से इसके साथ में बुरा ही होता आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ इसका एक कुत्ता था जो कि हमेशा इसके साथ में रहता था, और वही क्रीचर इसे अपने बुढ़ापे में भी दिख रहा है। अब असल में गेटो ने इस सॉर्सरर को पूरी तरीके से उसकी मेमोरीज के अंदर फंसा दिया था और उसके बाद में बहुत बुरी तरीके से मार के हटा देता है। गेटो से बस पूछना चाहता था कि आखिर वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, क्यू ग्रुप से या किसी स्टार रिलीजन से, आखिर कहाँ से आता है। दूसरी तरफ यहाँ पे गोजो ने ऑलमोस्ट रिको को ढूंढ लिया था जो कि म्यूजिक क्लास के अंदर ही थी। वहाँ की लड़कियां तो गोजो को देख के बिल्कुल बावली हो जाती है, पागलों की जैसे कहती है कि ओ माय गॉड रिको, तुम्हारा इतना सुंदर बॉयफ्रेंड है, तुमने आखिर किसी को बताया क्यों नहीं। लेकिन रिको कहती कि नहीं ये मेरा भाई है, बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है। लेकिन लड़कियां तो यहाँ पागल हो रखी थी कि गोजो बस एक बार अपनी आईज दिखाते। गोजो भी मस्त मजे ले रहा था, चश्मा वश्मा हटा के फुल स्टाइल मार रहा था। तभी इनकी टीचर आ जाती है, चिल्लाने लगती है कि ये लड़कियों बैठ जाओ चुपचाप, और साइड में आके गोजो को नंबर दे देती है कि पर्सनल मुझे कॉल करो। बच्चे और टीचर आपस में लड़ भिड़ लेते हैं गोजो के लिए, लेकिन गोजो यहाँ पे रिको को उठाता और फुल स्पीड से भागने लगता है। गोजो रिको कहती है कि ओ माय गॉड, तुम मुझे उठा के क्यों भाग रहे हो, आखिर चाहते क्या हो, और तुम आखिर स्कूल में क्यों आए। गोजो से समझाता है कि स्कूल के अंदर जब तुम्हें मना किया गया था कि ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है, तुम आखिर क्यों आई। अब देखो आने के बाद में सारी चीजें हो गई ना गड़बड़। यहाँ पे काफी सारे सॉर्सरर आ रखे हैं जो कि तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं। अब इनके ऊपर भी एक तरीके का सॉर्सरर नजर रख ही रहा था। तभी यहाँ पे कुरोई आ जाती है जो कि अपने डंडे वंडे से इसे मारने पीटने लग जाती है, और इतनी देर में यहाँ पे गेटो भी पहुंच जाता है जो कि खुद की शिनिगामी से इसे मार देता है। लेकिन पता चलता है कि ये ना तो इंसान था ना ही कोई शिनिगामी था, क्योंकि ये गायब ही नहीं हुआ था। असल के अंदर ये एक क्लोन था, क्योंकि सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाला शिनिगामी बिल्कुल गोजो के सामने खड़ा था, और ये एक नहीं बल्कि 5-5 थे। इस वक्त गोजो ने रिको को नीचे भी नहीं उतारा था और फिर भी वो इनसे आराम से फाइट कर पा रहा था। अब हमें यहाँ पे गोजो की पूरी टेक्निक्स वगैरह बताई जाती है कि कैसे गोजो के पास में 2 नहीं बल्कि 6 आंखों की पावर है, इन्फिनिटी कवच है, कोई भी चीज उसके पास आएगी तो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। उसके पास में नंबर्स की टेक्निक है, वो कैसे नंबर के थ्रू चीजों को काउंट कर सकता है, चीजों को स्लो कर सकता है। खुद की पावर्स को उसने बहुत ज्यादा लेवल का बढ़ा रखा है, और इसी के साथ में सामने वाले सॉर्सरर की भी टेक्निक को वो समझ सकता है। अब वो समझ चुका था कि ये जो सामने वाला जो सॉर्सरर है ये लगभग अपने 5 क्लोन बना सकता है एक बार में, खुद की बॉडी को चेंज कर सकता है, खुद की सोल को अलग रख सकता है। अगर उसकी बॉडी कमजोर होने लगेगी तो वो खुद के क्लोन में खुद को शिफ्ट भी कर सकता है। लेकिन आखिर गोजो तो गोजो था, गोजो के सामने कौन टिक पाएगा। गोजो जो भी लोग आते जा रहे थे उन्हें भिड़ाता जा रहा था, उन्हें स्लो करता जा रहा था, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिको ने भी सुन ही ली थी। और आखिर के अंदर गोजो उस जो मेन सॉर्सरर था उस तक पहुंच गया था, मस्त बिल्डिंग को तोड़ के, और अपनी आखिरी एक बहुत ही बड़ी वाली पावर का इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन गोजो से वो कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन तब तक ये आदमी भी हार मान चुका था, और ये सॉर्सरर कहता है कि मैं हार चुका हूँ, और गोजो बस उसे एक जोरदार किक देके पीछे भगा देता है। लेकिन रिको तभी यहाँ पे गोजो को इन्फॉर्म करती है कि चीजें गड़बड़ हो गई है, क्योंकि वो जो उसके साथ रहती है लड़की कुरोई, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। असल के अंदर क्यू ग्रुप ही दिख रहा था, तो चीजें गड़बड़ होने वाली है। और इसी के साथ में गाइस सेकंड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो कुरोई है वो गायब हो गई है, वो मिल नहीं रही है इन लोगों को, क्योंकि लास्ट फाइट के अंदर जिस वक्त रिको को बचाया जा रहा था तो उसी वक्त इन लोगों को ये भी पता चला था कि कुरोई किडनैप हो गई है। तो इसी कंटिन्यूटी के साथ में हमें आगे का सीन दिखाया जाता है कि गेटो और गोजो आपस में बात कर रहे थे कि आखिर ये लोग कुरोई को लेने के लिए कैसे जाएंगे, और जरूर जो भी किडनैपर है वो कोई ना कोई टेक्निक के बारे में बताएगा, या फिर कह सकते कोई किसी तरीके की डील करेगा कि कुरोई के बदले उन्हें रिको चाहिए रहेगी। और रिको बस पीछे से खड़े होकर रोई जा रही थी, उसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, और कहीं ना कहीं उसे कुरोई के लिए बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर ये लोग डीलर के साथ में डील करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं जरूर जाएगी। तो यहाँ पे गेटो और गोजो जो थे दोनों ही रेडी नहीं थे रिको को अपने साथ कहीं पे भी लेके जाने के लिए। लेकिन अगर इनका यही था कि किडनैपर जो भी होगा वो रिको के बदले ही डील करेंगे, तो ये लोग अभी ज्यादा अच्छे पलड़े के अंदर है, क्योंकि रिको जो है जो मेन वेसल है तो वो तो इनके पास में ही है। तो इन लोगों को कुछ देर का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जब बार बार में रिको रोने लगती है कि मुझे तुम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, तुम लोग आखिर कुरोई के साथ में क्या करोगे, उसे ढूंढ भी पाओगे नहीं ढूंढ पाओगे, तो प्लीज मुझे चलने दो। तो कहीं ना कहीं गोजो का मन अब पिघल जाता है और वो रिको को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसे पहले अल्टीमेटम दे देता है कि वहाँ जाके तुम्हें डरना नहीं है, और अगर कोई भी गड़बड़ हो गई तो तुम्हें इन सब चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और अगर तुम फंस गई तो ध्यान रखना हम तुम्हें छोड़ के भी आ जाएंगे। यानी कि रिको को पहले ही सारी की सारी जितनी भी नेगेटिव चीजें थी वो पहले ही बता दी जाती है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि कुरोई को तो अच्छे से रेस्क्यू कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे गोजो और रिको मस्त खेल रहे थे बीच के किनारे। अब यहाँ पे कुरोई कहती है, जो कि गेटो के साथ में बैठी थी, और कहती है कि बस पता नहीं मेरा ध्यान कैसे चूक गया और वो लोग मुझे अपने साथ में ले गए। असल के अंदर कुरोई को किडनैप करके ओकाहामा ले आया गया था। कुरोई का कहना था कि उसका बस ध्यान हल्का सा चूका था, और उसके बाद में वो किडनैप हो गई। सही टाइम पे गोजो यहाँ पे पहुंच गया था और आराम से उसे रेस्क्यू कर लिया था। किसी बंद कमरे के अंदर थी वो, और गेटो भी उसके साथ में ही था। गोजो ने प्लेन के अंदर हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से चेक किया था, क्योंकि अगर किसी को भी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना होता है तो बाय रोड चीजें थोड़ी खतरनाक होती है, बाय एयर चीजें थोड़ी सी ठीक होती है। और प्लेन के अंदर वैसे भी गोजो ने जब सारी चीजें चेक कर ली थी तो ऊपर एक तरीके की कर्स एनर्जी गेटो ने भी लगाई थी, ताकि ये लोग बिल्कुल सेफली जा सके, क्योंकि इनके साथ में रिको
रिको भी थी। आखिरकार ये लोग पहुंच गए थे ओकाहामा, वहाँ से कुरोई को भी ले लिया था और रिको को यहाँ पे मस्ती करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और जब जैसे उसे कहा जाता है कि अब हमें टोक्यो वापस जाना चाहिए तो रिको का मुंह उतर जाता है। तो इसी चक्कर में गोजो कह देता है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे एक दिन के लिए और रुक जाएंगे। गोजो और गेटो के साथ में जो 2 और जूनियर आए थे वो भी इसी मिशन पे थे। पहले एक्साइटेड हो रहे थे, लेकिन जैसे ही डेज एक्सटेंड हो जाते तो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे रिको भी बड़ी खुश थी क्योंकि उसे एक दिन और यहाँ पे रुकने का मौका मिला था। जैसे कि हमें पहले भी पता है कि रिको एक छोटी सी लड़की ही है और जल्द ही उसकी बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो उसके पास में बहुत कम टाइम बचा है अपनी लाइफ को जीने के लिए। तो इसी चक्कर में गोजो से ज्यादा परेशान नहीं करता। तो गेटो को यहाँ पे टेंशन थी कि हम यहाँ पे बाहर की जगह पे हैं, हमारे साथ में रिको है, कोई भी गड़बड़ हो सकती है, कोई भी कर्स एनर्जी हमें परेशान कर सकती है। तो गोजो से समझाता है कि वो वैसे भी टोक्यो से बहुत दूर है और ओकाहामा के अंदर तो पहले से कर्स एनर्जी बहुत कम है। इसी के साथ में गेटो कहीं ना कहीं गोजो को आराम करने के लिए भी कहता है क्योंकि 2 दिन से उसने अपनी पावर को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रखा था, जो उसके इन्फिनिटी पावर है, जैसे कि कोई भी चीज उसे टच भी नहीं कर सकती, बाकी लोग भी उसके साथ में सेफ ही रहेंगे। तो इस चक्कर के अंदर उसकी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा खर्च होती जा रही थी, ड्रेन होती जा रही थी। ऊपर से वो सोया भी नहीं था, गेटो को टेंशन हो रही थी। तो गोजो कहता है कि टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ और हम जल्द यहाँ से चले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं मेरी एनर्जी को पूरी तरीके से इस्तेमाल करूंगा जब तक हम सही जगह पे पहुंच नहीं जाते। इसके बाद में ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं, मस्त कायाकिंग वगैरह करते हैं, पानी के अंदर खेलते हैं, अच्छा खाना पीना खाते हैं और आखिरकार टोक्यो के अंदर पहुंच ही जाते हैं, जो कि जुजुत्सु काइसेन कैंपस ही था। बहुत ही सेफ जगह थी इन सारे के सारे सॉर्सरर्स के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाला पंगा हो जाता है क्योंकि अब तक गोजो की ऑलमोस्ट सारी की सारी एनर्जी जो थी वो रिलीज हो चुकी थी और तभी कोई पीछे से आके उसके अंदर तलवार घुसा देता है। अब ये और कोई नहीं गाइस बल्कि टोजी है, जिसे हम पिछले 1-2 एपिसोड से देख रहे हैं। ज़ैनन खानदान का आदमी है वो और इसी के साथ में वो गोजो को हमेशा से जानता था कि वो गोजो खानदान का एक ऐसा लड़का है जो कि 6 आईसाइट के साथ में पैदा हुआ है, उसे 6 तरीके की चीजें देखने का वरदान मिला है, वो हर तरफ से परफेक्ट बच्चा है। क्योंकि आज से पहले टोजी कहीं पे भी खड़ा होता था तो किसी को पता भी नहीं चलता था कि कोई आसपास भी खड़ा में उसे चेंज भी कर सकता है। उसके अंदर फुर्ती भी बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे गोजो का कहना था कि भाई रिको के ऊपर से सारे के सारे जितने भी प्राइजेस वगैरह वो हट चुके हैं, तुम आखिर क्या करने के लिए आए हो। तो यहाँ पे टोजी कहता है कि वो सब कुछ मैंने ही लगाए थे, जितने भी अनऑफिशियल लोग उसे पकड़ने के लिए आए थे वो सब मैंने लगाए थे, टाइमिंग्स मैंने लगाई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा तुम्हें परेशान कर सकूं, तुम्हें थका सकूं। टाइमिंग इसी के साथ में उस टाइम वॉच का बंद होना, ये सब कुछ मेरी प्लानिंग है। तब गोजो कहता है कि अच्छा ऐसी ही बात है तो चलो फिर लड़ो मुझसे। जिसके बाद में दोनों फाइट करना शुरू करते हैं, दोनों ही अपनी अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते जाते हैं। लेकिन टोजी बार बार में भाग रहा था जिसकी फुर्ती बहुत ही ज्यादा तेज थी। गोजो को भी समझ में आ गया था इसके अंदर स्पीड काफी ज्यादा तेज है। इसी चक्कर के अंदर वो अपनी एक बहुत ही गजब की कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे काफी बड़ा पोर्शन एकदम गायब हो जाता है ताकि वो टोजी को आराम से देख पाए। लेकिन टोजी के पास में अपने ही कुछ प्लान्स थे। यहाँ पे गोजो ने ब्लू पावर का इस्तेमाल किया था जिससे सारी ही चीजें गायब हो गई थी, लेकिन अभी भी टोजी ने यहाँ पे फ्लाइंग कर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसके अंदर जो फ्लाई हेड्स होते हैं जिससे कि पूरी के पूरे पोर्शन को कवर किया जा सके वो इस्तेमाल करता है। तो गोजो कहता है ये अच्छा तरीका है छुपने का, ये तुमने स्मार्ट तरीका अपनाया है। और गोजो इतनी देर के अंदर समझ नहीं पाता है और टोजी यहाँ पे आके अपने पास में जो कर्स एक हथियार था जो कि आधी कर्स टेक्निक से बना हुआ था और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और गोजो जिस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर था ना वो पता कर पा रहा था कि उसके आसपास कोई है, क्योंकि टोजी एक कर्स एनर्जी है ही नहीं तो उसके आसपास होने की चीज भी गोजो को नहीं पता चलेगी और तलवार के ऊपर या फिर वो जो कर्स एनर्जी उसके ऊपर लिपटी हुई है उसे कितनी ही चीजें पता चलेगी। तो सही वक्त देख के टोजी ने भाई साहब गोजो के ऊपर बहुत गंदा अटैक किया, उसके गले के अंदर तलवार घुसाई, उसके सीने पे कट लगाया, उसी के साथ में उसके पैर पे भी कट लगाया। साफ दिख रहा था कि यहाँ पे गोजो का ये आखिरी दिन है, बिल्कुल कटा फटा पड़ा है, साफ दिख रहा था कि भाई वो मर ही गया है, उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। दूसरी तरफ हम यहाँ पे गेटो को देखते हैं जो कि बहुत ही एकदम बेसमेंट के अंदर ले आया था कुरोई और रिको दोनों को ही, जिसके अंदर बाकी सारे लोग तो जा ही नहीं सकते। ये एक तरीके की लिफ्ट थी जहाँ पे एक वक्त के बाद में कुरोई आगे नहीं जा सकती थी। तो रिको से गले वाले मिलती है, उसे आखिरी गुड बाय करती है क्योंकि आज के बाद ये दोनों नहीं मिल पाएंगे। और उसके बाद से गेटो जो है रिको को आगे लेके जाने लगता है। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रूट था, पेड़ का रूट था जिसके अंदर हजारों तरीके के दरवाजे वगैरह थे। इस जगह को भी बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के लिए ही बनाई गई थी, हर कोई अंदर जा भी नहीं सकता था। वो रिको को समझाता है कि तुम सीढ़ियों से नीचे उतरोगी, पेड़ के सामने तुम्हें बहुत सारे गेट दिखेंगे, तुम जैसे अंदर जाओगे तो तुम्हें टेंजेंट सर मिलेंगे, उसके बाद तुम्हें वही प्रोटेक्ट करेंगे। जब तक तुम्हारा स्टेमुलेशन का प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम बिल्कुल सेफ हो और उसके बाद में भी चीजें एकदम ठीक ही रहेंगी, तुम बाहर की टेंशन मत लो। और तभी यहाँ पे रिको की शक्ल देखते हुए गेटो ये भी कह देता है कि अगर तुम्हें पीछे हटना हो तो भी तुम हमें बता सकते हो, क्योंकि साफ दिख रहा था कि रिको जाते टाइम इतनी भी ज्यादा खुश नहीं थी कि फाइनली वो आजाद हो रही है या फिर फाइनली उसे कोई बात अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है। उसे लग रहा था कि जैसे वो अपने कदम पीछे ले रही है। तो यहाँ पे रिको कहती है कि लेकिन ये चीज पॉसिबल कैसे है। तो यहाँ पे गेटो कहता है कि तुम्हारे यहाँ पे आने से पहले मेरी और गोजो की बात हुई थी, हम लोगों ने तय किया था कि आगे बात। तो गेटो भी काफी ज्यादा भड़क जाता है कि अब देखते रहा क्या होगा। वो अपनी जो भी कर्स टेक्निक्स वगैरह थी वो निकालना शुरू कर देता है और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टोजी जो है वो अब रिको को भी मार चुका है और इसी के साथ में उस जगह पे पहुंच गया है जहाँ
जहाँ पे शायद उसे नहीं होना चाहिए था। वो इस वक्त गेटो के सामने खड़ा है और गेटो ने अपनी कर्स पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे टोजी ही गेटो को कहने लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुम्हारा अब यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। गेटो का पूरा काम यही था कि इस वेसल का ध्यान रखना, लेकिन इस वक्त टोजी ने तो रिको को जान से मार दिया था। अब यहाँ पे टोजी भी बताना शुरू करता है कि कैसे वो यहाँ तक पहुंचा है क्योंकि वो गोजो को जो मार के आया है। गेटो यहाँ पे अपनी एक स्पिरिट का इस्तेमाल करता है जो कि एक ड्रैगन स्पिरिट थी जो कि टोजी के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक करती है, उसे हवा में भी ले जाती है। टोजी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। अब टोजी के पास में एक बंदूक थी, इसी चक्कर से वो 3 बार गोली मार देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त गेटो को कुछ खास ज्यादा होता नहीं है क्योंकि उसने अपनी कर्स स्पिरिट से मदद ली थी। अब कहीं ना कहीं गेटो को एक ही चीज लग रही थी कि आखिर टोजी घुसा तो अंदर कैसे घुसा। अब टोजी के पास में अपनी ही कुछ टेक्निक्स थी जिससे कि उसके इंसान होने या फिर उसके विजिबल होने के बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं था। खैर अब वो यहाँ पे अगर ज्यादा से ज्यादा गार्ड्स रखते यानी कि जुजुत्सु काइसेन वाले, तो लोगों को पता चल जाता कि आखिर जो इनका मेन बेस है वो कहाँ पर है। और ऊपर से अभी यहाँ पे काफी ज्यादा झगड़ा वगैरह भी चल रहा है, ऊपर स्टार फ्लाइज भी उड़ रहे हैं। टोजी के अंदर कोई कर्स एनर्जी भी नहीं थी तो उसे कोई पकड़ भी नहीं सकता था। साथ ही में यहाँ पे आने वाले अगर कोई कर्स टूल का इस्तेमाल करता है तो भी सारे सॉर्सरर्स को पता चल जाता। लेकिन टोजी के पास में ये टेक्निक भी है कि वो अपनी कर्स टूल को एक कर्स एनर्जी के अंदर छुपा सकता है और ऊपर से उस कर्स एनर्जी को भी इतना ज्यादा छोटा कर देता है कि किसी को पता ही नहीं चल सकता कि इसके पास में कोई कर्स एनर्जी भी है, क्योंकि वो उस कर्स एनर्जी को खा जाता है, अपनी बॉडी के अंदर रखता है। तो वो आराम से अपने सारे टूल्स को एक कर्स एनर्जी के अंदर और उस कर्स एनर्जी को अपने अंदर रख के ले आया था। अब यहाँ पे जो गेटो है वो बार बार के अंदर टोजी को ढूंढ रहा था इस पूरी की पूरी कैंपस के अंदर ही, लेकिन टोजी बहुत ज्यादा स्मार्ट था, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी तो गेटो उसे कुछ खास तरीके से पकड़ नहीं पा रहा था। टोजी ने बता ही दिया था कि उसने कैसे दिमाग लगा के इस बैरियर को पार कर लिया। तो यहाँ पे गेटो सोच भी पड़ जाता है कि आखिर ये है कौन और ऊपर से इतना समझदार कैसे बन सकता है कि वो अंदर तक पहुंच गया, क्योंकि उसके पास में कर्स टूल भी है, वो खुद भी इनविजिबल है। अब अगर सोचा जाए तो टोजी के पास में जितने भी टूल्स है वो उन चीजों का आराम से इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन टोजी का जो मेन मकसद था कहीं ना कहीं वो गोजो को हराने का भी था जो कि 6 साइज वाला था, अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर। तो इस चक्कर के अंदर पहले उसने गोजो सातोरू को जान से मारा, उसके बाद में यहाँ पे पहुंचा। टोजी चाहता तो स्टार प्लाज्मा वेसल को भी मार सकता है, यानी कि रिको को भी, लेकिन अगर वो रिको को मार देगा और बाय चांस गोजो ने उसे देख लिया तो गोजो इसके पीछे पड़ जाएगा। तो इस चक्कर में पहले इसने गोजो को मारा। अब यहाँ पे गेटो को समझ में आने लग गया था कि जैसे बाकी सारे सॉर्सरर अगर अपनी पावर्स के बारे में बताते हैं, अपनी कर्स एनर्जीज के बारे में बताते हैं तो हमेशा उनकी कर्स टेक्निक बढ़ती ही है। सेम वैसे ही टोजी ने भी अपना एक ऑरा बना रखा था कि अगर वो अपनी पावर्स के बारे में, अपनी एनर्जीज के बारे में बताता जाएगा तो उसकी पावर्स भी हमेशा इंक्रीज ही होती रहेंगी। गेटो यहाँ पे उससे अंदर आने के बारे में पूछता है कि आखिर तुम अंदर घुसे तो घुसे कैसे, क्योंकि अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था। टोजी बताता है कि हर एक इंसान पीछे अपने कोई ना कोई तो सुराग छोड़ के जाता है, अब वो स्मेल हो या फिर किसी के पैरों के निशान हो। तब हमें एक सीन दिखाया जाता है कि कैसे इनके गायब होने से पहले पैरों के निशान कुछ रह गए थे और टोजी उसी को फॉलो करता करता नीचे तक पहुंच गया था बेसमेंट में। टोजी के सारे सेंसेस बहुत ज्यादा तेज थे। गेटो अब यहाँ पे बाहर खड़ी कुरोई के बारे में भी कहता है, क्योंकि कुरोई जस्ट अभी बाहर इसको छोड़कर ही आए थे। तो यहाँ पे टोजी कहता है कि अच्छा वो लड़की वो तो बस मरती मरती बची है, या क्या पता मर भी गई होगी। इसका मतलब है कि टोजी ने अंदर आने से पहले जरूर कुरोई को भी जान से मार दिया होगा। अब गेटो यहाँ पे अपने अटैक्स करना शुरू करता है। वो वापस एक व्हाइट ड्रैगन की जो कर्स टेक्निक थी उसे छोड़ता है, इसी के साथ में कुछ अटैक्स वगैरह थे, शूट थे, वो भी टोजी के ऊपर करना शुरू करता है। टोजी अपनी स्पीड के चक्कर में बार बार में बचता जा रहा था। साथ ही में उसके पास तलवारें भी थी जो कि बहुत ही गजब वाली कर्स टेक्निक के साथ बनी थी। इसी चक्कर में उसने गेटो के रैम्बो ड्रैगन को भी जान से मार दिया, जिसे मारना बहुत ज्यादा टफ था क्योंकि उसकी जो शील्ड थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब यहाँ पे होने वाली तबाही के चक्कर के अंदर ऊपर से इस ड्रैगन के गिरने के चक्कर में ये पूरी जगह ही तहस नहस होना शुरू हो जाती है, सब कुछ गिरने पड़ने लग जाता है। टोजी को समझ में आने लगा था कि अब आखिर कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल होने वाला है। वो जैसे कर्स मैनिपुलेशन कहता है, लेकिन उससे पहले ही गेटो ने एक चाल चल दी थी। गेटो ने अपना ही कोई कर्स टेक्निक बना दी थी। अब जो गेटो था उसकी खुद की एक कर्स टेक्निक थी जो कि एक लड़की थी, बहुत ही भयानक सी थी। ऑब्वियस सी बात है कि ये कर्स एनर्जी है तो भयानक ही होगी, और इसकी पावर ये थी कि अगर ये किसी से क्वेश्चन पूछेगी जब तक उसका आंसर नहीं दिया जाएगा तो वो अपने ही इस ऑरा के अंदर किसी को भी जान से मार सकती है। तो वो यहाँ पे टोजी को पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रही थी। अब ये चीज कहीं ना कहीं टोजी को समझ में आ गई थी, ये ट्रिक टोजी को समझ में आ गई थी, तो वो इसका जवाब देना शुरू करता है। और ये जो भूतनी वाली सी कर्स एनर्जी थी वो टोजी का कान काटना शुरू करती है, जिससे कि उसके कान पे खून आने लगता है। लेकिन टोजी बहुत ज्यादा पावरफुल था तो वो अपनी तलवार लेता है और बहुत तेज स्पीड से इस पूरी के पूरे ऑरा को काटने लग जाता है, जिससे कि पूरा डायमेंशन टूट जाता है। अब गेटो आगे बढ़ने लगता है और अपने कर्स मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है। वो चाहता था कि टोजी के पास में जो एक कर्स लिपटा हुआ है कहीं ना कहीं वो उसे ऑब्जर्व कर ले, क्योंकि गेटो के पास में ये पावर थी कि वो किसी भी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि गेटो के पास में है कि कोई भी अगर एनर्जी मर जाती है, बुरी हो अच्छी हो, तो वो उसे ऑब्जर्व कर सकता है। तो क्यों ना वो टोजी की इस एनर्जी को ऑब्जर्व कर ले ताकि टोजी के पास में कुछ बचे ही ना, साथ ही में उसे मैनिपुलेट करके अपने पास अच्छी तरीके से रख भी सकता है। लेकिन जैसे ही गेटो आगे हाथ बढ़ाता है और टोजी की कर्स एनर्जी को टच करने ही वाला था, तभी एक बहुत ही गजब का झटका टाइप का लगता है और बेचारा गेटो बहुत दूर जाके गिरता है। इतनी देर में टोजी ने अपना काम कर दिया था। वो अपना चाकू वगैरह निकालता है, तलवार निकालता है और उससे गेटो को काट देता है, मतलब वापस एक क्रिस एंड क्रॉस
करके बेचारे को इसको भी घायल कर देता है। अभी पूरी जगह ऑलमोस्ट टूट गई थी। केटो नीचे गिर गया था और टोजी बताना शुरू करता है कि उसने मारा ही इस तरीके से ताकि उसकी जान ना चली जाए। तुम्हारे ऑलरेडी बॉडी के अंदर काफी सारी कर्स एनर्जीज है और वो कर्स एनर्जीज कहाँ जाएगी इसे खुद भी नहीं पता। हो सकता है कि वो सारी कर्स एनर्जीज मेरे पास आ जाए। मुझे भी देखा ये उसी का बाप है। जिसके बाद में सीन या स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे टोजी पहुंचा था, वो भी रिको की बॉडी को लेकर, ताकि वो विश्वास दिला सके कि उसने रिको को जान से मार दिया। अब यहाँ पे ये जो आदमी बैठा था काफी ज्यादा सीनियर पोजीशन पे था, रिप्रेजेंटेटिव था और रिको की सही सलामत बॉडी को देख के बड़ा खुश भी था। उसे लग नहीं रहा था कि टोजी इतना बड़ा काम कर पाएगा, लेकिन वो रिको की बॉडी को एकदम सही सलामत लेके आ गया था कि वो टोजी को पैसे के साथ साथ में अच्छा खासा बोनस भी देगा। अब वो अपने इस ग्रुप के बारे में बताना शुरू करता है कि जब नारा वाला ईरा हुआ करता था तब इनके ग्रुप की शुरुआत हुई। उस वक्त टेंशन भी हुआ करते थे। उसी वक्त की बात से जुजुत्सु सॉर्सरर भी बनने लगे, लेकिन सेम टाइम पे जापान के अंदर बुद्धिज्म को भी अपनाया जाने लगा। जहाँ एक तरफ जुजुत्सु सॉर्सरर बनते जा रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ लोग बुद्धिज्म को भी फॉलो करते जा रहे थे। इस रिलीजियस कॉर्पोरेशन और जुजुत्सु काइसेन वाले जो कम्युनिटी वाले लोग हैं, इनके बीच में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इन्हीं के बीच में से एक नया ग्रुप बना जो कि स्टार रिलीजियस ग्रुप है, जो कि अपना खुद का ही एक नया ग्रुप बनाना चाहते थे, जो कि एक ही भगवान को फॉलो करेंगे। ये नॉन सॉर्सरर बन के रहेंगे, यानी कि इनके पास में कोई पावर्स नहीं रहेगी। जो जुजुत्सु सॉर्सरर होते हैं वो काफी सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक चीज के लिए पाबंद किया जाता है कि वो नॉन पावरफुल लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। आखिरकार वो वक्त आ ही जाएगा जब इन लोगों का ग्रुप आगे जाके काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर इनके जो लोग हैं, अगर इन लोगों ने इस एसिमुलेशन को देख लिया होता, यानी कि रिको का टेंजेंट सर के साथ में मिल जाना और उसके बाद में पावर्स का इधर से उधर आगे जाके शिफ्ट हो जाना, तो जो ये वाला ग्रुप है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। तो ये अपने भगवान को फॉलो भी नहीं कर पाते। तो इसी चक्कर के अंदर इस रिको को मारा गया, यानी कि वेसल को ही जान से मार दिया गया, ताकि टेंजेंट सर कभी भी अपनी पावर्स को एक्सचेंज ना कर पाए। और अगर कुछ और गड़बड़ करते तो जो करा था उस वक्त, जिस वक्त वो उसे ओकाहामा लेकर गए थे। अब उस वक्त हुआ ये था कि टोजी फोन नहीं उठा रहा था, किसी चीज को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो जस्ट एक सिक्योरिटी पर्पस से इन लोगों ने कुरोई को रख रखा था ताकि उसे जान से नहीं मारेंगे, ताकि कहीं ना कहीं टोजी को ही ब्लैकमेल कर सके। लेकिन टोजी ने अपना तो काम पूरा करके दिखा दिया। टोजी इन सब बातों को सुनकर कह रहा था कि चलो अच्छी बात है, जो भी हुआ हमारा काम हो गया, अब तुम मुझे अच्छी खासी पार्टी वगैरह दे सकते हो। लेकिन इस आदमी को कुछ खास पसंद नहीं था पार्टी वगैरह करना, लोगों से मिलना जुलना, तो मना कर देता और कहता है कि मैं लोगों से सिर्फ उतना ही मिलता हूँ जितना मेरा काम है, उससे ज्यादा नहीं मिलता। टोजी अब यहाँ से जाने लगता है और तभी यहाँ पे सबसे शानदार सीन आता है जो कि जुजुत्सु काइसेन के अंदर मतलब एकदम रोंगटे खड़े कर देता है कि भाई साहब लास्ट वाले एपिसोड के अंदर गोजो सातोरू को जान से मार दिया गया था, लेकिन नहीं, गोजो सातोरू कैसे मर सकता है, वही तो मेन कैरेक्टर है यार। तो वो यहाँ पे एक भगवान के जैसे वापस प्रकट हो जाता है। अब इसे भगवान कहें कि राक्षस कहें, ये तो कुछ भी कह लो, लेकिन उसने अपनी ऐसी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसके बारे में वो बताना शुरू करता है। टोजी को पता था कि जरूर उसने अपनी रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा। गोजो यहाँ पे कहता है कि तुमने मेरे गले पे वार किया था, अच्छा हुआ कि तुमने मेरे सर पे वार नहीं किया। अगर तुम मेरे सर को काट देते या खत्म कर देते तो शायद मैं भी मर जाता, लेकिन ना तो वो कोई कर्स टूल था, ना ही तुमने मेरे सर पे वार किया और मैंने अपनी एनर्जीज को रिवर्स कर दिया। मैंने बिल्कुल भी हीलिंग पावर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करता तो मेरी और ज्यादा पावर्स चली जाती। कर्स एनर्जीज नेगेटिव होती है, जिसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करते ही वो पॉजिटिव में बदल गई और मेरी इन पावर्स को बढ़ा दिया गया। आज तक मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन आज तक मैंने करा नहीं था, और आखिरकार जब मैं बिल्कुल मौत के मुंह पे खड़ा था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया, जिसे देख के मुझे मेरी लाइफ से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है और मुझे ये भी पता है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ही चुना गया है इसके लिए। टोजी का कहना था कि अच्छा बेटा, तो तू अब मुझे हरा के दिखाएगा, ले आजा फिर। जिसके बाद में ये दोनों अपनी वापस से फाइट करना शुरू कर देते हैं। गोजो वापस से अपनी इन्फिनिटी पावर को इनेबल कर देता है, जो कि पहले डिसेबल हो रखी थी। तो अब वापस से टोजी के जो भी वार आते जा रहे थे वो स्लो होते जा रहे थे। तो एक भी चीज गोजो को नहीं लग रही थी, एक भी वार नहीं लग रहा था। वो हवा में मस्त उड़ता हुआ अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि रिवर्स टेक्निक का एक बार फिर से इस्तेमाल कर देता है, जिसका नाम रेड था। और इससे कहीं ना कहीं टोजी को बहुत अच्छी खासी चोट लगती है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी वगैरह टूट सकती थी। लेकिन टोजी यहाँ पे कहता है कि अच्छा हुआ मेरी एक भी हड्डी वगैरह नहीं टूटी। वो खुद को वापस से वार्म अप करता है और यही सोच रहा था कि भाई गोजो के पास में क्या क्या पावर्स है। इन्फिनिटी पावर जो कि सारे चीजों को उसके पास भी नहीं आने देती है, ये दूसरा रेड पावर, इसी के साथ में एक ब्लू कलर की पावर भी थी जिसका इस्तेमाल उसने पहले भी करा था। अब यहाँ पे जिस टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा था वो लिमिटलेस टेक्निक थी, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ज़ेनिन खानदान में तो ये बारे में पता ही नहीं है, और जो गोजो का खानदान है कहीं ना कहीं सब लोगों को ये पावर मिलती भी नहीं है, और अगर मिलती भी है तो सबको पता भी नहीं होता है। गोजो ने ये पावर खुद से बना ली है, फाइनली वो इसका इस्तेमाल भी कर पा रहा है। टोजी को लग तो रहा था कि कहीं ना कहीं वो फंसने वाला है और इसी के साथ में अपनी चेन को फेंकता भी है, लेकिन गोजो अपने अलग ही धुन के अंदर था, वो अलग ही जोन के अंदर चला गया था। वो ना तो किसी को परेशान करना चाहता था ना कुछ, क्योंकि वो अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत समझ रहा था। अब उसे एक एक चीज की वैल्यू हो रही थी। जो लिमिटलेस टेक्निक थी वो ज़ेनिन खानदान के भी बहुत कम लोगों को ही पता थी, लेकिन खैर ये बात टोजी को भी अच्छे से पता थी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा ही सॉर्सरर था। अब यहाँ पे गोजो ने दो बड़ी बड़ी पावर्स को एक साथ मिलाया, एक रिवर्सल और एक एम्पलीफायर। तभी यहाँ पे जो दो पावर्स मिक्स हुई तो उसी पर्पल कलर की पावर बनी है, जिससे कि पूरा माहौल ही चेंज हो गया। टोजी को लग भी रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, और इतनी ही देर में मतलब ऑलमोस्ट आधा मामला खत्म हो चुका था। गोजो ने इमेजिनरी टेक्निक पर्पल बना दिया था, जिससे कि
टोजी की आधी बॉडी कट गई थी, हाथ और ऊपर का जो भी हिस्सा वगैरह था वो टूट के नीचे गिर गया था। और ये चीज के ऊपर टोजी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई साहब ये गोजो को नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। मतलब गोजो यहाँ पे एक अच्छे इंसान के जैसे पूछ लेता है टोजी से कि बता भाई तेरी कोई आखिरी इच्छा वगैरह है तो बता दे। तो यहाँ पे टोजी कहता है कि वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा बेटा है जिसे जल्द ही 2-3 साल बाद में ज़ेनिन खानदान को बेच दिया जाएगा। अब यहाँ पे वो गाइस किसकी बात कर रहा है, वो यहाँ पे बात कर रहा है मेगुमी की। तो कहता है कि अगर तुम उसे बचा सकते हो तो बचा लो। अब यही वो रीजन था, हम कह सकते हैं फर्स्ट सीजन के अंदर गाइस आप लोग पहुंच जाओ जहाँ पे गोजो ने मेगुमी को अडॉप्ट करा था जब वो बच्चा था बिल्कुल। जिसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे देख पाते हैं कि गेटो जो है उसके पास में टोजी का कर्स स्पिरिट आके उसे अडॉप्ट करने के लिए कहता है। गेटो यहाँ पे पहुंच जाता है स्टार रिलीजियस ग्रुप के एक जगह पे जहाँ पे काफी सारे लोग थे, क्लैपिंग कर रहे थे। इसी के साथ में हम गोजो को भी देखते हैं जिसने अपने गोद के अंदर रिको को उठा रखा था क्योंकि वो उसकी बॉडी को ले आया था। गेटो कहता है कि तुम काफी ठीक लग रहे हो, इसका मतलब है कि तुम शोको से मिल के आए हो, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि गेटो को भी काट पीट दिया था तो उसका ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी था। गेटो को यही लग रहा था कि उसकी गलती है क्योंकि उसने रिको का ध्यान नहीं रखा, लेकिन गोजो कहता है कि नहीं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जो गोजो है वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था और गेटो को ये भी कहता है कि क्या हमें इन्हें मार देना चाहिए। तो यहाँ पे गेटो मना कर देता है कि नहीं इनकी कोई गलती नहीं है, तो जो करने वाला आदमी है वो तो कहीं और बैठा है, तो हमें शायद उसके बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे गोजो कहता है कि लोगों को मारने के लिए कुछ सोचना भी पड़ता है क्या, मकसद भी होना चाहिए क्या। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे गेटो को उसने प्रवोक कर दिया है या फिर उसका माइंड मैनिपुलेट कर दिया है, जैसे कि वो किसी को भी हार्म कर सकता है। और जो गेटो है वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर सारे लोगों को देख रहा था और वो जो वहां से निकल जाता है, गेटो यहीं पे खड़ा रह जाता है। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड फाइनली यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ही गजब का कमबैक था गोजो का, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो आप लोगों को ये कमबैक कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पहले की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब अब खत्म हो गई है। सीधा सीन हमें गोजो, गेटो और शोको पे शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे गोजो जो है अपनी कुछ टेक्निक्स को बढ़ा रहा था, कह सकते हैं कि 5-10 साल पुरानी बात है। तो आराम से वो उस वक्त पे प्रैक्टिस किया करता था जब वो खुद अपनी पावर्स को इंक्रीज किया करता था। इस वक्त उसने ऐसी पावर का इस्तेमाल किया था जिससे कि वो अपने शार्प ऑब्जेक्ट को अपने से दूर रख सके। हम सबको पता है कि उसके पास में इन्फिनिटी पावर है, तो वो अभी नई पावर को एक्सप्लोर कर रहा था जहाँ पे तीखी चीजें, शार्प चीजें उसे दूर रहे और जो चीजें उसे नुकसान ना पहुंचाती हो वो भले ही उसके पास आ जाए। अब वो चाहता था कि काश उसके पास में एक ऐसी पावर भी बन जाए जो कि पॉइजन के बारे में पता लगा सके, ताकि उसके पास में पॉइजन तक भी ना आए। गोजो बताता है कि कैसे वो अपनी जो प्रैक्टिस है उसको और ज्यादा इनहांस कर चुका है। ब्लू और रेड पावर्स को वो जल्दी जल्दी चेंज कर सकता है, शफल कर सकता है। अब इन सब से होगा क्या कि जो उसकी जो लिमिटलेस टेक्निक है वो उसे हर वक्त चालू रखनी पड़ेगी। अब उससे भी ये होगा कि उसकी खुद की पावर भी ड्रेन होती रहेगी, लेकिन इसी के साथ में वो एक रिवर्स टेक्निक भी स्टार्ट रखेगा जिससे कि जो उसकी लिमिटलेस वाली पावर है उस पर इतना ज्यादा इफेक्ट ना पड़े और उसका दिमाग फट ना जाए। क्योंकि अगर वो हर वक्त अपनी कर्स एनर्जी को स्टार्ट रखेगा तो पोटेशन है, क्योंकि आज से 10 साल पहले गोजो ये चीजें नहीं कर पाता था, लेकिन जल्द ही वो इन चीजों पे भी अपना स्पेशलिटीज कर लेगा। लेकिन उससे पहले उसे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। इसी के कारण वो शोको से कुछ चूहे भी मांग लेता है कि भाई मुझे कुछ चूहे दे दो, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लूंगा। गेटो को कहीं ना कहीं जेलसी होना शुरू हो गई थी क्योंकि गोजो अपनी प्रैक्टिस से दिन पर दिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। शोको कोई खास मिशन पे जाती नहीं है, गेटो को भी अपने हिसाब से काम दिया जाता है और गेटो की पावर कोई खास इंक्रीज भी नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे गेटो भी बताने लगता है कि कैसे वो अपना काम तो कर रहा है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर बहुत ज्यादा वाला जो कि कर्स स्पिरिट्स बढ़ती जा रही है। वो ये काम कर करके परेशान हो गया था, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपना बात ले रहा था, लेकिन साथ ही साथ में थॉट्स जो थे उसके दिमाग में बहुत ही बेकार वाले आ रहे थे। कह सकते कि वो नेगेटिव आते जा रहे थे कि आखिर वो किसके लिए ये सब कर रहा है, वो आखिर सॉर्सरर बना क्यों था, लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन कौन से लोग जो शायद अच्छे भी नहीं है। हालांकि ये चीजें रियल लाइफ में भी गाइस होती है कि लोग अच्छे नहीं है, फिर भी हम उनके साथ में चीजें अच्छी करते ही हैं। सेम यहाँ पे गेटो के साथ में भी यही चीज हो रही थी कि वो अब खुद के सॉर्सरर बनने पे भी क्वेश्चन कर चुका था। वो बार बार में बस कर्स स्पिरिट्स को मार के उन्हें अब्सॉर्ब करता था, खा जाता था, तो वो बहुत ही गंदा टेस्ट करती थी। किसी गंदगी को कपड़े से साफ करके उसे खाना, तो वही चीज अभी गेटो फील करता जा रहा था। गेटो को पता था कि वो जो भी कर रहा है बहुत ही गजब चीज था, कि गेटो बहुत अजीब सा बिहेव करने लगा है। उसकी आंखें ऐसे लग रहा था बहुत डल हो गई है। तभी वो अपने एक जूनियर से बैठ के बात कर रहा था कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, तुम आखिर सॉर्सरर क्यों बने। तो ये लड़का कहता है कि सर मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था एक्चुअली बनने से पहले, बस मैं अच्छी चीजें कर रहा हूँ और मैं अच्छे लोगों को जानता हूँ, बस इसलिए। इसी वक्त यहाँ पे एक लड़की आ जाती है, बड़े बड़े बाल, बॉडी वगैरह भी बनी हुई थी, जो कि आते इन दोनों लड़कों को पूछती है कि तुम बताओ आखिर तुम्हें किस तरीके की लड़कियां पसंद है। तो ये जो जूनियर था वो बोलता है कि मुझे तो थोड़ी चालू लड़कियां पसंद है, रंगीली लड़कियां पसंद है। लेकिन गेटो यहाँ पे कुछ खास बात नहीं करता। वो कहता है कि जब तुम किसी को जानते नहीं हो तो आखिर जवाब क्यों दे रहे हो। तो यहाँ पे ये जो जूनियर था वो बोलता है कि अरे नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को भी देख के पहचान सकता हूँ कि कोई कैसा हो सकता है। गेटो इसको काफी ज्यादा सरकाज़्म में लेता है और कहता है कि अगर तुम पहचान सकते होते कि कौन कैसा है तो फिर तुम यहाँ कभी नहीं बैठे होते। अब ये लड़की काफी ज्यादा समझदार थी, तो वो कहती है कि गेटो ने तुम्हें टॉन्ट मारा है और तुम अभी भी इसे नहीं समझ पाए हो। तो भी ये लड़का हंसी मजाक करके यहाँ से निकल जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जानता हूँ कि सर बहुत अच्छे हैं। अब ये लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, जो कि यूकी है, फर्स्ट ग्रेड की सॉर्सरर है। तो यहाँ पे गेटो ने पहले भी इसके बारे में सुना था नाम वगैरह, तो
यूकी बड़ी एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या तुमने मेरे बारे में सुना है, बताओ जरा क्या सुना है। तो गेटो जो भी ओरिजिनल बात होती है वो बता देता है कि तुम एक नंबर की निकम्मी लड़की हो, कहीं जाती वाती नहीं हो, किसी भी मिशन पे आज तक तुम गई नहीं हो, तो ऑब्वियसली बात है तुम तो फेमस ही हो। अब यूकी का कहना था कि उसे यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन की जो भी पॉलिसीज है वो पसंद ही नहीं है, इसी चक्कर में वो खास इन्वॉल्व रहती भी नहीं। सही इंसान था। मैंने पूछने की भी कोशिश करी, यानी कि यूकी कहती है कि वो उसे मिलना भी चाहती थी, लेकिन टोजी ने कोई खास जवाब नहीं दिया था। उस वक्त का कहना था कि जो सॉर्सरर है उनमें से कभी भी कर्स एनर्जी लीक नहीं करती है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनमें से ये कर्स एनर्जीज बाहर निकल जाती है। तो जो जुजुत्सु सॉर्सरर है वो कभी भी कर्स एनर्जीज को बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन यहीं पे जो नॉर्मल लोग हैं उन्हीं से वो कर्स एनर्जीज बनती जाती है, डेवलप होती जाती है। तो कैसा होगा कि अगर इंसान ही खुद के वॉरियर बन जाए, खुद ही जुजुत्सु सॉर्सरर बन जाए सारे के सारे, तो जरूर कर्सेस कभी पैदा ही नहीं होंगे। तो यहाँ पे गेटो का एक अलग ही आंसर था। उसका कहना था कि कैसा हो कि उन इंसानों को मार दिया जाए जिनके पास में खुद को बचाने की पावर ही ना हो, क्योंकि हम वही तो काम करते हैं। जुजुत्सु सॉर्सरर का काम क्या है, किसी वीक आदमी को बचाना। तो कैसा होगा कि वो आदमी जिंदा ही ना बचे। तो यहाँ पे यूकी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ना ही मेरे दिमाग के अंदर इतना कोई बड़ा फितूर है, ना ही मैं इस चीज को अप्लाई करने वाली हूँ। खैर मैंने तो इतना ज्यादा सोचा भी नहीं है। खैर वैसे अगर सबको मार दिया जाएगा तो लोग डरने लग जाएंगे और डरने के चक्कर में खुद ही सॉर्सरर भी बन जाएंगे। गेटो ओवरऑल अपनी ही इन बातों के अंदर इतना ज्यादा उलझ गया था, या फिर कह सकते हैं कि उसे एकदम सही आंसर मिल चुका था कि अब उसे करना क्या है। वो अच्छा ही तो इतने टाइम से कर ही रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जेलेसी उसके मन में इतना ज्यादा घर कर गई थी कि वो नेगेटिव थॉट्स को अपना चुका था। यूकी कहती है कि तुम्हें खुद को सोचना पड़ेगा सही और गलत के बारे में। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस चीज को चूज करना चाहोगे। तुम जुजुत्सु सॉर्सरर बन के लोगों की बहुत मदद कर सकते हो। वो मस्त अपनी बाइक पे बैठती है, जाने लगती है और कहती है कि मुझे गोजो से मिलना था, खैर वो अभी नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमसे बता देना कि मैं आई थी। और जाने से पहले एक चीज और कहती है कि स्टार प्लाज्मा वेसल के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जरूर इन्होंने सेकंड ऑप्शन रखा ही होगा, और अगर नहीं भी रखा होगा तो अब तक उसका जन्म हो चुका होगा। तो इसका मतलब है कि टैंगन सर को इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। वैसे गेटो के सामने एक लड़का था जो कि मर गया था, साथ ही में पीछे गोजो बैठा था जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन से आया था। असल के अंदर गोजो ने चीजें तो संभाली थी क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का ही कोई ना कोई कर्स एनर्जी रिलीज हुई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं गेटो को बुरा लग रहा था कि आने वाले टाइम में क्या है, वो अपने ही कॉलीग्स को ऐसे मरते हुए देखेगा। होती है जब गेटो को एक मिशन पे भेजा जाता है जहाँ पे उसे दो बच्चे दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि इन दोनों बच्चों के अंदर कर्स स्पिरिट है, बहुत ही भयंकर वाली है, इन्होंने पूरे गाँव को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया है। लेकिन वो बच्चे देखने में बहुत ज्यादा मासूम थे, बन भी ऐसे रहे थे कि जैसे उन्होंने कभी कुछ नहीं किया है, लेकिन उन्हें पकड़ के बिठा रखा था, तो कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। अब गेटो का काम यही था कि इन दोनों बच्चों को मार वार देना, और साथ ही में गांव जलता हुआ भी वो देख ही रहा था। लेकिन तब यहाँ पे गेटो ने पहली बार गलत कदम उठाया और उसने पूरे के पूरे गांव को जला दिया और इन दोनों बच्चों को नहीं मरने दिया, जो कि शायद सबसे बुरे कर्स एनर्जीज वाले बच्चे थे। जिसकी रिपोर्ट बनती है और उसके अंदर पता चलता है कि आधे से ज्यादा गांव सब कुछ तबाह हो गया है, सब मारे गए हैं। इन सबके पीछे गेटो है। अब गेटो ने ऐसा क्यों किया किसी को भी नहीं पता। गोजो को जब ये बात पता चलती है तो वो तो बिलीव ही नहीं कर पाता, इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि गेटो आखिर कैसे करेगा। तो इनका जो प्रिंसिपल यागा था वो कहता है कि भाई ये चीज सच है और मैं भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, तो आखिर तुम्हें भी करना ही पड़ेगा। मास्टर यागा ये भी बताते हैं कि उस गांव के अंदर उसके जो पेरेंट्स का घर था, होम टाउन था, वो भी खाली पड़ा है। इसका मतलब ये है कि गेटो ने अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ा है, उसने उन्हें भी मार दिया है। जिसके बाद में शोको एक शहर के अंदर खड़ी थी और गेटो बिल्कुल वहीं पे आके खड़ा हो जाता है। कहीं ना कहीं अब सारे लोग मिलके ही जो है वो गेटो को ढूंढने लगे थे। तो अब यहाँ पे शोको कहती है कि अब आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, तुम तो सब कुछ बर्बाद कर ही चुकी हो ऑलरेडी, तुम्हें तो किसी भी चीज की परवाह नहीं रही है। गेटो कहता है कि देखो मेरी दुनिया अलग है, मैं उस अलग दुनिया को और ज्यादा बनाना चाहता हूँ, जो इंसान चीजें समझेगा वो ठीक है, और मैं हर किसी को यहाँ पे समझाने तो बैठूंगा भी नहीं। गेटो बड़ा अजीब सी स्माइल देके खुश होकर बता रहा था कि हाँ उसी ने ही इतने सारे लोगों को मारा है। शोको यहाँ पे गोजो को कॉल कर देती है कि उसे गेटो मिल गया है तो वो उसे बात करने के लिए आ सकता है। गेटो यहाँ से निकल ही रहा था, इतनी देर में गोजो उसे आके रोक लेता है और पूछने लगता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों इतने सारे लोगों को जान से मारा। गेटो का कहना था कि तुम्हें भी पता चल ही गया होगा कि आखिर मैं लोगों को अब नहीं जिंदा छोड़ूंगा, जो लोग पहले से ही कमजोर हैं उन्हें जिंदा रहने का हक भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग मजबूत लोग ही जिंदा रहेंगे। तो गोजो का कहना था कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, यहाँ के लोगों को देखो, हर कोई तुम्हारे जितना कोई ताकतवर हो सकता है क्या, ऐसे तो तुम पूरी दुनिया को खत्म कर दोगे। देखो ये चीजें बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम आखिर ये चीजें क्यों करना चाहते हो, हर कोई इतना केपेबल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे गेटो कहता है कि इसका मतलब है कि अगर तुम होते तो तुम कर पाते, यानी कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, तुम खुद को समझते क्या हो, तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम सातोरो गोजो हो इसलिए ज्यादा ताकतवर हो, या फिर तुम ताकतवर हो इसलिए सातोरो गोजो हो। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गोजो को बहुत गलत क्वेश्चन किए जा रहे थे। गोजो ने खुद ने थोड़ी ना ये चीजें सेल्फिश होके खुद के लिए बनाई थी, लेकिन गेटो अब तक बहुत नेगेटिव बन चुका था। गेटो अगर गोजो जितना ताकतवर होता, उतना पावरफुल होता, तो अब तक तो वो अपनी दुनिया बनाना शुरू कर चुका होता, लेकिन गेटो को अभी पावरफुल बनना बाकी है और अब वो खुद की दुनिया पे ही काम करेगा। गोजो को बहुत बुरा लगता है, वो कहीं ना कहीं रेडी था उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो गेटो कहता है कि तुम मारना चाहो तो मार दो, लेकिन चीजें बदलेंगी नहीं, क्योंकि गोजो को लग रहा था कि कोई ना कोई कभी ना कभी तो ऐसा जरूर करेगा। और गोजो शांत हो जाता है, जिसके बाद में वो मास्टर यागा से बात वगैरह करता है, आपस में दोनों बातचीत करते हैं कि आखिर गेटो को क्या हुआ है। जो भी बातचीत होती है वो गोजो बताता है मास्टर यागा को कि वो किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा था कि कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन किसको बचाना चाहता है। जिसके
बाद में सीन सीधा स्टार रिलीजियस ग्रुप के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। पहले दिखाया जा रहा था कि भाई वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा, लेकिन अभी उसे गेटो ने पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया है। काफी सारे लोग उसके भाषण वगैरह सुनने के लिए आए थे, क्योंकि स्टार रिलीजियस ग्रुप खुद का कोई नई जगह और कोई ना कोई नया रिलीजन बनाना चाहते थे और गेटो को लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट जगह रहेगी इस ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को अपनाने के लिए। अब गेटो ने कह सकते हैं कि इन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि ये दोनों बच्चियां भी उसके साथ में ही थी। कोई भी गेटो की बात नहीं मानता जब गेटो अपना प्रपोजल रखता है, तो गेटो को कोई दिक्कत थोड़ी ना थी लोगों को मारने में, तो वो करता भी यही है, कुछ लोगों को जान से मार देता है और फिर कहता है कि मुझे नफरत है, जो लोग मुझे मना करेंगे उनके साथ में यही होगा। अब वो ऑलमोस्ट किसी को जब मार चुका था तो उसके बाद में सब लोगों को डरा चुका था कि भाई अब अगर कोई नहीं बात मानेगा तो उसके साथ में यही होगा, मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। जिसके बाद में सीन यहाँ गोजो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि छोटे से फुशिगुरु से मिलने के लिए आया था। उसका बाप टोजी जो कि मारा गया था, तो उसे पता भी था कि 2-3 साल के अंदर इसे बेच दिया जाएगा, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा है, तो आखिर इसके साथ में क्या किया जाना चाहिए। तो गोजो आके उसे बातचीत करने लगता है। फुशिगुरु की बातें सुन के साफ दिख रहा था कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, क्योंकि उसका बाप जो टोजी था वो उसे कब का छोड़ के चला गया था, तो ये बच्चा अब अकेला ही बड़ा हो रहा था। तो समझदार बच्चा तो वो बचपन से ही था। कहीं ना कहीं फुशिगुरु को ये चीजें पता थी कि वो ज़ेनिन फैमिली से है, बहुत बुरे लोग होते हैं, आगे जाके उस फैमिली को बेच दिया जाएगा उसको खुद को। टोजी भी एक ज़ेनिन खानदान का ही बंदा था जो कि उसका बाप था, तो आगे जाके आखिर वो उसे करना क्या है। असल के अंदर फुशिगुरु अपने बाप के बारे में तो कुछ भी नहीं जानना चाहता था, उसे कहीं ना कहीं नफरत भी थी थोड़ी बहुत। अब ये जिनके साथ में रह रहा था तो वो बोलता है कि वो लोग अभी तक घर पे भी नहीं आए हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे गोजो पूछ लेता है कि तुम बताओ, अभी तुम बताओ आखिर तुम्हें क्या करना है, क्या तुम ज़ेनिन फैमिली को एक्सेप्ट करना चाहोगे या फिर एक जुजुत्सु सॉर्सरर बनना चाहोगे या फिर मेरे साथ चलना चाहोगे। तो यहाँ पे फुशिगुरु कहता है कि जो जिनके साथ वो रह रहा था, लड़की और उसकी माँ के साथ में रह रहा था, तो कहता है कि उनकी लाइफ कैसी रहेगी। तो गोजो कहता है कि ये तो मुझे पता है कि अगर तुम ज़ेनिन खानदान में चले गए तो इनकी लाइफ तो बर्बाद है। तो इससे साफ पता चल जाता है कि फुशिगुरु ने बचपन से ही गोजो के साथ में रहने के लिए तय कर लिया था, तो वो जुजुत्सु सॉर्सरर स्कूल में ही बड़ा हुआ था। जिसके बाद में सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है 2018 के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट 8-10 साल बाद के अंदर। और यहाँ पे जो गोजो है मस्त सो रहा था अच्छी खासी नींद के अंदर, और जो हमारे 3 सबसे मेन कैरेक्टर है यूजी इतादोरी, फुशिगुरु और नोबारा, तीनों ही गोजो सर को उठाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इन सबको पता था कि गोजो सर कभी सोते नहीं है, लेकिन इस वक्त वो सो रहे थे और स्माइल करके उठते हैं। सभी पूछते हैं कि सर आप स्माइल क्यों कर रहे हैं। कह सकते हैं कि जो गोजो है वो ही अपनी पुरानी मेमोरीज को ताजा कर रहा था। हमें दिखाया जा चुका है कि आखिर गोजो के पिछले 10 साल क्या क्या रहे हैं, तो कुछ चीजें हमें दिखा चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी भी गेटो कैसे मरा होगा ये सब चीजें तो अभी भी नहीं दिखाई गई है। तो हो सकता है आगे आने वाले एपिसोड्स में जरूर दिखाई जाए। साथ ही में यूजी को भी दिखा दिया गया है, तो आगे आने वाले एपिसोड्स में हम यूजी को भी देखने वाले हैं। तो गाइस आप सभी लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत में हम स्टार्टिंग में ही यूजी, नोबारा और मेगुमी तीनों को देखते हैं। तीनों एक दूसरे से पूछते हैं कि अब ये क्या पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे मूवी देखने। यूजी ने पहले से ही मूवी देख रखी थी, इसके ऑलरेडी 3 पार्ट थे। नोबारा ने इसका 4th पार्ट ऑब्वियसली की कहानियों के साथ में 4th मूवी की भी स्टोरी थोड़ी बहुत बता देता है, और उसके बाद नोबारा को कहता है अब तो चलो। और यूजी इतादोरी तो इनके भी नाम आए थे। तो यहाँ पे काकू कांजी यही कह रहे थे कि तुम लोग ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड के सॉर्सरर हो, और अगर तुम लोग किसी को फर्स्ट ग्रेड के लिए रिकमेंड कर रहे हो तो इन लोगों को भी काफी अच्छे मिशन पे जाना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट ग्रेड वाले मिशन पे। टोडो और मेरे साथ में थे, इन दोनों के बीच में एक तरीके का कंपटीशन था। ग्रेड पे जाने के लिए इन दोनों को भी आपस के अंदर जीतना ही पड़ेगा। टोडो को हमेशा से यूजी बहुत ज्यादा पसंद था, और कहीं ना कहीं वो भी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता था कि बस वो उसके साथ में काम करे। यूजी बहुत ज्यादा कमाल का लड़का था और टोडो उसका फैन हो चुका था। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा खेल रही थी और उसे एक बहुत ही अच्छा खासा जवाब देती है कि तुम बड़ी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो। जिन लोगों ने रिकमेंड करा है उन छोटे वाले सॉर्सरर्स को, तो अगर ये लोग किसी भी मिशन पे जाएंगे तो अगर हमने रिकमेंड करा तो हम उनके साथ में नहीं जा सकते हैं। उन्हें गाइड करने की चीज हो गई, जिसकी है वो यूजी को बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो फटाफट से उसे फोन करके कहती है फटाफट यहाँ पे आ जाओ। असल के अंदर उसने मेगुमी को कॉल किया था कि यूजी को उठा के यहाँ ले आओ। योको को थोड़ा बहुत लग रहा था कि यूजी की कोई गर्लफ्रेंड है, तो मेगुमी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, ये यूको है जो कि उसकी फ्रेंड है, बचपन से उसकी दोस्त है। मेगुमी के खुद के होश उड़ गए थे कि यूजी को कोई ढूंढता हुआ यहाँ पे आ गया है, इवन उसे पसंद भी करती है। मेगुमी खुद ही अब एक्सप्लेन करने लगता है कि कैसे यूजी एकदम सिंगल है, वो आया था तब वो खुश था, कमरे के अंदर भी उल्टी सीधी फोटोज लगी है। इससे साफ पता चलता है कि यूजी बिल्कुल सिंगल है। यूको पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि है, लेकिन यूजी कुछ भी नहीं कहता है, सामान ले लेता है और मूवी देखने के लिए भागने वाला था। जिसके बाद सीन न्यू टाइम के ऊपर शिफ्ट होता है। गोजो से बताता है कि जैसा हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया था कि हमारे ही था वो इंसान मेकामारू था, यानी कि वो रोबोट जिसे हमने देखा ही जाती है। यहाँ पे वो असलियत के अंदर कर्स एनर्जी से मिला हुआ था। गेटो और माहितो सामने से आ रहे थे। माहितो को बड़ी स्मेल आ रही सा रहता था। माहितो को कुछ खास पसंद नहीं था मेकामारू, इसी चक्कर में वो उसे मारना चाहता था, लेकिन गेटो उसे रोक देता है और कहता है कि हमारी ऑलरेडी डील हो रखी थी कि वो हमें इन्फॉर्मेशन ला के देगा, तो तुम अभी तो नहीं मार सकते उसे। माहितो के साथ में ये मिलके एक डील करते हैं कि ये मेकामारू की बॉडी को ठीक करेंगे और इसके बदले मेकामारू जो है जुजुत्सु हाई की सारी इन्फॉर्मेशन इन्हें देगा। एक बार वो ठीक हो जाए, इन्फॉर्मेशन हमें दे दे तो तुम उसे मार देना। यहाँ पे मेकामारू का कहना था कि सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की बात हुई थी, तुम्हारे हाथापाई करने की बात नहीं हुई थी, और तुम तो पहले रूल रेगुलेशंस तोड़ रहे हो, तुमने पहले ये चीजें तोड़ी। तो यहाँ पे माहितो कहता है कि अरे यार हम नहीं
नहीं थे। हारामी थोड़ा सा पागल हो गया था, तो इस चक्कर में थोड़ी सी फाइट हो गई थी। मेकामारू को कोई मतलब नहीं था कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं, किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, बस उसने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी। तो इस चक्कर के अंदर वो कहता है कि भाई तुम मुझे आके ठीक करो, बाकी बातें बाद में ही करेंगे। माहितो को उसे ठीक तो करना था, लेकिन कहीं गुस्से के अंदर आके वो उसे उल्टा साफ था, उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा वाला रोबोट बन चुका था। माहितो बड़ा इंप्रेस हो जाता है कि क्या बात है, मतलब तुम पहले ही खुद इतने इंजर्ड थे, उसके बावजूद भी तुमने इतनी बड़ी चीज बना दी, इतना बड़ा रोबोट बना दिया, मजा ही आ गया। मेकामारू इस बड़े से रोबोट के अंदर बैठा था क्योंकि अब वो अपने हाथ पैर नहीं गंवाना चाहता था। माहितो यहाँ पे उसे जिंदा तो रहनी। गेट और माहितो ने मिलके इस पूरे की पूरे जगह को क्रिएट करा था, तो ऑब्वियसली बात है कि ये काफी टफ हो सकता है उसके लिए लड़ना, लेकिन जब तक मदद नहीं आती तब तक वो खुद तो अकेला लड़ेगा ही लड़ेगा। 17 साल के काफी सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई थी। 17 एक्सपीरियंस को वापस से रिकॉल कर रहा था। इस कर्स एनर्जी का इस्तेमाल वो अब करेगा जो इतने सालों से उसने इकट्ठा कर रखी थी। अब यहाँ पे जो अटैक था वो काफी ज्यादा हैवी अटैक था, कह सकते कि 1 साल की इकट्ठी हुई एनर्जी को उसने माहितो के ऊपर डाला था। माहितो भी कहीं ना कहीं अब लूज पड़ता जा रहा था, हारता जा रहा था कि भाई अटैक तो अच्छा खासा था, हैवी था। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या मेकामारू माहितो को मार पाएगा या उसे जिंदा छोड़ देगा, या फिर वो खुद ही बच जाएगा, या फिर मेकामारू मारा जाएगा? तो काफी सारी चीजें हैं, सब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि माहितो और गिडो एक जगह खड़े हैं और मेकामारू की उनसे गजब की फाइट स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि मेकामारू, उसके रोबोट का नाम था मेन, तो उसका नाम कोकीची था। तो कोकीची कंटिन्यूअसली लगा हुआ था, माहितो को दबा दबा के पीटने के चक्कर में लगा हुआ था, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी बॉडी थी। साथ ही में अब वो अपने ईयर्स की पावर का इस्तेमाल करता जा रहा था। उसके पास काफी सारे ईयर्स की पावर्स इकट्ठी थी। तो अभी उसने फर्स्ट ईयर की पावर, 1 साल की एक साथ में पावर का ब्लास्ट किया था, लेकिन पता चलता जा रहा था कि माहितो के ऊपर किसी भी चीज का असर हो ही नहीं रहा है। कोकीची जितनी भी वार करता जा रहा है, सारी की सारी चीजें वेस्ट होती जा रही है। लेकिन कोकीची इतना स्मार्ट था कि अब धीरे धीरे अपनी चीजों को चेंज करने लगा था, क्योंकि अब अपने वो पावर्स को चेंज कर रहा था। अब उसने कैनन पावर का इस्तेमाल किया था। माहितो को लगा था कि कोई भी चीज उसे टच भी नहीं कर पाएगी, लेकिन इस बार एक चीज आके माहितो को लग जाती है, जो कि उसके हाथ पे था। बार बार के अंदर जो माहितो है वो अपनी शेप को ट्रांसफॉर्म कर रहा था इंसान से, या फिर कह सकते हैं कि जानवर के अंदर भी अलग अलग तरह की चीजों में बन रहा था, और उसे एकदम श्योरिटी थी कि उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे एक कैनन कैप्सूल आके उसे लगता है तो ऑलमोस्ट उसका एक हाथ फट जाता है, बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। सेम टाइम पे कोकीची मौके का फायदा उठाता है, हवा में उड़ता हुआ आता है और दे मिला के पंच मारता है, क्योंकि मेकामारू का बॉडी बहुत ज्यादा बड़ा था। तो माहितो दूर जाके काफी ज्यादा जंगल में जाके गिरता है। उसके बाद में अब लग तो रहा था कि भाई माहितो काफी ज्यादा इंजर्ड तो हो गया है, और दिख भी रहा था कि माहितो का एक हाथ गया है, लेकिन फिर भी उसने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया। सोल को जो डायमेंशन क्रिएट करता है तो वो ज्यादा पावरफुल रहता है। हालांकि इसमें पावर्स की इस्तेमाल ज्यादा हो गया था, फिर भी कोकीची लगा हुआ था, वहीं पे डटा हुआ था, खुद के पावर्स को कैलकुलेट कर रहा था कि अब उसके पास में क्या क्या बचा है। और माहितो इस चीज को मतलब रोक के बैठा था कि जैसे उसे टाइम मिलेगा तो वो खुद के डायमेंशन को स्टार्ट कर देगा। लेकिन कोकीची यहाँ पे खुद के बारे में बात करने लगता है कि कैसे उसके टाइम में या बहुत पुराने टाइम के अंदर इनको कर्स एनर्जी से लड़ना सिखाया गया था, और इनके पास में ऐसी पावर थी कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी डायमेंशन में अटक जाए तो उसे कैसे बाहर अटैक कर सकता था। सेम टाइम पे ऐसा लगता है कि जैसे कोकीची ने अटैक किया तो माहितो बहुत इस्तेमाल करेगा और गेटो को भी खत्म करेगा, क्योंकि अब उसे बाकी सबके पास जाना था, बाकी सबसे मिलना था। हमें यहाँ पे बार बार में मीवा का भी सीन दिखाया जाता है कि जैसे मीवा से उसे मिलना है, लेकिन माहितो ने ये सब कुछ एक ढोंग रचा था कि जैसे उसका डायमेंशन अटैक करने वाला था। कोकीची के पास जितनी भी पावर्स थी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। अब वो अकेला ही जाके अपने हाथ में वेपन लेके माहितो को मारने वाला था, लेकिन शायद माहितो ऑब्वियसली बात ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही निकलेगा, क्योंकि जब तक माहितो पूरा खत्म हो गया था कोकीची की पावर से, तो भी उसने खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रखा था, एकदम कीड़ा बन चुका था, फिर भी लगा हुआ था, मतलब अभी भी खत्म नहीं हुआ था। पता नहीं माहितो कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझ के ही पा रहे ये चीज। हम देखते हैं एक सीन तब इन लोगों में दोस्तियां बढ़ गई थी। इवन जब मेकामारू की बॉडी काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी तो वो उसे एक बॉल फेंक को ये दिखाने की कि मैं कमजोर पड़ गया हूँ और मैं मर गया हूँ, लेकिन असल के अंदर ये बस उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। और मुझे अच्छी तरीके से कि अगर इसका इस्तेमाल आगे जाके किया जाएगा तो सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा। जिसके बाद में हैलोवीन का ही दिन दिखाया जाता है, शिबुया का दिन दिखाया जाता है, स्ट्रीट दिखाई जाती है, सारे लोगों ने हैलोवीन के कॉस्ट्यूम पहन रखे थे। तभी यहाँ पे एक वैक्यूम तरीके की चीजें स्टार्ट होती है, लोग जैसे उसके अंदर खींचे चले जा रहे थे, कोई भी यहाँ पे रहा नहीं था, बिल्कुल वैक्यूम हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, एक अलग ही डायमेंशन के अंदर पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली हो जाती है और एक लोगों के बीच में स्ट्रेस आ जाता है। अब तक सॉर्सरर और उनके काफी सारे मेंबर्स आ जाते हैं जो कि अभी यही बात कर रहे हैं कि ये डायमेंशन एक अंदर का डायमेंशन है, नॉर्मल इंसान यहाँ से आ जा नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी सॉर्सरर्स हैं वो आ जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अंदर जाने के बाद में कोई भी चीज काम नहीं करेगी, नेटवर्क वगैरह, तो अगर जो भी अंदर जाएगा तो वो थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। असल के अंदर ये सब कुछ सातोरू गोजो को बुलाने के लिए ही किया गया था कि गोजो यहाँ पे आएगा, वो मिलेगा या फिर वो किसी से फाइट करेगा, क्योंकि इतने बड़े डायमेंशन को कोई खत्म नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि कोई तो है जो कि गोजो को मारना चाहता है, वो हमको भी पता है कि कौन मारना चाहता है, लेकिन ये गोजो को बुलाने की एक प्लानिंग थी। अब यहाँ पे जो ये मैनेजर था वो अपने साथ में एक बंदे को लेकर आया था, साथ ही में यहाँ पे मैगुमी भी था जो कि इस लड़के से ज्ञान ले रहा था। ये लड़का बहुत ऊंची ऊंची दे रहा था, लेकिन ये मैनेजर मना कर देता है कि भाई मैगुमी को पहले से ये सारी चीजें पता है, तुम अपने बारे में मत बताओ।
तब एक लड़की आती है, उसके साथ में और भी मेंबर्स आते जाते हैं और वो लड़की यहाँ के डायमेंशन को खत्म कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है गोजो का लेवल ही अलग है, वो यहाँ पे आएगा तो चीजें थोड़ी अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन इस आदमी को लग रहा था कि ये भी चीजें सॉर्ट आउट कर सकता है। साथ ही में हमें यहाँ पे पांडा और एक और आदमी दिखाया जाता है, इनका भी कन्वर्सेशन यही चल रहा था। अब असल के अंदर इन सबको रेलवे स्टेशन के अलग अलग हिस्सों के अंदर खड़ा कर दिया गया था कि अगर बाय चांस इस जगह से निकल के कोई भी आता है तो उसे सही टाइम पे मारना है, क्योंकि वैसे तो गोजो अंदर सारे के सारे कर्स स्पिरिट को मार देगा। बाय चांस अगर कोई कर्स स्पिरिट निकल के बाहर आती है तो ये लोग उसे मारने के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। अंदर जाना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। यह आदमी ऑलरेडी अंदर जाकर आया था और वहाँ का माहौल बताता है कि वहाँ लोग ठीक है, कोई भी कर्स स्पिरिट हंगामा नहीं कर रही है, लोगों को अंदर नहीं जाना है। अगर कोई कर्स स्पिरिट बाहर आती है तो हमें उसे मारने के लिए यहाँ पे खड़ा किया गया। यानी कि रेलवे स्टेशन के हर एक हिस्से के अंदर, शिबुया के एक हिस्से के अंदर लोगों को खड़ा कर दिया गया था, जितने भी अच्छे सॉर्सरर थे। इसी के साथ हम यहाँ पे लोगों का सीन देखते हैं जिनके फोन के अंदर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे, लोग डरे हुए थे। साथ ही में कुछ लोग गोजो सातोरू को जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते थे और इनमें से बस लोगों को बाहर ही निकलना था। तो एक लड़का बहुत ज्यादा पागलों की जैसे कह रहा था कि भाई तुम कोई तो अपना दिमाग चलाओ, कोई तो दिमाग चलाओ, यहाँ से निकलने का कोई तो ऑप्शन होगा। बट ऑब्वियसली बात है कि इसको क्या ही समझ में आएगा। एक वॉल बनी हुई थी, डायमेंशन है, कौन ही तोड़ सकता है उस डायमेंशन को। इतनी देर में सातोरू गोजो निकल के आ जाता है, डायमेंशन के अंदर एंटर कर जाता है और उसके बाद में चीजें देखने लगता है। तो इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत में हमें पता चलता है, जैसा कि हम देख ही रहे थे कि शिबुया स्टेशन के अंदर काफी ज्यादा भीड़ लग चुकी थी। काफी सारे लोगों को एक कवच के अंदर बंद कर दिया गया था। अब उस कवच के अंदर ऑब्वियसली बात है कि इंसान है बट वो बाहर नहीं जा सकते हैं और जो नॉर्मल सॉर्सरर वगैरह है वो आ जा सकते हैं। लेकिन जिसका इंतजार है वो सिर्फ और सिर्फ गोजो सातोरू है, जो कि अभी यहाँ पे एंटर कर चुका है। गोजो आते ही देखता है कि काफी सारे लोग हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि छोटी सी जगह है, काफी सारे लोग अटके हुए हैं, इनके साथ में कुछ भी हो सकता है। और पता चलता है कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन वो जिसके अंदर इवन इंसान भी नहीं जा सकते, जो कि सिर्फ और सिर्फ गोजो के लिए क्रिएट किया गया है। जिसके बाद में सीन यहाँ यूजी और मे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मे के साथ में उसका भाई भी था जिसका नाम उई था। ये आपस में बातचीत कर रहे थे क्योंकि यूजी को ये चीज सही नहीं लग रही थी कि अकेले गोजो सातोरू को अंदर क्यों भेज दिया गया है। अंदर न जाने कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो अंदर अकेले कैसे फाइट करेंगे। हम लोगों को भी कोई ना कोई काम देने ही चाहिए थे, क्या हमें उनकी मदद के लिए नहीं जाना चाहिए। बाकी जितने भी सॉर्सरर थे वो बस बैकअप के लिए रखे हुए थे। अब मे को पता था कि गोजो सच में कितना ज्यादा पावरफुल है। उसे तो वैसे बैकअप की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी ऑब्वियसली बात है सॉर्सरर है तो जरूरी तो है उनका यहाँ पे रहना। अब यहाँ पे मे बताने लगती है कि जैसे यहाँ पे जो स्टेशन है वहाँ पे एक और कवच बनाया गया है, एक और डोमेन डायमेंशन वगैरह बनाया गया है जिसके अंदर अलग अलग तरीके की लेवल है। उसके ऊपर एक और स्टेशन है श्रीजीशाइन का, तो वहाँ पर भी कुछ न कुछ है और हम लोगों को भी वहीं पे बुलाया गया है। जिसके बाद में हम गोजो को देखते हैं। गोजो अब उसी जगह पे जहाँ पे उसे मेन जगह पे पहुंचना चाहिए था वहाँ पे पहुंच चुका था। उसके सामने जोगो, हानामी और जूजो तीनों ही खड़े थे। जूजो एक बार बहुत बुरी तरीके से पिटा था, फर्स्ट सीजन के अंदर हम लोगों ने देखा था, लेकिन अभी भी टूटा फूटा वो आ चुका था और कहीं ना कहीं गोजो को मजा आ रहा था कि अच्छा तुम तीनों मेरा वेलकम करने के लिए खड़े हो। जिसके बाद में सीनिया वापस से मे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि यूजी के साथ में इसी श्रीजीशाइन मेट्रो स्टेशन के यहाँ पे पहुंच चुके थे और अब सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा मैप वगैरह बना हुआ था, होम स्टेशन लिखा हुआ था। ये जो साइन है गाइस जापानीज में से होमू पढ़ते हैं, होमू का मतलब होता है होम स्टेशन। और वहाँ पे अब अलग अलग तरीके के लेवल्स को बना दिया गया था कि आखिर कहाँ पर क्या चीज है। अब बाहर वाले लोग सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें हैं और कितनी चीजों के अंदर कितने कर्स एनर्जीज है और किस कवच के अंदर ये लोग एंटर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इन लोगों को अभी सबसे पहले तो जाना पड़ेगा, उसके बाद में गोजो को ढूंढना पड़ेगा कि वो फर्स्ट कवच के अंदर है या फिर दूसरे डायमेंशन के अंदर है। साथ ही में ये चीज भी इन्फॉर्म कर दी जाती है कि प्रॉब्लम बस एक ही चीज की आ रही है कि कुछ इंसानों को जो कि बिल्कुल मासूम इंसान है उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, उन्हें कर्स एनर्जीज के अंदर बदल दिया गया है। अब ये चीज तो यूजी की हमेशा से एक वीक पॉइंट कह सकते हैं बना हुआ है कि उसे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि नॉर्मल इंसानों को जब कोई कर्स एनर्जी के अंदर बदल देता है जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं होती है, जो कि आगे जाने के बाद में मर जाते हैं। असल के अंदर ये क्रो मे के थे जो कि उसकी कर्स एनर्जीज थी, उसने बस आगे की चीजें पता लगाने के लिए भेजा था। मे यहाँ पे यूजी को कंडीशन पहले चेक करती है, उसके बाद में उसे ऑप्शंस देती है कि तुम खुद बताओ क्या तुम उन लोगों को मारना चाहोगे जो कि कर्स एनर्जीज के अंदर बदल चुके हैं, जो कि इंसान थे, या फिर कोई बहुत ही बड़े वाले मॉन्स्टर को मारना चाहोगे। ऑब्वियसली बात है कि तुम किसी भी मासूम इंसान को नहीं मारोगे, जैसा कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तो तुम किसी मॉन्स्टर को ही मारना प्रेफर करोगे, है ना। वो एक मैप दिखाती है जिसके अंदर जैसा कि मैंने बताया था कि लेवल्स बने हुए हैं। तो B5 लेवल पे नॉर्मल इंसानों को रखा गया है क्योंकि B5 के आगे पीछे काफी ज्यादा सिक्योरिटी लगी हुई है। जो क्रोज ने भेजे थे वो B5 के लिए ही भेजे थे, लेकिन वो क्रो मारे गए हैं। ऊपर से लेके नीचे तक ऑलमोस्ट सारे के सारे इंसानों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया है। अब ये दोनों प्लान कर चुके थे कि B1 से B2 के बीच में भी काफी सारी कर्स एनर्जीज है जिन्हें की क्रोज ने मार दिया था, तो इन्हें अब ध्यान रखना पड़ेगा, अलग अलग रास्तों से जाना पड़ेगा ताकि अलग अलग रास्तों पे रहने वाले कर्स एनर्जीज को ये लोग मार के आगे बढ़ सके और एक ही जगह पे पहुंच सके। अब जैसे कि यूजी इंसानों को नहीं मार सकता तो मैं उसके लिए ट्रांसफॉर्म इंसानों को मारने के लिए जाती है और यूजी बड़े वाले कर्स स्प्लिट को मारने के लिए जाता है। नीचे जाता है तो उसे मिलता है एक ग्रास हॉपर जो कि ऑलरेडी एक इंसान का सर्वर खा के बैठा था, बड़ा गजब का लग रहा था। ऊपर से जैसे कि हमें पता है कि जो
अच्छे वाले कर्स एनर्जीज होती है, कर्स स्प्रिट होती है, वो बात कर सकती है, सोच समझ सकती है। तो यहाँ पे जो ग्रास हॉपर था वो बातें कर रहा था, हालांकि बड़ी बेवकूफ वाली बातें कर रहा था, तो लेकिन दिमाग तो था ही उसमें। खैर यूजी माहितो के लिए पूछता है कि माहितो किधर है। काफी सोचने समझने के बाद में बताता है कि माहितो तो नीचे मिलेगा, लेकिन उससे पहले तो ये कर्स स्प्रिट बैठी है लड़ने के लिए। यूजी की आंखें तेज थी, उसने फटाफट से देख लिया था कि वहाँ पे एक कर्स ऑब्जेक्ट है, एक कील लगी हुई है। इसी चक्कर में शायद ये डायमेंशन बना हुआ है और इसी चीज की सिक्योरिटी ये ग्रास हॉपर कर रहा है। अब यहाँ पे वो खुद के बारे में बताने लगता है कि ये कर्स स्प्रिट कितनी ज्यादा हैवी या फिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ग्रास हॉपर की ही कर्स स्प्रिट है। क्योंकि काफी लोग जो भी खेत वाले होते हैं वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अगर वो कहीं जाते हैं तो बस किसी चीज को खाने के लिए जाते हैं, अकेले बिल्कुल नहीं जाते, बल्कि बड़े बड़े झुंड के अंदर जाते हैं। और जब वहां से निकल जाते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ उनका फ्लूइड बचता है, गंदगी बचती है, खाना कुछ भी नहीं बचता है। तो बहुत ही बुरी तरीके की कर्स एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वहां से ग्रास हॉपर का ये जो कर्स एनर्जी वाली स्प्रिट है बनी है। तो ये बहुत गजब वाला फाइट कर रहा था यूजी के साथ में। यूजी भी अपना गजब वाला फाइट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे ग्रास हॉपर भी लड़ ही रहा था। मशीन गन जैसी आवाजें आ रही थी, मशीन गन जैसे लगती है ना, कंटिन्यूअसली बैक टू बैक शॉट लग रहे हैं। तो यूजी मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, दबा के तोड़ रहा था इस ग्रास हॉपर को। ग्रास हॉपर को समझ में तो आ गया था कि वो यूजी जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद की टेक्निक्स बताना शुरू करता है कि जब वो अंडे देता है तो उसके पेट का एक हिस्सा होता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो अंडे अपने जमीन के नीचे छुपा के देता है। तो अभी वही हिस्सा वो बड़ा कर देता है। कहीं ना कहीं यूजी को डंक मारने वाला था कह सकते हैं, लेकिन यूजी ने इस चीज को भी रोक लिया था, इसे मार दिया था। दूसरी तरफ मे और ओई ने भी जितने ट्रांसफॉर्म फिगर्स थे इंसान वाले उन सबको मार दिया था और आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। यहाँ पे माहितो का कहना था कि क्योंकि 9 बज रहे थे और ऑलमोस्ट वो वेट ही करा था सबका, तो उसने जो ग्रास हॉपर छोड़ रखा था कवच की सेफ्टी के लिए वो मारा गया है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि वो भी लड़ता उस सॉर्सरर से माहितो, लेकिन माहितो के पास में अपने खुद के कुछ काम है। ऑब्वियसली बात है ये काम गोजो सातोरू को मारने की ही काम है, तो वो अपने काम से निकल जाता है। वो यूजी से लड़ने के लिए रुकता नहीं है। यहाँ पे हम यूजी मे को देखते हैं जो कि आगे बढ़ने लग जाते हैं। मैं कहीं ना कहीं यूजी की चीजों से इम्प्रेस थी कि उसने अकेले ही इतने बड़े कर्स स्प्रिट को मार दिया था। नीचे जाके पता चलता है कि ऑलमोस्ट सारी जगह खाली पड़ी है, सिर्फ एक औरत बैठी है और वो भी बहुत बड़े सदमे के अंदर ही खड़ी है। जिसके बाद में सीनिया गोजो सातोरू के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हानामी वगैरह सभी थे यहाँ पे जो कि अलग अलग तरीके की चीजें प्रोड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ पे गोजो का कहना था कि मत करो भाई, ये सब चीजें तुम मत करो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे पता है मैं जाऊंगा, तुम इंसानों को मारोगे तो मैं बेवकूफों की जैसे यहाँ पे क्यों जाऊंगा, तुम्हें जो करना है तुम करना शुरू करो। हमें थोड़ा प्रीवियस के सीन दिखाए जाते हैं कि जब ये गोजो सातोरू को मारने की काफी सारी प्लानिंग कर रहे थे कि जोगो और गेटो आपस में बातचीत कर रहे थे। जितना गेटो जानता है सातोरू को उस अकॉर्डिंग वो सारी की सारी कैलकुलेशंस बताता जा रहा है कि वो सबसे अच्छा तभी लड़ता है जब वो अकेला होता है। अगर उसके आसपास कोई सॉर्सरर भी होगा तो वो उसे डिस्ट्रैक्ट ही करेगा, इंसान होंगे तो और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट जगह है उसको पकड़ने की कि ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा। जोगो गेट्स ओपन कर देता है मेट्रो के, लोग धमाधम आके नीचे गिरते जाते हैं, बिल्कुल ट्रैक्स पे गिरना शुरू कर देते हैं। गोजो को भी धीरे धीरे समझ में आता जा रहा था कि ये जितने भी लोग हैं उसे किस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। गेटो और भी नई नई चीजें बताता जा रहा था कि गोजो सातोरू क्या क्या चीजें कर सकता है। दूसरी तरफ जोगो पागलों की जैसे लोगों को जलाता जा रहा था, चीजें वर्स्ट करता जा रहा था ताकि गोजो सातोरू को गुस्सा आए और वो कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकतें करे ताकि और ज्यादा लोग मरे, जो कि वो चाहता नहीं है। बट फिर भी अब जो जूजो है उसके पास में ब्लड मैनिपुलेशन की पावर थी, उसे ही वो गोजो सातोरू के ऊपर डालने की कोशिश करता है। लेकिन एज यूजुअल गोजो सातोरू के पास में एक इन्फिनिटी कवच है, उसके पास में कोई भी चीज आ ही नहीं सकती है। तो ऑब्वियसली बात है गोजो को ये चीज भी नहीं अटैक करती है। हानामी और जोगो दोनों एक साथ में अपनी कर्स एनर्जीज को इकट्ठा करके मस्त वाला अटैक करने वाले थे गोजो सातोरू के ऊपर। लेकिन गोजो अपने आप के अंदर इतना ज्यादा कहा ही था मैंने कि पावरफुल है वो, तो उसकी इन्फिनिटी की जो लेयर थी वो इन चीजों को रोक लेती है। गेटो इन सबको यही चीजें समझाने की कोशिश करता है कि अगर सातोरू गोजो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगा तो वो किस तरीके से काम करेगी। अगर वो ज्यादा से ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करेगा तो उसके आसपास लोग हैं और वो सब बिल्कुल मारे जाएंगे। तो हमेशा गोजो उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करेगा जिसके अंदर वो लोगों को कम से कम मरने देगा। इसका मतलब है कि हम आराम से उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, चाहे जितनी भी बार उसके ऊपर अटैक करें। उसकी जो ब्लू पावर है वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि आसपास के ऑरा को जला देती, बर्बाद कर देती है। तो यानी कि गोजो सातोरू की जो सबसे बड़ी बड़ी टेक्निक्स है वो यूज तो कर ही नहीं पाएगा। सातोरू उस वक्त कंप्लीटली लोगों को बचाने के ऊपर ही फोकस करेगा, क्योंकि जितनी भी चीजें आ रही है उसे लोग मरते ही जा रहे हैं। तो चाहे वो मार रहे हैं या डिफेंस कर रहे हैं, तो जो भी है गोजो सातोरू सिर्फ डिफेंसिंग मोड में ही रहेगा, वो अटैक तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। सेम टाइम पे हानामी और जोगो का अटैक आने वाला था, लेकिन गोजो सातोरू यहाँ पे गायब हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। इस बात से ये दोनों काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और बिना सोचे समझे ही एक इंसान को खड़े खड़े उसे जान से मार डालते हैं। इस बात के ऊपर गोजो सातोरू को बहुत बुरा लगता है, कहीं ना कहीं वो हंसनी भी लगता है कि अच्छा मुझे लगा था कि सिचुएशन आने के बावजूद भी तुम सोच रहे हो कि तुम मुझसे जीत पाओगे। अब यहाँ पे कम्प्लीटली डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया गया था। डोमेन एक्सपेंशन के अंदर अगर जो भी उसे क्रिएट करता है और अंदर रहने वाला ऑब्वियसली बात है वो मारा ही जाता है, लेकिन अगर उसे कोई अच्छा सॉर्सरर उसके अंदर अगर फंस जाता है तो वो खुद का डोमेन एक्सपेंशन भी बना सकता है। उस सीन के अंदर ये होता है कि अंदर वाला इंसान बच सकता है, कहीं ना कहीं इतना इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन डोमेन
एक्सपेंशन को अंदर की तरफ बनाना एक बहुत ही टिपिकल चीज होती है जो कि हर कोई बना भी नहीं सकता है। गोजो सातोरू इसीलिए बचता है क्योंकि उसे डोमेन के अंदर खुद का डोमेन एक्सपेंशन बनाना आता है, जिसके बाद में गोजो जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था खुद का ब्लाइंड फूल हटा देता है, उसकी ब्लू कलर की आईज दिखती है और जोगो को अब तो लगता है कि भाई कहीं ना कहीं पिटने तो वाला है ये। गेटो अब कहीं ना कहीं कहना चाहता था इन लोगों को कि कुछ भी करके तुम्हें बस 20 मिनट तक उसे रोक के रखना है, क्योंकि उसके बाद तो वो यहाँ पे आ ही जाएगा खुद की कोई टेक्निक वगैरह बना के, क्योंकि उसका एक प्रिज्म ग्लैंड का एक टाइम है वो आ जाएगा जिससे कि वो आराम से सातोरू गोजो को कहीं ना कहीं हरा सकने की टेक्निक उसके दिमाग में है। तो इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जितने भी स्टूडेंट्स है जुजुत्सु सॉर्सरर है वो सब गोजो सातोरू के बारे में काफी अच्छी अच्छी चीजें कह रहे थे कि वो जो भी है जैसे भी है लेकिन बहुत अच्छे हैं, हमारा ध्यान रखते हैं और शायद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। जिसके बाद में हमें गोजो सातोरू का एक फ्लैश दिखाया जाता है, 1 सेकंड की एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें उसकी हालत बहुत ज्यादा टाइट थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हुआ है उसके साथ में और वो खुद भी हाफ रहा है, मतलब कुछ तो जरूर अच्छा खासा हुआ होगा। जिसके बाद में कहानी वापस से शिफ्ट हो जाती है जब पहले वाला माहौल चल रहा था। गोजो यहाँ पे हानामी को पकड़ता है और कहता है कि यार तू तो वापस से मुझे मिल गया, तू पेड़ पौधा मैं तुझे मार के रहूंगा, घास फूस बेकार सा है तू। यहाँ एक तरफ गोजो आगे बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ हानामी और जोगो भी थे और जोगो का वार बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों को मरता हुआ देख के गोजो सीधा उसका हाथ ही खींच लेता है, उसके शरीर से उसके बिल्कुल हाथ ही अलग कर देता है। साथ ही में हानामी को भी एक लात पड़ती है जिससे कि वो बहुत दूर जाता है। हानामी को लगने लगता है कि ये दोनों के साथ में एक साथ नहीं लड़ सकता है, क्योंकि उस वक्त गोजो सातोरू जोगो को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। तो हानामी को लगता है कि वो अपनी किसी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, वो अपनी ज्यादा टेक्निक्स का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो अगर उसने अपनी किसी बड़ी टेक्निक का इस्तेमाल करा तो लोग मर जाएंगे। इस चक्कर में वो बिल्कुल नॉर्मल जुजुत्सु करके ही इनसे लड़ता जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जोगो उसे अल्टीमेटम देता है और वार्निंग भी देता है कि हानामी तुम ये बेवकूफी मत करो, अपना जो डोमेन एम्प्लीफिकेशन है उसे खत्म बिल्कुल भी मत करना, ये बस एक चाल है। डोमेन एम्प्लीफिकेशन की मदद से ये दोनों कहीं ना कहीं गोजो सातोरू के आस पास आ रहे थे, लेकिन यहीं पे हानामी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ट्रिक के अंदर फंस गया था और इस चक्कर के अंदर अब तो गोजो सातोरू उसके बिल्कुल पास में आ जाता है। जिसके बाद में गोजो सीधा हानामी के ऊपर चढ़ जाता है, उसकी आंखों पे जो रूट्स लगे हुए थे उसको उखाड़ के फेंक देता है, उसमें से कह सकते बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था। गोजो को ये भी समझ में आता है कि हानामी एक साथ में अपनी 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसी चक्कर के अंदर गोजो उसके ऊपर भारी पड़ गया। जोगो कहता है कि इतनी देर से मैं भाग इसीलिए तो रहा था ताकि मैं डोमेन एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल कर सकता था और साथ ही में बच भी सकता था, और मैं इसी चक्कर में तो जिंदा हूँ अभी तक, तुमने ये क्या गड़बड़ कर दी। लेकिन चोसो यहाँ पे रुकता नहीं है, वो खुद की ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, काफी सारे लोगों को जान से मार देता है, बहुत ज्यादा ब्लड हो जाता है, बट फिर भी वो गोजो को टच नहीं कर पा रहा था। जैसे गोजो सातोरू इसको देखता है तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि शायद ये वो पेंटिंग वाला अजन्मा बच्चा है जिसकी कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा है। यहाँ हानामी और जोगो दोनों ही गोजो के पास में आ जाते हैं उसे लड़ने के लिए, लेकिन गोजो का कहना था कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी टेक्निक से मुझे कहीं ना कहीं वीक करते जाओगे, लेकिन जैसे जैसे तुम अपनी टेक्निक बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मैं और ज्यादा इसे बढ़ाता जाऊंगा, तो मुसीबत तो तुम्हारे ऊपर ही है। तरफ हानामी खड़ा था, गोजो सातोरू उसके ऊपर बहुत गंदा वाला अटैक करता है। यहाँ पे जोगो से रोकने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो आग निकाल के लोगों को जलाने वाला था, लेकिन इतनी देर में तो गोजो सातोरू ने काम कर दिया था, उसने हानामी के चीथड़े उड़ा दिए थे, मतलब इतना गंदा वाला पावर ब्लास्ट करा था उसने कि हानामी बचता ही नहीं है, उसका एक एक चीज बिल्कुल खत्म हो जाती है। और ये चीज देख के जोगो एकदम रुक ही जाता है कि भाई साहब ये क्या हुआ, हानामी तो खत्म हो गया। और वो कहीं ना कहीं अब चिल्लाने लगता है चोजो के ऊपर कि उसने कहा था कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया अभी तक, ये दोनों यहाँ पे अटके हुए हैं और गोजो ऑलमोस्ट हानामी को तो एक को तो मार चुका है, तो अब बारी जोगो की है। अब यहाँ पे गेटो का सीन दिखाया जाता है जो कि सबकी मीटिंग ले रहा था, वो यहाँ पे बताता है प्रिज्म रिलम के बारे में कि वो एक तरीके का जेल है जिसके अंदर आप किसी को भी कैद कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके अंदर उसे डाला ना जा सके, वो जीता जागता जिंदा एक जेल है, लेकिन इसकी अपनी खुद की कुछ शर्तें हैं। जैसे प्रिज्म रिलम ओपन करा जाता है तो उसका कुछ मीटर होते हैं, कुछ दायरा होता है, उसके अंदर ही गोजो को रखना पड़ेगा, अगर गोजो से आसपास रहा या उससे दूर रहा तो ये प्रिज्म काम नहीं करेगा। लगभग 1 मिनट के लिए हमें उसे वहाँ पे कैद तो रखना ही पड़ेगा एनी हाउ। कहीं ना कहीं अब जोगो को लगने लगता है कि ये कहीं गेटो की चाल तो नहीं है कि 1 मिनट तक अगर ये लोग वहाँ पे रुके रहे और बाय चांस गेटो नहीं आता है तो ऑब्वियसली बात है गोजो सातोरू तो इनके चिथड़े उड़ा देगा, तो कहीं ये फालतू की बात तो नहीं है। तो गेटो कहता है कि तुम्हें गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नहीं है कि मैं तुम्हें वहाँ भेज के बलि का बकरा बना रहा हूँ और तुम लोग मर जाओगे और बस मेरा काम होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये काम करेगा। जिसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट के अंदर आ जाता है। अब जो जोगो है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, लोगों को उड़ा के गोजो के ऊपर फेंक रहा था ताकि गोजो का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो सके, वो वहीं पे अटका रहे। चोजो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं वापस से गोजो का ध्यान भटकाने के लिए कई सारे लोगों की जान ले लेता है, उनके सर्वर फाड़ देता है, वो खून की चीजें उसके ऊपर जाने लगती है। गोजो सातोरू को समझ में आने लग गया था कि यहाँ पे लोगों के बीच में खौफ है, डर है, इसी चक्कर के अंदर चीजें बढ़ती जा रही है। कई सारे लोग हैं जो इन कर्स एनर्जीज को नहीं देख पा रहे हैं, इसी चक्कर के अंदर जितने भी बाकी कर्स एनर्जीज है वो उनको भी किसी को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन डर के मारे लोग धीरे धीरे करके दूर भी होने लग रहे हैं, जो कि चीज ठीक नहीं है, लोगों को बल्कि आसपास ही रहना
रहना चाहिए। आसपास रहेंगे तो किसी तरीके का ये लोग यही सोचेंगे कि बार बार में इंसानों को भी मारेंगे और इसी क्राउड के बीच में से मुझे भी मारेंगे। लेकिन इन सब की चीजों के बीच में उनका मानना ये रहेगा कि मैं लोगों को बचाऊंगा और ये लोग मिलकर मुझे मार देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ लोगों की जान के चक्कर में मैं बाकी लोगों को नहीं बचा पाया तो चीजें ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। तो यहाँ के लोग है ऑब्वियस बात है इन्हें अपनी जान देनी ही पड़ेगी। लोग मरेंगे, साथ ही में एक कर्स एनर्जीज भी ऑब्वियस बात है वो मार ही देगा। दूसरी तरफ हम गेटो को देखते हैं जो किसी टनल के अंदर बैठा था एक बड़े से कर्स स्पिरिट के साथ में और वेट कर रहा था कि अभी तक गोजो सातोरू थका नहीं है, वो अभी भी बहुत ही रिलैक्स है, बहुत ही नॉर्मल चल रहा है, तो उसे थोड़ा सा थकने दो, उसके बाद हम आएंगे। जिसके बाद में सीन यहाँ यूजी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये मीजी श्राइन के सबवे के ऊपर ही खड़े थे जहाँ पे इन्होंने लड़की को देखा था। लड़की के पास जाते पूछते कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या, सारे लोग कहाँ पर है। लड़की डरी हुई थी और कहती है कि मुझे कोई भी नहीं लेके गया, सबके सब मॉन्स्टर बन गए थे और सब एक ट्रेन के अंदर चढ़ गए थे। अब यहाँ पे यूजी का दिमाग घूमने लगता है या फिर कह सकते हैं कि चलने लग जाता है कि अगर ये ट्रेन कहीं जाएगी जहाँ पे भर भर के सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स ही है, तो जहाँ पर भी जाएगी ट्रेन और वहाँ खुलेगी तो वहाँ के लोगों को मारेगी या फिर उन्हें ट्रांसफॉर्म करेगी। तभी ये लड़की भी खुद ही एक कर्स स्पिरिट के अंदर बदल जाती है, बहुत भयंकर वाली मॉन्स्टर बन जाती है और वहीं गिर जाती है। इससे यूजी को ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे भी कोई ना कोई मॉन्स्टर था ही और वो जरूर माही तो रहा होगा। दूसरी तरफ ट्रेन आ ही रही थी, जैसा कि इस लड़की ने बोला था कि ट्रेन निकल गई है, तो यहाँ के जितने भी लोग थे वो बड़े खुश हो जाते हैं कि ट्रेन आ जाएगी, यानी कि हम लोग बच जाएंगे और निकल जाएंगे। लेकिन सब लोग एक दूसरे को धक्का वक्का मार के आगे बढ़ने लग जाते हैं, लड़ झगड़ के कि हम ट्रेन में पहले चढ़ेंगे। जैसे ट्रेन रुकती है, दरवाजे खुलते हैं, लेकिन माहौल तो बहुत ही भयानक वाला था क्योंकि अंदर से तो कंटिन्यूअसली बस मॉन्स्टर्स ही निकलते जा रहे थे जो कि इंसानों को मारते जा रहे थे, उन्हें ट्रांसफॉर्म करते जा रहे थे। माहितो को मजा आ रहा था कि क्या बात है, आधे लोग मर रहे हैं, आधे लोग भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी कुछ लोगों को पकड़ के जंगल में डाल देना चाहिए, शिकार करते रहेंगे, सब लोग एक साथ में खेलेंगे तो मजे तो आएंगे ही आएंगे। ये चीजें वो जोगो को कह रहा था और कहता है कि हानामी को भी सुन के अच्छा लगेगा। तब यहाँ पे जोगो इन्फॉर्म करता है कि हानामी नहीं बचा है, वो मर गया है। यहाँ पे अब माहितो आ ही चुका था, तो ऑब्वियस बात है कि वो आते ही गोजो सातोरू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। लेकिन जब गोजो माहितो के ऊपर अटैक करता है तो वो भी इधर उधर घूम के भाग जाता है, खुद के ऊपर अटैक नहीं होने देता है। और उसके बाद में गोजो को कहता है कि पता है इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनकी पॉपुलेशन वो इतने ज्यादा है कि मरना तो तय है ही। तभी यहाँ पे जो भी हानामी की रूट्स वगैरह थे जिससे कि ये लोग ऊपर पैक थे या फिर कह सकते कोई दरवाजा था तो वो खोल दिया जाता है, जिसे धम धम करके बहुत सारे लोग सीधा सबवे से नीचे गिरते जाते हैं, यानी कि और लोग मरते जा रहे हैं। माहितो और चोसो दोनों ही अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और एक साथ न जाने कितने सारे लोगों की 12 बजा देते हैं, लोग बैंड बजा देते हैं, मतलब कत्लेआम मच जाता है, बहुत गंदा वाला कत्लेआम जितना इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इनके दिमाग में ये चीज थी कि थोड़े बहुत लोग मरते हैं तो ठीक है, और अगर यूजी होता तो वो तो गर्म दिमाग का है, लेकिन गोजो सातोरू बिल्कुल अलग दिमाग का है, वो एकदम ठंडे दिल का है कि अगर इतने सारे लोग मरेंगे तो उसे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन बैक टू बैक मरते जाएंगे तब जाके कहीं ना कहीं उसे फर्क पड़ने लगेगा कि इतने सारे लोग तो नहीं मरने चाहिए थे। अगर यहाँ पे उसने अपना डोमेन एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया तो उसमें काफी सारे लोग फंस जाएंगे, ऊपर से मर भी जाएंगे, तो ये भी नहीं कर सकता गोजो सातोरू। लेकिन गोजो के दिमाग में अपनी खुद की कुछ प्लानिंग्स थी, उसके खुद के कुछ दिमाग में चीजें चल रही थी, लेकिन वो अपना अलग ही चीज ओपन करता है, डोमेन एक्सपेंशन स्टार्ट कर देता है इन्फिनिटी वॉइड का, जो कि बिल्कुल अलग चीज थी, एकदम चीजें फ्रीज हो जाती है, वहाँ पे कोई भी इंसान कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकता है। और गोजो ने इतनी देर में तो दिमाग लगा लिया था कि आगे उसे करना क्या है। यहाँ पे जितने भी इंसान थे जो कि ट्रांसफिगर हो चुके थे वो धम धम करके सबको मारने लगता और इतनी तेज स्पीड थी उसकी कि कोई इवन समझ भी नहीं सकता था। पीछे बैकग्राउंड के अंदर भी गोजो के बारे में बातचीत ही चल रही थी कि लोगों के दिमाग में एक साथ में न जाने कितने सारे टाइम की इन्फॉर्मेशन घुस चुकी है, लोगों को ठीक होने में लगभग 2 महीने तक लग सकते हैं, तब जाके उन्हें चीजें नॉर्मल लगने लगेगी। और इस बीच के अंदर गोजो कितने सारे ट्रांसफॉर्म जितने भी इंसान हो गए थे उन सबको मारता जा रहा था, इन ट्रांसफिगर्स को। उसने ये कैलकुलेशन करी थी कि आखिर ये लोग कितने टाइम तक एक यूनिवर्स के अंदर जिंदा रह सकते हैं, वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, और लगभग उसने 1000 ट्रांसफॉर्म फिगर्स को मारा था, वो भी 299 सेकंड्स के अंदर। जिसके बाद सीन में वही दिखाया जाता जो कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था कि कैसे गोजो की हालत एकदम टाइट हो चुकी थी, वो सच में हाफ गया था, थक गया था। 300 सेकंड के अंदर कौन 1000 मॉन्स्टर्स को मार सकता है, मतलब इमेजिन में नहीं हो रही है चीज, और वो चीज गोजो ने करके दिखाई थी, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ये कह सकते हैं हम। तभी उसे अपने सामने एक बॉक्स दिखाई देता है जो कि एक कर्स ऑब्जेक्ट है। इसी वक्त गेटो आ जाता है सामने और खुद की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, बॉक्स ओपन करता है और फिर कह सकते हैं कि प्रिज्म रियम का जो गेट था वो खोल देता है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे ये लोग जब खेल रहे थे गेम्स वगैरह तो उसके अंदर कैसे दरवाजा खुलता है, कह सकते हैं कि कैसे गोजो को कैद किया जा सकता है वो चीज। या एक तरफ तो गोजो पीछे हटने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन इतनी देर में गेटो पीछे ही खड़ा था और गोजो को हाय हेलो करता है। अब एकदम से गोजो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अटक जाता है, वो दिमाग के अंदर खो जाता है कि ये गेटो यहाँ पे कैसे आया है, ये कौन है, क्या है। इतनी देर में तो गोजो का कह सकते हैं कि टाइम खत्म हो जाता है और ये जो प्रिज्म रिलम है वो उसे पकड़ लेता है, कैद कर लेता है। चेक एंड मेट वाली सिचुएशन थी बिल्कुल गोजो के लिए। गेटो उसे कह भी देता है कि गोजो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे चीजों को ठीक कर लेना चाहिए था, तुम खो नहीं सकते हो इतनी बड़ी लड़ाई के बीच में, और ये देखो तुम्हारे साथ में क्या हुआ। गोजो का कहना था
कि मुझे कोई भी कर्स एनर्जी फील नहीं हो रही है, मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि तुम गेटो हो, लेकिन तुम गेटो नहीं हो, सच सच बताओ आखिर तुम कौन हो। तब यहाँ पे जो गेटो था वो खुद की चीजें रिवील करता है कि वो असल के अंदर एक गेटो नहीं है बल्कि कोई दूसरी ही कर्स स्पिरिट है जिसने की गेटो की बॉडी को हाईजैक कर लिया। यही कह सकते हैं हम कि उसकी बॉडी को पूरी तरीके से अपने अंदर ले लिया। इवन जो गोजो की टेक्निक्स थी वो भी अब इस कर्स एनर्जी के पास में ही है। यहाँ पे गेटो ने खुद का सर खोल दिया था, उसके अंदर बहुत अजीब टाइप का मॉन्स्टर था, यानी कि जितने भी टाइम से हम स्टिचेस देख रहे थे ना गेटो के सर में, वो कह सकते हैं कि मॉन्स्टर उसके सर के अंदर ही था और वो जो मॉन्स्टर था वही बातें भी कर रहा था। ये कर्स एनर्जी कहती है कि उसे गेटो के कर्स मैनिपुलेशन की जरूरत थी जो कि उसे मिल गया। काफी पुराने टाइम की बात थी जब गोजो और गेटो के बीच में फाइट हुई होगी और जरूर गेटो मर गया होगा, लेकिन शोको ने जब बॉडी को मांगा होगा तो उस वक्त कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया था और उसकी बॉडी को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया। यही वो वक्त था कि जब गेटो की बॉडी पूरी तरीके से हाईजैक हो गई थी, उसकी बॉडी को कोई और ले गया, यानी कि ये जो कर्स स्पिरिट जो अभी इसकी बॉडी के अंदर है। अब इस मॉन्स्टर का नाम किंजाकू है जो कि बहुत पुराना मॉन्स्टर है और अब गेटो की बॉडी ले चुका है, उसकी पावर्स भी ले चुका है। किंजाकू यहाँ पे गोजो को यही कहता है कि मैं अगर तुम्हें पैक करता हूँ, तुम्हें कब्जा करता हूँ तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हें भी खोल दूंगा, हजारों सालों के अंदर तो लगभग खोल ही दूंगा, क्योंकि तुम थोड़े से ज्यादा ताकतवर हो। कहीं ना कहीं मैं जो भी करूंगा तुम हमेशा मुझे परेशान करोगे। गोजो कहता है कि तुम्हें पता है कि तुमने जिसकी बॉडी ली थी उसे मारा किसने था जान से। किंजाकू कहता है कि यूटा ने करा था ये सब कुछ, मुझे अच्छी तरीके से पता है। वो तो छोटा सा बच्चा है, उसमें आखिर पावर ही क्या है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में मिलकर एक ऐसी चीज क्रिएट कर ली थी जो कि हमेशा उसे कवर किया करती थी, उसे प्रोटेक्ट किया करती थी, तो मेरा वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो सातोरू गोजो तुम्हारा वक्त आ गया है सोने का, हम मिलेंगे जरूर किसी दूसरी दुनिया में, पक्का मिलेंगे। जिसके बाद में सीन यूजी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो मे के साथ में भाग रहा था, लेकिन यूजी के पास में एक मेकामारू का छोटा सा कह सकते हैं हेडफोन टाइप का या फिर कोई कम्युनिकेशन डिवाइस था, जिससे कि उसे पता चलता है कि ध्यान से सुनो, ये बातें डिस्कस करने का टाइम नहीं है, जो भी कह रहा हूँ बस ध्यान से सुन लो, कि सातोरू गोजो को कैद कर लिया गया है। अब ये चीज जब यूजी सुनता है तो थोड़ा सा डर जाता है कि भाई ये क्या चीज हो गई है। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था, आगे के एपिसोड और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत में हमें कोकिची का सीन दिखाया जाता है, जो कि गेमिंग जैसा दिख रहा था और उसे पहले से ही पता था कि अगर वो मरेगा, खैर मरना तो तय ही था उसका, तो आगे वो किसकी कैसे हेल्प कर सकता है। तो उसने वही कम्युनिकेशन डिवाइस बनाए थे, जहाँ पे हमें वापस से वही सीन दिखाया जाता है सबवे का, जहाँ पे हम यूजी को देखते हैं। मे उसके साथ में खड़ी थी और मेकामारू का डिवाइस उसके कान में लगा था, जो कि उसे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यूजी काफी ज्यादा भड़क जाता है, उस मेकामारू को तोड़ने वाला था, लेकिन मेकामारू तभी कहता है कि अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मुझ पे विश्वास करो, मैं जो भी कह रहा हूँ बस उसे सुनो, टाइम बहुत कम है। मेकामारू बता देता है कि कैसे गोजो को कैद कर लिया गया है और यूजी को देखना पड़ेगा जो भी आगे की चीजें हैं। जिसके बाद हम सातोरू गोजो को ही देखते हैं जिसे प्रिज्म रिलम के अंदर बुरी तरीके से कैद किया गया था। अब हमें पता है कि गेटो की बस एक बॉडी है, असल में उसमें किंजाकू नाम का मॉन्स्टर है। तो किंजाकू ने यहाँ पे गोजो को यही कहा था कि चलो हम मिलते हैं दूसरी दुनिया में। गोजो को थोड़ा बहुत तो आइडिया था कि अभी इस वक्त तो वो कुछ नहीं कर सकता, ना तो उसके पास कोई हेल्प है, ना ही वो अपने हाथ वगैरह छुड़ा सकता है, क्योंकि पावरफुल टेक्निक ने उसे कैद किया था। तो उसका यही कहना था भाई जल्दी से टाइम वेस्ट मत करो, जो भी करना है जल्दी खत्म करो मुझे। लेकिन मरने से पहले बस गोजो एक वर्ड कह देता है कि गेटो को कहीं ना कहीं वो प्रोवोक कर देता है कि आखिर कब तक इस शैतान की बॉडी में रहोगे। गेटो की बॉडी जो भी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिएक्ट करती है और किंजाकू मॉन्स्टर को अपने दूसरे हाथ से पकड़ के उसका गला दबाने लगती है। अब यहाँ पे गेटो यानी कि किंजाकू के पूरी की पूरी थ्योरी ही बदल जाती है आत्मा और शरीर से रिलेटेड, कि आखिर अगर आत्मा शरीर में नहीं भी रहती है तो बॉडी किस तरीके से काम करती है। अब यही बात वो माहितो को भी बताता है कि तुम्हारी थ्योरी यही थी कि बॉडी और सोल अलग होती है, लेकिन यहाँ देखो ये जिंदा लाश भी मुझे मारने की कोशिश कर रही है। अब बताओ तुम्हारी थ्योरी क्या कहेगी। माहितो का कहना था कि हम दोनों की ही कर्स टेक्निक्स अलग है, हमारी दुनियाएं अलग है। हो सकता है कि अभी तुम्हारी कर्स टेक्निक अलग होने से, तुम्हारी दुनिया अलग होने से ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा हो। क्योंकि गेटो था तो एक इंसान ही और किंजाकू भी एक मॉन्स्टर ही था, वो तो अभी इंसान की बॉडी के अंदर है और माहितो तो स्टार्टिंग से एक कर्स स्पिरिट था। लेकिन गोजो को बड़ा गुस्सा आ रहा था, बोर भी हो रहा था, तो उसका कहना था कि तुम फालतू की बातें बाद में करना, मुझे कैद करके खत्म करो। किंजाकू को भी कोई रिस्क लेना ही नहीं था और वो इस प्रिज्म रिलम को बंद करने का ऑर्डर दे देता है। और तभी हम देखते हैं कि ये रिलम पूरी तरीके से बंद हो चुका है, एक बॉक्स में बदल गया है। गोजो सातोरू अब इसके अंदर है। जिसके बाद सीन यहाँ वापस से यूजी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब जैसा कि मेकामारू ने कहा था, तो मेरे को डाउट था कि मेकामारू ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। तो मेकामारू का कहना था कि तुम्हें मुझ पे विश्वास करना पड़ेगा, मैंने खुद के मरने से पहले ही ये सारी डिवाइस तैयार कर ली थी और इसके अंदर एक ऐसी एनर्जी फिट कर रखी थी कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए या फिर गोजो सातोरू को कैद कर लिया जाए तो ये अपने आप ही डिवाइसेस तुम्हारे पास में पहुंच जाए। मैंने ऐसे 3 डिवाइसेस बनाए थे। उसको कहीं ना कहीं पूरा विश्वास था कि अभी तक जितने भी सॉर्सरर है उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ यूजी ही है जो कि किसी को धोखा तो बिल्कुल नहीं देगा। और कहीं ना कहीं मैं भी बिल्कुल प्योर लड़की थी, उसने कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, ना ही वो किसी गलत लोगों के साथ में मिली हुई थी। लेकिन मैं यहाँ पे मेकामारू को ही ये प्रूफ करने के लिए कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम लोगों को धोखा दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ। मेकामारू बताता है कि कैसे
कुछ कर्स प्लानिंग थोड़ी जल्दी फास्ट करनी पड़ेगी। मेरे को कहीं ना कहीं यही था कि जब तक वो आंखों से नहीं देख लेती कि गोजो सच में कैद हो गया है तब तक वो कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन अगर ऐसा सच में हो गया है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही है। तो बस यही कहता है कि शिबुया के अंदर चीजें बदलती जा रही है, तुम्हें जल्द से जल्द बाकी सारे सॉर्सरर्स के पास में जाना पड़ेगा और उनसे मदद लेनी पड़ेगी। तो कोशिश करो कि यहाँ से फुर्ती से आगे बढ़ो, क्योंकि मेरा मैजिक भी ज्यादा टाइम तक तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे मेकामारू इन्हें आगे की प्लानिंग बताता है, जैसे कि अब यूजी बात मान गया था कि अभी हमें इसकी बात माननी चाहिए। मैं इसी सबवे से आगे बढ़ेगी और मॉन्स्टर्स को मारेगी, जबकि यूजी जाके बाकी सारे सॉर्सरर्स को इकट्ठा करेगा और इन्हें इन्फॉर्म करेगा कि गोजो सातोरू को कैद कर लिया गया है, और उसके बाद में उन्हें इकट्ठा करके ये सब साथ में एक बार अटैक करेंगे। दूसरी तरफ सीन वापस से BS5 के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जो कि बेसमेंट 5 है, और यहाँ पे अभी इनके पास में प्रिज्म रिलम था ही। पता चलता है कि प्रिज्म रिलम अभी किसी के हाथ में रह ही नहीं रहा है, इतना हैवी होने के चक्कर में ये जमीन पे गिर जाता है, जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर गोजो सातोरू है और उसका मैजिक अलग ही तरीके का है। किंजाकू अब कहीं पे भी इस प्रिज्म रिलम को लेके नहीं जा सकता है जब तक कि अंदर रहकर ही गोजो मर ना जाए। यहाँ पे अंदर हम बैठे हुए गोजो को देखते हैं, जो कि मरा नहीं है, बस उसकी एक फॉर्म है जो कि कैद हो गई है और उसे न जाने कितने सारी मॉन्स्टर से फाइट करनी है, जिस चीज के लिए गोजो ऑलमोस्ट तैयार भी था, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली बात है, इतनी सारी कर्स एनर्जीज को मारने के लिए गोजो को इस बार पहली बार भरोसा था कि जरूर उसके साथ ही कुछ न कुछ तो करेंगे ही बाहर से। अब यहाँ पे हमें स्क्रीन पे यही दिखाया जाता है कि 3 टीमें जो कि अलग अलग थी, अलग अलग सबवे पे थी, उन सबको ऑर्डर मिलना ही है, जल्द से जल्द यूजी सबको इन्फॉर्म कर ही देगा। यहाँ पे 2 अलग अलग ही टीमें बन चुकी थी और इनके सामने ये सिचुएशन आ गई थी कि नॉर्मल सॉर्सरर अंदर एक लेयर के नहीं जा सकते हैं, जैसे कि कवच लगा हुआ है, और बाकी सारे ट्रांसफॉर्म ह्यूमंस को अंदर बंद करके रखा है। वो जैसे बाहर आएंगे तो नॉर्मल इंसानों के ऊपर अटैक करेंगे। हालांकि उनकी संख्या अभी कम है, क्योंकि हमने देखा ही था कि कैसे गोजो सातोरू ने अंदर इतने सारे ट्रांसफॉर्म फिगर्स को मार दिया था, तो इसीलिए अभी वो कम ही बाहर आते जा रहे हैं। सारे के सारे सॉर्सरर अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे थे, क्योंकि इन सबको टेंशन होने लगी थी कि काफी देर हो गई है, अब तक भी गोजो का कोई भी पता ठिकाना नहीं है। हम यहाँ पे ईजीजी को देखते हैं, जो कि बाकी सारे असिस्टेंट्स को, जो कि इधर उधर है, मैनेजर्स हैं, उन सबसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है, उन्हें दे रहा है, उन सबको अंदर जाने की इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम्हें किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है। अंदर जाने के बाद में फोन इस्तेमाल नहीं करे जाएंगे, क्योंकि अंदर सिग्नल्स ही नहीं है। यानी कि ईजीजी बहुत सारी चीजें संभाल रहा था, लेकिन तभी पीछे से ईजीजी को कोई जान से मार देता है। 1 नहीं 2 नहीं 3 बार भयंकर तरीके से उसे मारा जाता है। लगा नहीं था कि ईजीजी का इतना जल्दी खात्मा हो जाएगा, लेकिन फेस रिवील करा जाता है। हारूटा था, जिसे कि हमने पहले भी कुछ एपिसोड्स में देखा था। हारूटा के पास में ये अलग ही तरीके का हाथ है, आप ढंग से देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा, और वो यहाँ पे ईजीजी को मारता है और साथ ही में इंस्ट्रक्शन भी लेता है। उराओमे का कहना था कि अब यहाँ पे जितने भी ऐसे ही कोर्ट वाले लोग दिखे, यानी कि वो लोग जो कि सब चीजें मैनेज कर रहे हैं, उन्हें मारना है। हारूटा का कहना था कि अगर वो ये सारा काम कर देगा तो क्या उसे कवच के अंदर जाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे उसे हाँ किया जाता है कि बिल्कुल हाँ, तुम अंदर जा सकती हो। जिसके बाद में सीन यहाँ वापस से मेकामारू के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मेकामारू ने जो सेकंड डिवाइस था वो इसी जगह पे लगाया था, ताकि वो गेटो की सारी इन्फॉर्मेशन दे सके, देख सके कि आखिर जो किंजाकू है वो क्या क्या चीजें करने वाला है। अब उसे पता चल चुका था कि जो सातोरू गोजो को जिस प्रिज्म रिलम के अंदर कैद किया गया है वो इसी जगह पे गिर गया है, उस रिलम को हटाया ही नहीं जा सकता। यानी कि इनके पास में अच्छा खासा मौका है, टाइम है सारे के सारे सॉर्सरर्स को यहाँ पे इकट्ठा करने का। लेकिन यही चीज माहितो को पता चल जाती है और वो मेकामारू के उस वाले डिवाइस को तोड़ देता है। मेकामारू यही चीज अब यूजी को भी बता देता है कि इस वक्त तो गोजो को कोई हटा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो गोजो सातोरू है। जिसके बाद में यूजी उसी कवच के अंदर जाने लगता है, जो कि एक लेयर बनाई गई थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये थी कि यूजी को जिन चीजों से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, इंसान जो कि ट्रांसफॉर्म फिगर बन चुके हैं उनसे फाइट करना, लेकिन यूजी रुकता नहीं है, धमाधम लोगों को मारता जा रहा था। ये जो ट्रांसफॉर्म फिगर्स थे इनको मारता जा रहा था, और उसके बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। अब यहाँ पे यूजी चिल्लाना शुरू करता है, नानामी नानामी, चिल्ला चिल्ला के अनाउंसमेंट करने लगता है। कह सकते हैं कि यहाँ के आसपास में जितने भी इनके सॉर्सरर थे वो सब आराम से यूजी की बात सुन पा रहे थे कि गोजो सातोरू को कैद कर लिया गया है, ताकि जितने लोग अभी यूजी के पास पहुंच सके वो लोग पहुंच जाएं। नानामी को जैसे बात पता चलती है कि गोजो को अगर कैद कर लिया गया है तो अब इन्हें अपने प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो यूजी के पास जाएंगे। ये तीनों ही एक साथ में यूजी के पास में जाने के लिए निकल जाते हैं। नानामी की अब कहीं ना कहीं फटने लग जाती है कि अगर सातोरू को में किसी की भी जरूरत ही नहीं है, यूजी सच में ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग है। माही तो एक प्लान बनाता है कि जो भी उसे पकड़ेगा, यानी कि यूजी को जो पहले पकड़ेगा वो उसे जान से मार देगा। उसके बीच में ये नहीं होना चाहिए कि कोई उसे बचा रहा है या फिर कोई उसे मार रहा है, पहले पकड़ो पहले मारो। जोसो और माही तो एक टीम में थे, क्योंकि ये दोनों यूजी को मारना चाहते थे, लेकिन जोगो कहीं ना कहीं सारी फिंगर्स यूजी को देके उसमें से सुकुना को बाहर निकालना चाहता था। लेकिन किंजाकू का कहना था कि मैं तो यहीं पे रुकूंगा, क्योंकि अभी ये प्रिज्म रिलम कहीं पे हिलाया नहीं जा सकता है, तुम लोग जाकर आ जाओ। अब कहीं ना कहीं सुकुना को भी लेके मिसकम्युनिकेशन होने लग जाता है कि सुकुना को हम लोग तब जिंदा करते जब ये प्रिज्म रिलम काम नहीं करता, लेकिन अभी तो ये चीज काम भी कर रही है, तो सुकुना को जरूरी नहीं है कि जिंदा किया जाए। जिसके बाद माही तो सीधा यूजी को पकड़ने के लिए निकल जाता है, तो पीछे पीछे जोसो भी भागता है और जोगो भी भागने लगता है। भीड़ के अंदर 2 लड़कियों को दिखाया जाता है, मिमिको और नाना को, जिन्हें किंजाकू देख चुका था। कहीं ना कहीं ये दोनों अपनी मास्टर की बॉडी यानी कि गेटो की बॉडी वापस लेना चाहती थी, लेकिन किंजाकू कहता है कि ये तुम्हारी बेवकूफी है। अगर तुमने किसी कर्स स्पिरिट से वादा लिया था तो तुम्हें उसे एक पैक्ट भी बनाना पड़ेगा। तुमने पैक्ट कभी नाम ही नहीं लिया, तो ये तुम्हारी चीजें कहीं
कहीं काम आती ही नहीं है। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं तुम दोनों को भी जान से मार दूंगा। तुमसे अच्छे तो ये बाकी दो कर्स स्पिरिट है, अपना काम ढंग से तो करते हैं। अब यहाँ पे किंचाकू ने इन दोनों लड़कियों को काम दिया था सारे के सारे मंकीज को लेकर आने का, जिसका मतलब है इंसानों को लेकर आने का। इन दोनों लड़कियों ने ये भी किया, लेकिन पैक्ट नहीं होने से, कोई सही तरीके से नियम नहीं बनाने से इनका कोई फायदा नहीं हुआ और गेटो की बॉडी इन्हें नहीं मिली। जिसके बाद में यूजी से आके नानामी मिल लेता है, उसके साथ में उसके दोनों साथी वगैरह भी थे। और यहाँ पे यूजी अब सारी की सारी चीजें नानामी को भी इन्फॉर्म कर देता है कि गोजो सातोरू के साथ में क्या क्या हुआ है। नानामी का कहना था कि वो सबसे पहले जाएगा इचिची से बात करेगा कि आखिर कौन कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग वो एंट्री लेगा। इतनी देर में पीछे से इन लोगों को उस कवच को तोड़ना है जिससे कि बाकी सारे सॉर्सरर्स अंदर जा सके। जाने से पहले नानामी इनो को कह देता है कि तुम्हें इन दोनों का ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं इनो के ऊपर अब जब विश्वास दिखा चुका था नानामी, तो इनो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि वो इन दोनों का पक्के से ध्यान रखेगा। यहाँ पे इनो बताने लगता है कि अगर हमने गोजो सातोरू को नहीं बचाया तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। सबसे पहली चीज की गोजो आर्मी खत्म हो जाएगी। आर्मी के अंदर खैर अकेला गोजो ही था, जो कि काफी सारे लोगों के ऊपर अकेला ही भारी था, लेकिन जो भी अगर वो मर गया तो काफी सारी बुरी बुरी चीजें हो जाएगी, जैसे कि वो सारी की सारी कर्स एनर्जीज जो कि गोजो से छुप के रह रही थी वो सारी मारी जाएगी। गोजो ने जिन जिन सॉर्सरर्स को बचाया था वो सारे मारे जाएंगे, अच्छे अच्छे इंसान मारे जाएंगे, क्योंकि कर्स एनर्जीज अपना खुद का एक दबदबा बना लेगी, काफी सारे बढ़ जाएंगे कर्स एनर्जीज। तो गोजो को जिंदा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तीनों डिसाइड कर चुके थे कि ये जाके सबसे पहले कवच ही तोड़ेंगे और साथ ही में तब तक नानामी भी पहुंच जाएगा। जिसके बाद गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजी अपने दोस्तों के साथ में सीधा कवच के बाहर पहुंच चुका था, क्योंकि उसे उस कवच को ब्रेक करना था। वो बहुत ज्यादा पावर के साथ में उस कवच को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये चीजें पीछे खड़े होकर दोनों ही देख रहे थे और ये भी कहते हैं कि सच में यूजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर इतनी स्ट्रॉन्ग पावर उसके पास में है ना, तो आराम से न जाने कितनी सारी कर्स एनर्जीज को मार सकता है और कहीं ना कहीं वो काफी सारे लोगों के टक्कर का भी है। मेगुमी को एक चीज तो समझ में आ गई थी कि ये वेल आसान नहीं है, अगर इसे तोड़ना है तो कोई ना कोई ट्रिक तो जरूर होगी। इसके जो कर्स ऑब्जेक्ट है अगर इसे ढूंढ लिया जाए तो शायद चीजें आसान होगी। टाकुमा को भी विश्वास हो गया था कि यूजी काफी ज्यादा स्मार्ट है, काफी ज्यादा ताकतवर है, इसी कारण नानामी ने उनके ऊपर विश्वास करके उन्हें इसी जगह पे भेजा है। अब यहाँ पे टाकुमा एक टेक्निक इन दोनों को समझाता है कि अगर कोई कवच बनाया जाता है तो उसका रीजन क्या है। कवच इसीलिए बनाया जाता है ताकि अंदर के लोग आराम से थोड़ा सेफ रह सके। टाकुमा को लग रहा था कि जिसने भी कवच को बनाया होगा जरूर वो इसके अंदर होगा, लेकिन यहाँ पे तभी यूजी को एक अपनी कोई पुरानी बात याद आ जाती है। तब उसे ये थ्योरी समझ में आती है कि अगर किसी ने कवच बनाया है और वो कवच के अंदर ही है, लग तो रहा है कि वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो थोड़ा बहुत वीक भी है, क्योंकि बाहर से अगर कोई भी सॉर्सरर उस कवच को तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो पक्की से टूट जाएगी। लेकिन वही अगर अंदर बैठा हुआ कर्स एनर्जी बाहर रहेगी तो ये कवच थोड़ा सा और ज्यादा मजबूत होगा। इसका मतलब साफ है कि जिसने भी इस कवच को बनाया है वो पक्की से बाहर ही कहीं ना कहीं है और आसपास ही है। जिसके बाद हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है, ये शिबुया टावर की बिल्डिंग है। इन्होंने पकड़ भी लिया था कि ये बिल्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है इस पूरे कवच को ध्यान से ऑब्जर्व करने के लिए। यहाँ पे जिसके बाद हमें एक साथ में 3 लोग दिखाए जाते हैं, तीनों ही कर्स एनर्जीज है। इस गंजे का नाम आवासाकी है, जो कि बाकी दोनों से यही बात कर रहा था कि क्या सॉर्सरर अभी तक इस बात को तोड़ पाए हैं कि हम लोग यहाँ पर है, और अगर वो लोग यहाँ पे आ भी जाएंगे तो हम लोग बड़े आसानी से उन्हें हरा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि अगर इंसान की फॉर्म में और अगर वो बात कर पा रहे, सोच समझ पा रहे, तो समझ लो गाइस कि उसका लेवल अच्छा खासा है, वो फालतू की कर्स एनर्जी है ही नहीं। और ऊपर से इन्होंने पहले से ही काफी सारी फील्डिंग सेट कर रखी थी, नीचे काफी सारे कर्स स्पिरिट घूम रहे थे, ट्रांसफॉर्म फिगर घूम रहे थे, तो अगर कोई भी सॉर्सरर आएगा तो उसका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, तब तक तो ये अपनी कोई प्लानिंग बना ही लेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे मेगुमी और यूजी पहुंच चुके थे डायरेक्ट ऊपर वाले फ्लोर पे और आते साथ ही अटैक वगैरह करना शुरू कर देते हैं। यूजी अपने साथ में पहले से ही कुछ वायर लेके आया था, जो कि माकी के वायर्स थे, ऐसे वायर्स जो कि तोड़ना इम्पॉसिबल है और किसी को भी उसी से बांधा जा सकता है। टाकुमा ऊपर आते ही सबसे पहले एक कर्स ऑब्जेक्ट को देख लेता है, जो कि कील थी, उसे रैप किया गया था। जैसे कि हम सभी कर्स ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही है कि अगर कर्स ऑब्जेक्ट आसपास है तो उसे डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से ही पूरी पूरी एनर्जी निकल रही है। लेकिन अभी भी 2 कर्स ऑब्जेक्ट बाकी थे जो कि इस गंजे के पास में थे। अब आवासाकी के पास में 2 कर्स ऑब्जेक्ट दिख चुके थे, तो अगर जैसे ही ये दोनों कर्स ऑब्जेक्ट इन्हें मिल जाएंगे तो आवासाकी को भी मारना तो थोड़ा इजी हो ही जाएगा और सबसे पहले तो कवच ओपन हो जाएगा। मेगुमी और यूजी ने आवासाकी को बांध दिया था और सीधा इतनी बड़ी बिल्डिंग से उठा के नीचे फेंक दिया, और इन्हें बिल्कुल अच्छे से पता था कि इतनी ऊंची 41 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो नीचे गिरेगा तो सीधा फटेगा ही फटेगा। अब यहाँ पे ये बूढ़ी औरत ओगामी है, जिसे हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, ये अपने पोते के साथ में यहाँ पे खड़ी थी और टाकुमा यहीं पे रुक जाता है। टाकुमा रेडी था आराम से इन लोगों से लड़ने के लिए, क्योंकि उसके पास एक अच्छी खासी कर्स टेक्निक थी मास्क की, कि अगर वो मास्क लगा लेता है तो उसकी टेक्निक्स और ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि 4 जानवरों की थी। वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड था, कॉन्फिडेंट था, क्योंकि नानामी ने जाने से पहले उसके ऊपर विश्वास किया था कि वो यूजी और मेगुमी को सेफ रखेगा। यूजी और मेगुमी दोनों नीचे आ गए थे, उनके सामने यही आवासाकी फैला हुआ था और इन्हें लग रहा था कि भाई इसके चिथड़े उड़ जाने चाहिए थे, थोड़ा खून वून तो होना चाहिए था, लेकिन इसका तो एक बाल भी बांका नहीं हुआ है, आखिर कैसे हो सकता
सकता है। फिर उसको ये कहते हैं कि चल चल उठ, फालतू का नाटक मत कर। आवासाकी जिसके बाद में उठ भी जाता है। मेगुमी और यूजी रेडी हो चुके थे उससे लड़ने के लिए, जिसके बाद हमें टाकुमा का सीन दिखाया जाता है जो कि नानामी के साथ में बैठा था, आराम से बातें वगैरह कर रहा था। नानामी को उस पर विश्वास था और उसे यही सिखा रहा था कि अगर वो ढंग से लड़े तो आराम से फर्स्ट ग्रेड का सॉर्सरर बन सकता है। टाकुमा हमेशा से नानामी को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता था, उसको बहुत ज्यादा फॉलो करता था, बहुत ज्यादा पसंद भी करता था। तो टाकुमा यही कहता है, मनी मन में यही सोचता है कि अगर मैं कभी भी कहीं पे भी लड़ने के लिए जाता हूँ तो ये सोचता हूँ कि अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते। आज भी टाकुमा बिल्कुल यही सोचता है कि नानामी सर अगर यहाँ होते तो वो क्या करते। टाकुमा की टेक्निक कहीं ना कहीं भारी पड़ती जा रही थी। ये दोनों ही दादी पोता काफी ज्यादा पिट भी रहे थे और अब सोच में पड़ गए थे कि क्योंकि इसकी टेक्निक सच में अच्छी खासी थी और थोड़ी सी ज्यादा हैवी भी थी। यहाँ नीचे यूजी और मेगुमी लग के आवासाकी के ऊपर गजब का अटैक कर रहे थे, धाप के अटैक कर रहे थे, लेकिन आवासाकी को कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। फिर भी आवासाकी को कुछ भी नहीं हो रहा था। मेगुमी ने अपनी काफी सारी शिकिगामी निकाली थी, काफी सारे एनिमल्स ने उसके ऊपर अटैक किया, तब भी आवासाकी को कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ पे दूसरी तरफ वापस से टावर के ऊपर का सीन दिखाया जाता है। टाकुमा जब इस बुढ़ी औरत के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो उसका पोता है बहुत ज्यादा डिफेंड कर रहा था, अपनी इस दादी को कुछ भी नहीं होने दे रहा था। ओगामी कंटिन्यूअसली यानी कि बूढ़ी दादी अपने पोते के लिए बहुत सारे मंत्र पढ़ रही थी। इधर ये मंत्र खत्म होता है, टाकुमा के अटैक तो चल ही रहा था, लेकिन तभी उसके पोते के अंदर काफी सारी एनर्जीज आ जाती है, बहुत सारा अलग ही ऑरा दिखने लग जाता है और साथ ही में उसे कुछ खाने के लिए भी देती है। और काफी सारी उसने जो मंत्र वगैरह पढ़े थे और खाने की चीज से मिला के उसने एक नई एनर्जी अपने पोते को दे दी थी, जो कि था टोजी ज़ेनिन। अब यहाँ पे गाइज याद करिए, टोजी और कोई नहीं बल्कि मेगुमी का बाप था और बहुत ज्यादा भयंकर वाला स्ट्रॉन्ग था। हमने सीजन के स्टार्टिंग में ही देखा था कि टोजी का वार बिल्कुल ही अलग है, उसका उठना बैठना चलना दौड़ना अलग ही था। टाइम पे सातोरू गोजो के साथ में उसकी फाइट्स चला करती थी और वो भी बहुत गजब लेवल की चला करती थी। तो टोजी अलग ही लेवल का ताकतवर सोल था कह सकते हैं उस वक्त का। खैर अभी पता नहीं ये जिंदा कैसे हुआ, ये तो एक नई ही चीज है, लेकिन टाकुमा तो उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता, ये चीज तो है ही इम्पॉसिबल। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि काफी सारे जो कर्स एनर्जीज थे वो पहले के टाइम पे मजे से रहा करते थे, लोगों के बीच में खुशी खुशी रहा करते थे, चाहे लोगों को मारना हो चाहे चोरी चकारी करनी हो, लेकिन इतना ज्यादा खौफ नहीं हुआ करता था। तभी उसके बाद में एक मिरेकल हुआ, गोजो क्लैन के अंदर, गोजो कबीले के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सातोरू रखा गया। तो ये सातोरू गोजो 6 आंखों की पावर के साथ में पैदा हुआ था। उसके पैदा होते के साथ में ही उसके नाम की बोली लगा दी गई थी कि जो भी उसे मारेगा उसे बिलियंस के अंदर पैसा मिलेगा, क्योंकि वो कर्स एनर्जीज की वाट लगा देगा, कोई भी कर्स एनर्जी उसके सामने टिक ही नहीं पाएगी और जो भी कर्स यूजर्स हैं वो भी अपना काम नहीं कर पाएंगे। एक सीन के अंदर हम देखते हैं कि अब थोड़ा गोजो बड़ा हो गया है, लेकिन उसके आसपास ये कर्स यूजर्स हर वक्त घूमा करते थे। जैसे कि गोजो के पास में 6 आंखों की पावर्स थी, तो वो कभी भी किसी को देख सकता था, ऑब्जर्व कर सकता था। काफी दूर से ही उस छोटे से बच्चे ने इन कर्स यूजर्स को देख लिया था और इन दोनों की फटके हाथ में आ गई थी, यानी कि ये दादी और ये दूसरा वाला आदमी, कि अगर ये गलती से भी गोजो की नजर में आ जाएंगे तो कभी ना कभी तो जरूर मरेंगे। जिसके बाद में यूजी और मेगुमी का सीन दिखाया जाता है। ये सावासाकी के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तभी सोचते हैं कि जरूर कोई ऐसी टेक्निक है जो कि हम पकड़ नहीं पा रहे हैं और जिससे कि इसके ऊपर भी इसे कुछ भी नहीं हो रहा है। मेगुमी का कहना यही था कि जब तुम्हें पता है कि गोजो यहाँ पे है ही नहीं तो तुम भाग क्यों नहीं रहे हो। तो यहाँ पे आवासाकी कहता है कि अरे पागलो, तुम्हारे थ्रू हम लोगों को पता चला है, हम लोगों को पहले नहीं पता था कि गोजो कैद हो गया है। तब यहाँ पे मेगुमी और यूजी के बीच में आपस में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है कि अरे पागल कहीं कि हमने तो बताया था चिल्ला चिल्ला के कि गोजो कैद हो गया, यानी कि इन कर्स एनर्जीज को तो पता ही नहीं था कि गोजो को कैद कर लिया गया है। कहीं ना कहीं मेगुमी को ये बात करने से इस आवासाकी की टेक्निक पता चल गई थी, क्योंकि गोजो ही एक ऐसा सॉर्सरर था जो कि इसे हरा सकता था, क्योंकि अगर यहाँ पे गोजो होता तो ये सब आते ही नहीं। अब ये वापस से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, वापस से लड़ना शुरू करते हैं। मेगुमी अपने रैबिट्स निकाल देता है, जो कि एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारे शिकिगामी होते हैं जो कि इस आवासाकी को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। आवासाकी को लग रहा था कि ये रैबिट्स के अंदर आएंगे और उसके बाद में अटैक करेंगे, लेकिन बल्कि ऐसा नहीं था। लेकिन तब ये रैबिट्स गायब होते हैं और ऊपर से एक हाथी आके उसके ऊपर गिरता है, लेकिन तब भी आवासाकी को कुछ नहीं होता। यहाँ पे अब आवासाकी कहीं ना कहीं दोनों का मजाक उड़ाने लग गया था, क्योंकि ये दोनों अब कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ अब ऊपर टावर का सीन दिखाया जाता है। टाकुमा को ये चीज तो दिख रही थी कि इस बंदे का ऑरा चेंज हो गया है, इसकी एनर्जीज बदल गई है, तो शायद कहीं अब चीजें टफ ना हो जाए। यहाँ टाकुमा वापस से इसी लड़की के ऊपर अटैक करता है जिसने की टोजी का कह सकते हैं कि पावर कैप्सूल खा लिया था या पता नहीं क्या चीज खाई थी, लेकिन तो भी ये बन तो टोजी ही गया है, टोजी में ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो टोजी से तो कौन ही लड़ सकता है। टाकुमा तो बुरी तरीके से पिट चुका था, उसका मांस वास सब गिर गया था, उसका सामने खड़े रहने की हिम्मत ही नहीं थी, इतना बुरा पिट गया था टाकुमा। अब यहाँ पे यूजी और मेगुमी वापस से नीचे हमें दिखाए जाते हैं, दोनों ही अपने फुल टेक्निक के साथ में आवासाकी से फाइट कर ही रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पे आवासाकी की हमें टेक्निक बताई जाती है कि उसके पास में अल्टन पल्टन की कोई टेक्निक है कि अगर जो भी उसके ऊपर जितनी मेहनत से या जितनी फोर्सफुली वार करेगा वो चीज उसे उतनी ही स्लो लगेगी, और अगर जो भी कोई छोटा सा ही वार करेगा तो इससे उसे बहुत ज्यादा डैमेज होगा। अब लड़ते टाइम ऑब्वियसली बात है सभी अपने सारे फोर्स के साथ में ही लड़ते हैं, तो इसी चक्कर में आवासाकी को अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। यही टेक्निक कहीं ना कहीं मेगुमी और यूजी को भी पता चल गई थी। मेगुमी समझ गया था कि अल्टन पल्टन की टेक्निक का उसने इस्तेमाल किया है, इसी चक्कर में अभी तक उसे कुछ भी नहीं हो रहा है। मेगुमी यही बताता है कि इतनी देर से मैं समझने की कोशिश ही कर रहा था, जब रैबिट्स ने
उसके ऊपर अटैक किया था तब उसे कुछ नहीं हुआ, बट गलती से मेरा एक वार चूक गया था, इससे उसे बहुत जोर से लगी थी। तो इसी टेक्निक की कुछ लिमिट्स भी है, अब हमें सोच समझ के वार करना है। तो यूजी कहता है फिर तो मैं एक कैरम बोर्ड के जैसे उसे मार दूं क्या? तो मेगुमी कहता है कि नहीं नहीं, इतनी कम टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं करना है, इससे उसे कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा तो ठीक करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत हल्की सी चीज से भी वो मर सकता था, हमारे बाल से भी मर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इस टेक्निक का कोई लिमिट तो है कि आखिर कितना फोर्स लगाना है। जिसके बाद कहीं ना कहीं ये वापस से अपनी टेक्निक का एक बार इस्तेमाल करते हैं, एक मेंढक को भेजते हैं और फ्रॉग से कहीं ना कहीं इसके ऊपर अटैक करवाते हैं। तब पता चलता है कि किस तरीके का इन लोगों को लिमिट चाहिए आवासाकी को मारने के लिए, लेकिन अब ये धीरे धीरे करके मार रहे थे और जिससे आवासाकी को बहुत बुरी तरीके से पड़ रही थी। यानी कि पहले जितना फोर्स तो ये लगा ही नहीं रहे थे, लेकिन आवासाकी बहुत बुरी तरीके से पिट रहा था। आवासाकी को पता चल गया कि इन दोनों को टेक्निक पता चल गई है। जिसके बाद आता है यूजी एकदम भयंकर वाली फोर्स के साथ में। आवासाकी को दिख रहा था कि वो इसकी फोर्स को काट देगा और कहीं ना कहीं यूजी की टेक्निक को हरा देगा, लेकिन यूजी का तो हमें सबको पता है कि वार ही अलग तरीके का होता है। वो जब मारता है तो 2 बार किसी इंसान को लगती है। तो वो जैसे आवासाकी के पास में आता है तो आवासाकी को लगता है कि उसने यूजी का ऑरा तोड़ दिया है, चाकू से आर पार कर दिया है और अब यूजी कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन यूजी बिल्कुल मुंह के पास में आके 1 सेकंड के लिए इतनी फोर्सफुल स्पीड को रोक के उसके बाद पंच लगाता है, जिससे तो आवासाकी मतलब बहुत दूर भयंकर जाके गिरता है। आवासाकी को समझ ही नहीं आता कि यूजी ने आखिर अपने आप को रोका कैसे 1 सेकंड के लिए और उसके बाद में कैसे मारा। लेकिन अभी भी टोजी तो सामने आया ही नहीं है, आवासाकी तो पिट रहा है। ऑब्वियसली बात है, टोजी कौन है? टोजी मेगुमी का बाप है, तो इन दोनों से तो भारी ही रहेगा वो। लेकिन मेरे को लग रहा है गाइस कि ये दोनों अगर साथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं टोजी को भी शायद हरा सकते हैं, शायद अभी श्योरिटी नहीं है। तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर टोजी के साथ में क्या होने वाला है, इन दोनों के साथ में क्या होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 12 की शुरुआत में हमें नानामी दिखाया जाता है, जो कि अपनी ख्यालों में खोया हुआ था और इस वक्त वो इचिची के पास में पहुंच चुका था। इचिची मर चुका था, काफी ज्यादा घायल था और इसी वक्त नानामी को एक और ख्याल आता है, जहाँ पे कह सकते हैं कि उसने अपने क्लोज वन का एक फ्लैशबैक देखा था, वो भी बहुत बुरी तरीके से घायल था। और अब नानामी जब अपने सामने इचिची को इस तरीके से देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद सीन मई के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि इस वक्त सबवे के अंदर थी। उसके पास में मैनिपुलेटिंग टेक्निक थी, यहाँ पे कुछ 2 कर्स एनर्जीज थी जिनकी वो 12 तो बजा ही रही थी। मैं खुद से बता दी है कि उस टेक्निक में वो काफी ज्यादा कमजोर थी, उसकी वो टेक्निक अच्छी नहीं थी। इसी चक्कर में बचपन से उसने उसी टेक्निक के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। तो आज अगर वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करे या ना करे, तब भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही है। मैं यहाँ पे इस कर्स एनर्जी को बहुत बुरी तरीके से मार पीट चुकी थी और साथ ही में ये भी कहती है कि मैंने खुद को हमेशा से यही समझाया है कि एक सॉर्सरर की जो सारी की सारी खूबियां है वो उसकी टेक्निक में समाती है। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर वो इंसान खुद से स्ट्रॉन्ग है, उसकी फिजिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो कर्स टेक्निक सिर्फ और सिर्फ उसकी हेल्प के लिए है। बाकी तो वो इंसान खुद इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो आराम से कर्स एनर्जीज को मार सकता है। आखिरकार मैंने खुद के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया और वो फर्स्ट ग्रेड की सॉर्सरर बन गई। उसका छोटा भाई ये चीजें देख देख के तालियां बजाने लग जाता है, साथ ही में कर्स स्पिरिट को भी कहता है कि भाई भाई तू भी बजा। वो भी बेचारा बजा ही रहा था और यहाँ पे मैं फिर से शुरू हो जाती है उसे मारने के लिए। यहाँ पे मे का एक ही क्वेश्चन था, वो कहती है कि अगर तुम किसी की जान लेते हो तो ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। उसका छोटा भाई तो एक इंसान है, समझ पाता है, तो वो कहता है कि आपके लिए उसकी वैल्यू कितनी है इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ये कर्स एनर्जी जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कर्स एनर्जी है, बुद्धिहीन एनर्जी है, जिसके लिए इंसानों को मारना या किसी भी चीज को खत्म करना कोई मैटर ही नहीं करता। तो यहाँ पे मैं उसे ऑलमोस्ट खत्म कर देती है। सेम टाइम पे यूजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसने एक कर्स ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया था, एक कील थी जो कि पूरी तरीके से लिपटी हुई थी और उसे जैसे ही वो तोड़ता है तो यहाँ पे जो कवच लगा हुआ था जो कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स को अंदर जाने से रोक रहा था, वो पूरी तरीके से हट जाता है। हालांकि अभी तक यही सोचा गया था कि 3 ऐसी कील होगी जो कि अलग अलग जगहों पे लगाई गई होगी। इसका मतलब है या तो वो दोनों कीलें अपने आप खत्म हो गई है या फिर उसे खत्म कर दी गई है या फिर वो डमी कील थी, क्योंकि जैसे इस वाले कर्स ऑब्जेक्ट को तोड़ा गया तो सारा का सारा कवच ही हट गया। ओवरऑल जो भी अच्छी चीज है, क्योंकि ये सारे सॉर्सरर अंदर तो जा सकते हैं। अब बस एक आखिरी कवच बचा है जो कि BS5 के ऊपर लगा हुआ है, जिसके अंदर गोजो सातोरो है, साथ ही में काफी सारे लोग और कर्स एनर्जी सब भरे हुए हैं। यहाँ पे मेगुमी और यूजी दोनों ही खड़े थे। आवासाकी की 12 बज चुकी थी, वो होश में भी नहीं था। मेगुमी का ये कहना था कि अगर थोड़ा सा ये होश में होता तो शायद हम पूछ पाते, लेकिन आवासाकी ऑलमोस्ट खत्म ही था। इसी वक्त इन्हें कोई दिखता है जो कि ऊपर से सीधा नीचे गिर रहा था। तभी एकदम से ध्यान आता है इन्हें कि इनका दोस्त तो ऊपर था। फटाफट से मेगुमी अपने कर्स स्पिरिट को बाहर निकालता है और मेगुमी का नियो जाके इनो को पकड़ता है, लेकिन वो थोड़ी सी स्पीड का आगे पीछे हो जाता है। लेकिन सही टाइम पे यूजी पहुंच जाता है और उसे गोद में ले लेता है। इनो की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, साफ दिख रहा था कि बहुत बुरी तरीके से पिटा है। हमें तो पता ही है कि आखिर उसे मारा किसने है, बट इन दोनों को तभी नहीं पता था। जिसके बाद सीन सीधा ऊपर शिफ्ट हो जाता है बिल्डिंग के ऊपर। टोजी यहाँ पे खड़ा था और अब यहाँ पे हो जाती है एक बहुत बड़ा वाला रिवील, क्योंकि अब तक तो यही चीज थी कि अगर किसी के अंदर कोई कर्स एनर्जी का कोई ऑब्जेक्ट डाला जाता है तो आपकी आत्मा जो की है वो कभी भी ओवरलैप नहीं कर पाएगी किसी और आत्मा के ऊपर। यानी कि आपकी आत्मा तो खुद की रहेगी, बस आपके पास में पावर्स आ जाएगी। क्योंकि हम मेन एग्जांपल यूजी का ले सकते हैं, उसकी बॉडी के अंदर सुकुना की फिंगर्स है, बट यूजी की सोल तो यूजी की सोल ही रहेगी ना, वो बदलेगी थोड़ी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब टोजी का एक ऑब्जेक्ट इस लड़के को दिया जाता है तो टोजी पूरी तरीके से इस लड़के के ऊपर काबू कर चुका था, उसको अंदर से मार चुका था, उसकी आत्मा खा गया था और अपने आप को जिंदा कर चुका था।
ये चीज जब वो अपने मतलब ग्रैंडमा से बात करते हुए कह रहा था तो ग्रैंडमा को विश्वास ही नहीं होता कि उसका जो पोता है वो मारा गया है और टोजी जो कि है वो ओवरलैप कर चुका है बॉडी के ऊपर। यहाँ पे दादी यही कहती है कि नीचे जाके सारे के सारे सॉर्सरर्स को मारना है। तब यहाँ पे टोजी कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे बात मनवाना चाहती हो। और अब यहाँ पे एक दादी माँ को भी समझ में आ जाता है कि उसका पोता तो गया है भाई, ये तो कोई और ही है और टोजी हावी हो चुका है, तो शायद हो सकता है उसका भी खेल खत्म ही है। और टोजी सच में आके दादी माँ को पहुंचा देता है, सीधा एक खतरनाक वाला वार करता है और कहता है कि तुम भी तो एक सॉर्सरर हो, अगर सबको मारना है तो फिर मैं तुमसे क्यों नहीं शुरुआत करूं। जिसके बाद सीन यहाँ माकी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो काफी सारे कर्स ऑब्जेक्ट से लड़ ही रही थी। यहाँ पे नीता और नोबारा भी होते हैं। माकी यहाँ पे इन दोनों को जाने के लिए कहती है कि तुम जाओ, या तो अपनी जान बचाओ या फिर बाकी लोगों को ढूंढ के आओ, मैं यहाँ पे चीजें देख लूंगी। अब यहाँ पे जो बुढ़ा बैठा था वो अभी भी सच में कुछ भी नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या फालतू आदमी है। ऊपर से चीज से इनका बिल्कुल कॉन्टेक्ट हो भी नहीं रहा था। माकी को फील तो हो रहा था कि यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज है जो कि हम समझ नहीं पा रहे हैं और अभी भी बची हुई है। मेगुमी और यूजी यहाँ पे खड़े थे जिन्हें इस बात के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि आखिर इसे किसने मारा है, इतनी बुरी तरीके से किसने मारा है। तो कहीं ना कहीं यूजी जाके उनसे लड़ता है, लेकिन मेगुमी उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उसे दिमाग में रखो, बाकी सारी चीजें तो साइड बाय साइड होती ही रहेगी। यूजी को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई अभी गोजो सातोरो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बाकियों से लड़ना भी फालतू की बात होगी। मेगुमी कहता है कवच हट चुका है, भागने वाले सारे के सारे भाग चुके होंगे, तो मैं यहाँ पे इनो को लेके जाता हूँ और तुम अंदर जाओ। यूजी अब अकेला जाएगा और इस बात का तो डर बना हुआ ही है कि अंदर न जाने क्या क्या चीजें मिल सकती है। तो मेगुमी की ये फीलिंग देख के यूजी समझ ही गया था कि उसे खुद को जिंदा रखना है, कुछ भी हो जाए मरना नहीं है। इनो को लेके निकल रहा था और यूजी को था कि उसके साथ में मेकामारू भी है, लेकिन मेकामारू अभी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं मेकामारू की टेक्निक्स खत्म हो चुकी थी। वो तो न जाने कितने टाइम पहले ही मर गया था, लेकिन उसकी कुछ टेक्निक जिंदा थी जिस चक्कर में ये छोटे छोटे रोबोट जिंदा थे, बट वो भी शायद अब खत्म ही होते जा रहे थे। जिसके बाद में सीन मे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। उसने इस कर्स एनर्जी को बुरी तरीके से मार दिया था। उसे ये भी पता चल गया था कि कवच हट चुका है और अब वो गोजो के ज्यादा से ज्यादा नजदीक आती जाने वाली है और उसकी मदद भी करेगी। तो उसे मजा आ रहा था कि क्या बात है, वो गोजो की मदद करेगी। सेम चीज गीटो को समझ में आ गई थी कि कवच हट चुका है, जो कर्स एनर्जीज उसने भेजी थी मे को रोकने के लिए वो भी खत्म हो गई है। जिसके बाद हम नोबारा को देखते हैं। नोबारा नीता के साथ में भाग रही थी, लेकिन तभी यहाँ पे हारूटा की एंट्री हो जाती है। हारूटा एक नंबर का बेकार लड़का जो कि कहता है कि इतने देर से मैं आदमियों को मारा था, मजे नहीं आ रहे थे, अब तो लड़कियां आ गई, क्या लड़कियां मारना अलाउड है क्या, चलो आ जाओ, अब तो मैं तुम्हें ही मारूंगा। यहाँ पे नोबारा और नीता आपस में बातचीत करते हैं और नोबारा कहीं ना कहीं नीता को कहती है कि तुम ये सबवे पकड़ो, निकलो यहाँ से, क्योंकि तुम्हारा तो यहाँ पे रहना बिल्कुल अनसेफ है। कोशिश करो कि मैं यहाँ पे इसको उलझा के रखती हूँ, उतनी देर में तुम बस यहाँ से कुछ भी करके बस भाग जाना। यहाँ हम एक सीन नानामी का देखते हैं जो कि इजीजी को अपने साथ लेके जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे जितने भी सारे सुपरवाइजर थे जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे थे सारे के सारे मरे हुए थे, यानी कि सारा का सारा कोऑर्डिनेशन ही खत्म कर दिया था। नोबारा को समझ में आ गया था कि इजीजी शायद खत्म हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आया है तो इससे पहले तो इजीजी खड़ा था, वो चीजों को हम तक बता सकता था। तो अभी तुम्हें बस भागना है, कहीं ना कहीं एक्टिंग भी करनी है कि तुम कहीं और जा रही हो, लेकिन तुम्हें सीधा टोक्यो की तरफ निकलना है। यहाँ एक तरफ नीता भागती है और नोबारा सीधा हारूटा से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। अब हारूटा कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो स्मार्ट था, तो उसने क्या किया, जो खुद की कर्स टेक्निक का एक टूल था, यानी कि वो तलवार जो थी वो नीता के पीछे लगा दी थी और खुद नोबारा से फाइट करने लग गया था। अब नोबारा को आइडिया था कि ये इतना दूर दूर इसलिए भाग रहा है क्योंकि जो भी कर्स एनर्जी किसी भी टूल का इस्तेमाल करती है तो वो एनर्जी का उसके पास रहना जरूरी है, क्योंकि उसी से वो ज्यादा ताकतवर होता है। तो अगर नोबारा उसके थोड़ी पास चली जाएगी तो हो सकता है वो उसे थोड़ा ज्यादा डैमेज कर सके। लेकिन नोबारा की प्रॉब्लम ये थी कि नोबारा का एक भी अटैक आज लग ही नहीं रहा था। यहाँ पे हारूटा की जो तलवार थी उसने नीता के दोनों पैरों पे बहुत बुरी तरीके से जख्म लगा दिए थे, पैर काट दिए थे। तो अब हारूटा भी अंदर की तरफ ही भागता है कि अच्छा तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन तुम नहीं बचोगे। और हारूटा फटाफट से अंदर भागता है क्योंकि उसे पता था कि वो ज्यादा कमजोर है, तो उसे पहले निपटाऊंगा। यहाँ पे नोबारा भी पीछे पीछे भागती है। बहुत बुरी तरीके से हारूटा उसे मारता रहता है, नीता को पेट वेट में लात मारता है, उसके बाद में अपनी तलवार लेके धमाधम अटैक करता है उसके पूरे थाइस पे, बम पे, पैर पे, बहुत ज्यादा उसका खून निकाल देता है। अब यहाँ पे नोबारा फाइट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी भी उसका कोई वार नहीं लग रहा था। जिसके बाद बहुत ही बुरी चीज होती है, हारूटा का जो पंच था, जो तलवार थी, वो निकल के आता है, इतना गंदा वाला नोबारा के मुंह पे मारता है कि उसका पूरा का पूरा हमें स्कल दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा स्कल हिल गया है, उसका टेढ़ा हो गया है, कह सकते हैं कि कहीं पैरालाइज वाली सिचुएशन में चली गई थी, बेचारी की आंख वांख ऊपर चली गई थी, बहुत गंदा पंच खाया था उसने। अब यहाँ पे हारूटा मजाक उड़ाने लगता है कि यार तुम तो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग लड़की निकली, तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन तुम हिल क्यों नहीं पा रही हो, बताओ ना मुझे, तुम्हारे क्या चेहरे पे मार दिया उसने। और नोबारा बेचारी बैठी की बैठी थी, हिल तक नहीं पा रही थी। हारूटा का कहना था कि तुम ताकतवर पहले से काफी ज्यादा हो चुकी हो। इन दोनों का बैटल एक बार पहले भी हुआ था गाइस, नोबारा उस वक्त उतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन अभी तो और ज्यादा ताकतवर हो गई है। लेकिन फिर भी हारूटा का कहना था कि इस दुनिया में रहना है तो ताकतवर तो बनना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे नोबारा एक ही चीज पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा क्या मकसद है, तुम क्यों मार रहे हो लोगों को। पहले तो हारूटा को समझ में नहीं आता कि वो पूछ क्या रही है। अब यहाँ पे हारूटा को बहुत थोड़ा थोड़ा पता था कि कैसे गोजो सातोरो को पकड़ा गया है और गोजो सातोरो को ये लोग बाहर नहीं जाने देंगे, इसके साथ में बाकी सारे सॉर्सरर्स को जान से मारना है। तो यहाँ पे नोबारा कहती है कि ये सब चीजें उनकी है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा आखिर मकसद क्या है लोगों को मारने का। हारूटा के पास कोई रीजन था ही नहीं कि वो लोगों को मारे, उसे बस ये था कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं बस उसे मार दो खुद के मजे के लिए। लेकिन नीता यहाँ पे बच के भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत बुरी वाली जख्मी हो जाती है। हारूटा बहुत बुरी तरीके से उसे
चोट पहुंचाता है। नोबारा बेचारी बहुत मुश्किल से खड़ी होती है क्योंकि वो देख नहीं पा रही होती है कि रीटा इतनी बुरी तरीके से पिट रही है, तो उसके वार कहीं पे भी नहीं लग रहे थे, उसकी बॉडी में हिम्मत ही नहीं थी। फाइनली इतनी देर में सही टाइम पे नानामी पहुंच गए थे और यहाँ पे इतने ज्यादा सीरियस लग रहे थे कि भाई आज अगर उनसे कोई बात भी कर ले तो वो उसकी 12 ही बचा देगा। वो खुद की टाई निकालता है, बांधने लगता है हाथों पे, और यहाँ पे हारुटा बार बार में कह रहा था कि तुम्हें दिखता नहीं है कि यहाँ पे 2 हॉस्टेजेस है, मैं मार रहा हूँ, मजे आ रहे मुझे, और तुम यहाँ पे ऐसे ही घुसते हुए चले आ रहे हो, तुम्हें डर वर नहीं लगता। नानामी आगे बढ़ता जा रहा था। इतनी देर में पीछे से नोबारा नीता को लेके जा चुकी थी। नानामी जिसके बाद एकदम हारुटा के पास में आ जाता है और फिर पूछता है तेरे साथ में और कौन कौन है, कितने लोग हैं और कहाँ पर है। हारुटा कहता है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता ये सब बातें, और उसके बाद में खुद के तलवार से अटैक करता है और मिला के एक लात की देता है। लेकिन की अमेजिंग बात की नानामी को एक भी चीज नहीं लगती, ना तो कोई तलवार से फर्क पड़ता है जैसे कि उसके आगे कोई शील्ड थी, और वो जब पंच भी मारता है तो ऐसा लगता है कि उसने हवा में पंच मारा है क्योंकि वो किक लगता ही नहीं है। हारुटा कंफ्यूज हो चुका था चल क्या रहा है। नानामी जिसके बाद एक बार और पूछता है कि बता आखिर सब कहाँ है, किधर किधर छुपे हैं, कितने लोग हैं। हारुटा जब नहीं बताता तो नानामी मिला के एक पंच की देता है, और ये पंच तो भाई साहब हारुटा की जान ले लेता है, आधी जान ले लेता है। बहुत गंदा पंच लगता है उसको क्योंकि वो प्रिपेयर्ड ही नहीं था इतने भयंकर वाले वार से। इतनी दूर जाके कांच के अंदर घुस जाता है हारुटा। अब तक नोबारा भी यहाँ पे वापस आ चुकी थी जो कि देख रही थी कि नानामी अगर नहीं आता तो उसकी तो जान जाने ही वाली थी। अच्छा हुआ नानामी आ गया, ऊपर से वो इतना स्ट्रॉन्ग भी है, ये चीज नहीं देखी थी नोबारा ने। हारुटा को अब तो भागना था, अगर जिंदा रहना है तो। इतनी देर में नानामी वापस आ जाता है, चोटी पकड़ लेता है उसकी, फिर से पूछता है। हारुटा नहीं बता पाता क्योंकि उसे पता ही नहीं था। नानामी फिर से उसे धोता है, बहुत बुरी तरीके से मारता है। अब नानामी को असल के अंदर गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि आते वक्त जितने भी इनके ऑर्गेनाइजर थे, जितने भी मैनेजर वगैरह थे, वो सारे के सारे मारे गए और ये इस चीपड़ आदमी ने मारे हैं। इस हारुटा ने सबको खत्म कर दिया। तो इस चीज से नानामी को बहुत एक्सट्रीम लेवल का दुख हो रहा था। इसी चक्कर में वो नानामी को इतना ज्यादा धो रहा था, और आखिर के अंदर फिर वो उठाता है और इतनी बुरी तरीके से इतना दूर उठा के फेंकता है कि हारुटा खत्म ही समझो कि मतलब अभी तो उसका काम खत्म ही है। इस वक्त ये भी हुआ था कि हारुटा की तलवार ने कहीं ना कहीं नानामी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी, लेकिन सही टाइम पे नोबारा ने आके उसे ब्लॉक कर दिया था, सीधा दीवार के ऊपर चिपका दिया था। जिसके बाद में सीन यहाँ गेटो और मे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। गेटो आते उसे पूछता है भाई बताओ कैसी हो। मे कहती है कि तुम मेरे लिए कर्ज स्पिरिट्स भेज रहे हो मुझे मारने के लिए और फिर पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ। मे को यहाँ पे अभी तक विश्वास नहीं था कि ये गेटो है या कोई बहरूपिया है या कोई टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि काफी टाइम पहले गोजो ने इतनी बड़ी गलती तो नहीं करी होगी कि गेटो को छोड़ दिया होगा। लेकिन गेटो आज यहाँ पे कैसे है, कहीं ना कहीं उसे उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि ये कहीं ये प्लानिंग गेटो और गोजो की साथ में तो नहीं है इतने बड़े तबाही करने की। फिर उसके दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि गोजो को क्या जरूरत इस पागल की मदद लेने की। गोजो खुद इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो एक चुटकी बजाए तो पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट हिला दे, सबको जान से मार दे, तो उसे आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। यानी कि मे के दिमाग में काफी सारे डाउट्स चल रहे थे। मे एक टाइम पे गोजो से ज्यादा गेटो की क्लोज थी और उसे पसंद भी करती थी, लेकिन अभी एक वक्त आ गया है कि उसे कहीं ना कहीं गेटो को मारना पड़ेगा। लेकिन पहले जानना है कि आखिर ये है कौन, सच में गेटो है या कोई बहरूपिया है। तब यहाँ पे गेटो अपने कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक इस्तेमाल करता है, एक चिकन पॉक्स का कहीं ना कहीं बड़ी भारी बीमारी वाला निकाल देता है कर्ज स्पिरिट। ये चीज देख के मे को समझ में आ जाता है कि भाई नहीं नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ गेटो के पास में ही टेक्निक थी और कोई नहीं हो सकता है। तो उसने कहीं ना कहीं मे को ये विश्वास दिला दिया था कि गेटो जिंदा है। कर्ज आते ही यहाँ पे डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर देता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान को करना चाहिए, लेकिन इसकी कर्ज स्पिरिट भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर रही है। मे उसके अंदर फंस जाती है। अब कहीं ना कहीं वो पहले कॉफिन में थी और कॉफिन के ऊपर भी एक बड़ा सा चट्टान आके गिर जाती है, लेकिन मे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। मे तो हैंड टू हैंड उसे तोड़ देती है और कहती है कि आय मजा आ गया, बड़े टाइम बाद कोई मेरे टक्कर का मिला है जो कि मेरी जान लेना चाहता है, तो अब लड़ाई में मजा तो आएगा। यहाँ हम एक तरफ यूजी को देखते हैं जो कि स्टेशन के अंदर आता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता, जबकि उसे बहुत सारे लोग दिखने चाहिए थे। जिसके बाद हम नोबारा और नानामी को देखते हैं। नोबारा नानामी के साथ में जाना चाहती थी, लेकिन नानामी उसे अपने साथ जाने के लिए मना कर देता है कि नहीं, वहाँ पे ज्यादा खतरा है, तुम नहीं जा सकती। साथ ही मेजी जी के बारे में पूछा जाता है तो नानामी कहता है कि मैं जो कर सकता था मैंने वही किया है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ वापस से यूजी को देखते हैं हम। यूजी नीचे आता है, उसके सामने चोसो खड़ा था। चोसो तो भाई यूजी की जान लेना ही चाहता था, सबसे पहले ही वही जान लेना चाहता था। तो अब उसके दिमाग में आ जाता है कि उसको अपने भाइयों का रिवेंज लेना है। और यहाँ पे यूजी देखता है कि कहीं ना कहीं उसने पहले भी चोसो को देखा था। चोसो अपना फुल अटैक प्रिपेयर करता है और उसके बाद में यूजी के ऊपर कर देता है। अब गाइज यूजी के ऊपर ये अटैक लगता है नहीं लगता है, यूजी ज्यादा ताकतवर निकलता है, मर जाता है, काफी सारी चीजें हैं जो कि हमें सब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 13 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजी अब आगे बढ़ रहा था सबवे के अंदर जाने के लिए, जहाँ पे वो एक सबसे पहले ब्रिज पे आता है। ब्रिज पे पहुंचता है तो उसे नीचे का सीन दिखता है, बहुत ही भयानक सीन था। काफी सारे नॉर्मल लोग थे, साथ ही में ट्रांसफॉर्म फिगर वाले लोग भी थे, कह सकते हैं कर्स के अंदर वो बदल चुके थे, जो कि नॉर्मल इंसानों के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक कर रहे थे। काफी सारे लोगों की जान खतरे में थी। यूजी के दिमाग में चल रहा था कि वो इस समय पे किसको बचाएगा। अब उसे अंदर जाके सातोरो को भी बचाना है, लेकिन यहाँ पे बाहर इतने सारे लोगों की जान चली जाए वो चीज भी ठीक नहीं है। वो अकेला इतने सारे ट्रांसफॉर्म फिगर को मार भी नहीं सकता है। लेकिन तभी उसकी कहीं ना कहीं कह सकते हैं
किस्मत खुल जाती है। यहाँ पे टोगे पहुंच चुका था जो कि उसका सीनियर है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और यहाँ पे यूजी से मदद मांगता है कि आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी और टोगे उसे पीस का साइन दिखाता है। इसका मतलब है कि टोगे उसकी मदद करेगा। यहाँ पर वो अपना माइक वाइक लेके खड़ा हो जाता है, खुद का जैकेट उतारता है क्योंकि यहाँ से तब तक यूजी निकल चुका था और साइमन साइमन कह के वो अपना काम शुरू करता है। इसका मतलब है कि स्पीकर के अंदर वो जो भी बोलेगा उसे कर्स एनर्जीज कहीं ना कहीं मर जाएंगे, रुक जाएंगे या कुछ तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जिसके बाद में हम यूजी को देखते हैं जो कि उसी बेसमेंट में जाने के लिए निकल गया था। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काफी सारे लोग होने चाहिए थे लेकिन ये जगह काफी ज्यादा सुनसान थी, लोग नहीं थे और चोजो जो कि पहले से उसका वहाँ पे इंतजार कर रहा था कि यहाँ पे यूजी आएगा और वो मरेगा। यहाँ आते ही सामने चोजो खड़ा था जो कि हैंड टू हैंड यूजी के ऊपर अटैक कर देता है। अब गाइस ये है ब्लड मैनिपुलेशन की टेक्निक, बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक है। काफी सारी चीजों का आपको सिंपल वर्जन के अंदर बता देती हूँ कि चोजो के पास में एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि वो अपने ब्लड को कभी खत्म कर ही नहीं सकता। ये उसके खानदान से आई हुई टेक्निक है जो कि हमेशा हमेशा इन्हीं सारे लोगों के पास में रहती है। ब्लड उसका इतना ज्यादा थिक हो जाता है कि उससे निकलने वाली कोई भी चीज या कह सकते हैं धार वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि किसी को काट पीट सकती है, लेजर के जैसे मार सकती है। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि आवाज जितनी तेज है फटाफट किसी के पास में भी पहुंच जाएगी। आप अगर किसी हथियार से वार करते हैं तो उसे आपको चलाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो ब्लड मैनिपुलेशन की टेक्निक है वो मतलब एक पानी की धार के जैसे चल रही है और किसी को भी भयंकर वाला पैरालाइज कर सकती है, जान से मार सकती है। तो ये थी चोजो की टेक्निक जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक तो थी। यूजी के अकॉर्डिंग तो टफ ही थी क्योंकि वो वार करने से पहले तो उसके ऊपर वार हो जाएगा। चोजो यहाँ पे इसीलिए भड़का हुआ था क्योंकि यूजी ने उसके दोनों भाइयों को मार दिया था। यूजी को इस वक्त अभी इस टेक्निक के बारे में नहीं पता था, इसी चक्कर में उसके एक हाथ में तो लगी जाती है अच्छी खासी, जिसके बाद वो अब इधर उधर भागने लगता है। लेकिन चोजो अपने उस ब्लड मैनिपुलेशन को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता ही जाता है और वो धार इतनी भयंकर इधर उधर हर जगह लग रही थी। अब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में वापस से पास आके फाइट शुरू हो जाती है। चोजो ने अपनी ब्लड से कह सकते छोटी सी तलवार टाइप की बना ली थी जिससे कि उसने यूजी के पैर में घुसा दिया था। यूजी को इस चीज से बहुत ज्यादा पेन हुआ और अब वो कहीं ना कहीं डिफेंड करने लग गया था, उसे मारने पीटने लग गया था। यूजी के पास में जो खुद की ओरिजिनल पावर थी डबल इम्पैक्ट की कि पहले उसकी पावर जाएगी फिर उसका पंच लगेगा, लेकिन चोजो को ये पावर पता चल जाती है जो कि उसके लिए इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। वो आराम से यूजी को हरा सकता था। लेकिन तब यहाँ पे चोजो एक चीज पूछता है, मतलब वो कह सकते हैं कि उस वक्त वार को रोक देता है और यूजी को कहता है तुमने मेरे भाइयों को मारा है। इस वक्त यूजी को याद नहीं था कौन भाई कैसे भाई, फिर वो एकदम से रिमाइंड करता है कि हाँ 2 जने थे। फिर यहाँ पे चोजो कहता है कि क्या उन दोनों ने मरने से पहले कुछ कहा था। यूजी कहता है कि मरने से पहले नहीं, उन्होंने मरने से पहले तो कुछ भी नहीं कहा था, बस वो रो रहे थे। चोजो जब सुनता है कि उसके भाई दर्द से रो रहे होंगे और अपने बड़े भाई को जरूर बुलाया होगा, वो नहीं पहुंचा होगा, तो इस बात से चोजो को बहुत ज्यादा पेन होता है कि भाई उसके दोनों भाई मर गए हैं और इतने दर्द में रो के मरे थे। तो कहीं ना कहीं वो अपने दोनों भाइयों को याद करने की कोशिश करता है और कहता है कि दोनों भाई यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पे आ गया और इससे लड़ रहा है। जिसके बाद तो वापस से चोजो स्टार्ट हो जाता है, बहुत गंदा वाला फाइट करता है यूजी से। यूजी के ऊपर बैक टू बैक अटैक कर रहा था और यूजी की स्पीड अच्छी थी, इस चक्कर में बस वो अभी तक बचा हुआ था। अब यहाँ पे यूजी के दिमाग में यही था क्योंकि एक वक्त ऐसा आया था कि जब चोजो रुक गया था, यूजी के दिमाग में था कि अगर उसने डॉज किया तो 50% चांस ही है कि उसका डॉज सही निकल जाएगा, कहीं ना कहीं चोजो की स्ट्राइक से वो बच भी सकता है। लेकिन अगर चोजो भी खुद के दिमाग के अंदर ये अपनी टेक्निक या पोजीशन सेट कर रहा है तो अगर यूजी के दिमाग में लगी तो सीधा उसका सर्वर फट जाएगा और बचने के चांस ही नहीं बचेंगे। तो कहीं ना कहीं वो उसे मैनिपुलेट कर रहा था और जंप कर रहा था ताकि उसका निशाना इधर उधर हो जाए और इतनी देर में यूजी को थोड़ा सा टाइम मिल जाए उसके आगे पीछे आने का। लेकिन चोजो यहाँ पे अटैक कर ही देता है, स्पीड बहुत तेज थी लेकिन यूजी प्रिपेयर्ड था और यूजी वहां से हट जाता है। और यूजी को एक चीज और समझ में आती है कि पहला अटैक ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसका सेकंड या थर्ड अटैक के अंदर कहीं ना कहीं स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इतनी देर में तो यूजी उसके पास पहुंच चुका था और फिर उसे मारता है, यानी कि चोजो को मारता है। लेकिन चोजो और ज्यादा टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, उसके पास जो ये ब्लड वाली स्ट्रीक्स थी कहीं ना कहीं वो उसे ब्लास्ट कर देता है। तो वही चीज यूजी के पीछे थी, मतलब पीछे से घूम के यूजी को मारी उन चीजों ने और यूजी के ऊपर वो आके फटती है और यूजी को फिर से भयंकर पेन होता है। यहाँ पे यूजी अभी बैटल नहीं लड़ पा रहा था, डैमेज होता ही जा रहा था। तभी यहाँ पे मेकामारू आवाज देता है, यूजी कहता है तुम कहाँ थे टाइम से। मेकामारू कहता है कि मैं अपनी एनर्जी सेव कर रहा था, मुझे पता था कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? चोजो खड़ा है। और अब चोजो की जो पावर टेक्निक थी यानी कि जो ब्लड मैनिपुलेशन की टेक्निक थी उसके बारे में मेकामारू को थोड़ी बहुत चीजें पहले से ही पता थी क्योंकि इन्हीं के क्लैन के और भी लोग हैं, उन्होंने भी इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था। उसे इस चीज का डिफेंड तो नहीं पता बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा दिमाग लगा सकता है और बस एक तुक्का मार सकता है। अगर बाय चांस को तुक्का लग गया तो यूजी बच जाएगा और अगर तुक्का नहीं लगा तो यूजी की मौत तय ही तय है। इसीलिए सबसे पहले तो वो यूजी को साइड में आने के लिए कहता है और उसके बाद में वॉशरूम जाने के लिए कहता है। यूजी को नहीं समझ में आता वॉशरूम में आखिर क्या है, लेकिन मेकामारू कहता है कि देखो मुझे नहीं पता, बस हम इस चीज के ऊपर एक रिलाई कर सकते हैं इस चीज को, पॉसिबल हुआ तो तुम बच जाओगे, बाकी मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे चोजो जब देखता है कि यूजी भाग रहा है तो वो फटाफट से एक बड़े बड़े मतलब पत्थरों को उसके ऊपर गिराने लग जाता है, लेकिन फिर भी यूजी इधर उधर भागता भागता अंदर चला जाता है। चोजो हंसने लगता है कि पागल हो गया है कि अंदर क्या जाएगा, वहाँ पे रास्ता थोड़ी ना है, वहाँ पे तो वॉशरूम है, एस्केलेटर है, कहाँ ही भाग के जाएगा। लेकिन उसे कहीं ना कहीं आवाजें तो आ रही थी कि अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है और यूजी के साथ में जरूर कोई ना कोई और है जो कि उसकी मदद कर रहा है। चोजो के दिमाग में और चीजें भी थी कि यूजी बच तो रहा है लेकिन वो इतना आसान खिलाड़ी नहीं है,
उसने उसकी दोनों भाइयों को मारा है तो वो उसे अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो जरूर कोई ना कोई टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है अंदर जाके, लेकिन चोसो को खुद के ऊपर बहुत ओवर ही कॉन्फिडेंस था कि वो अंदर जाके भी उसे जान से ही मार देगा। अब यहाँ पे मेकामारू का कहीं ना कहीं प्लान बन जाता है और वो चोसो को प्रवोक करने लगता है कि आजा आजा भाई, डर क्या रहा है, तू अंदर आना। अंदर आने के बाद चोसो देखता है कि ये तो आवाज तो मेकामारू की है, साथ ही में हर जगह पानी 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 निकल रहा है, सारे बेसिन वगैरह तोड़ दिए गए हैं। मेकामारू का कहना था बन गए ना तुम बेवकूफ, जैसे तुम्हारे दोनों भाई बने। अब यहाँ पे चोसो को भाई भयंकर गुस्सा आ जाता है कि भाइयों का नाम क्यों लिया, बेवकूफ बोला तो बोला कैसे। तो वो अपने पावर वार का इस्तेमाल करना शुरू करता है, ब्लड को इकट्ठा कर लेता है। कहीं ना कहीं वो जैसे ही उन्हें जमा के अटैक करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा साइंस रिवील होता है। मेन साइंस ये है कि अगर आपको ब्लड को जमाना है तो उसे जमाने के लिए उसकी मॉलिक्यूल्स आसपास में ही रहने चाहिए, वो ऐसे बिखरने नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसका कांटेक्ट पानी से हो गया तो जो आपके ब्लड के मॉलिक्यूल है वो कहीं ना कहीं फट जाएंगे, उसके अंदर पानी मिक्स हो जाएगा। ब्लड ऑब्वियसली बात है पानी को ऑब्जॉर्व करता है, तो वो ब्लड कहीं ना कहीं फटेगा ही फटेगा और वो ब्लड थिक नहीं रहेगा तो आप किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। यानी चोसो का सारा मैजिक, सारी टेक्निक फेल हो जाती है यहाँ पे आके। और जो मेकामारू ने दिमाग लगाया था कि भाई बहुत कम चांसेस है इस चीज के सक्सेसफुल होने के, लेकिन वो चीज काम कर जाती है और मेकामारू का तुक्का सही निकल जाता है। चोसो के यहाँ पे मैजिक फेल हो जाता है। अब यहाँ पे यूजी के ऊपर ही था सब कुछ, क्योंकि मेकामारू को तो तोड़ दिया गया था, चोसो ने उसका कचुम्बर बना दिया था। अब यूजी के ऊपर था कि भाई अब वो अकेला ही लड़ेगा, जैसे भी लड़ेगा वो। अब यहाँ पे ये चीज है कि चोसो को लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो अब बस उसके पास खुद की पावर ही बची है, वो लड़ सकता है, क्योंकि जो उसकी कर्स टेक्निक थी वो तो पूरी तरीके से खत्म है। यूजी और चोसो के बीच में वापस से फाइट होनी शुरू हो जाती है, गजब का बैटल होता है। लेकिन चोसो ने यहाँ पे एक छोटा सा खुद का एक ब्लड क्लॉट बचा रखा था, जो कि बॉडी के अंदर था, बॉडी के बाहर नहीं था। बाहर होता तो वो फट जाता, यानी कि पानी में मिक्स हो जाता, लेकिन अंदर वाली चीज तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पे वो थोड़ा बहुत यूजी का ध्यान भटकाता है और उसे शूट करता है एक बुलेट के जैसे। वो चीज जाके यूजी के लिवर में लगती है, हाथ पैर पे लगती है, इतना इफेक्ट नहीं होता, लिवर के अंदर से आर पार हो गई है, उसके जो वाइटल्स हैं डैमेज हो गए, फट गए हैं। तो अब यहाँ पे यूजी के कहीं ना कहीं पैर लड़खड़ा जाते हैं। यूजी को लगा ही था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होएगी, और यहाँ पे यही होता है कि इधर उसका ध्यान भटका और चोसो ने उसके लिवर को डैमेज कर दिया। यूजी के दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही थी कि उसे मरना तो नहीं है, बट उसकी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि उसका ध्यान भटक गया था। उसके साथ में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे, गोजो सातो को बचा लेंगे। अकेले उसका ठेका नहीं है कि वो गोजो को बचाए, लेकिन उसका ये जरूर ठेका है कि वो इस आदमी को मार दे। अगर चोसो बाहर गया तो वो और लोगों को भी परेशान करेगा, डैमेज करेगा, तो बेहतर है कि मरने से पहले वो चोसो को मार के मरे। चोसो को भी पता था कि जब जब यूजी ने उसके ऊपर अटैक किया है तो वो डैमेज तो हो ही रहा था, कहीं ना कहीं वो भी टूटा फूटा था। कहीं ना कहीं चोसो ने अपनी पावर्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। अब हम कह सकते हैं कि जो बाकी ऐसे सॉर्सरर है जो कि सेम ब्लड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं खुद की जान के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे चोसो को पता था कि यूजी काफी ज्यादा खतरनाक है और इवन उसे मारना उसके लिए एक पर्सनल रिवेंज था, तो वो खुद के ऊपर साइड इफेक्ट लेने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने जो बुलेट से वार किया था, यानी कि ब्लड को इकट्ठा करके जो उसने वार किया था, उसके साइड इफेक्ट उसके ऊपर 110% होंगे ही होंगे, बट फिर भी उसे यूजी को मारना था। बस यही की प्रॉब्लम आ रही थी बार बार में चोसो को कि वो अब कोई भी नया वेपन नहीं बना पा रहा था, बट उसने अपने हाथ के अंदर ही ब्लड को इतना ज्यादा इकट्ठा कर लिया कि वो बहुत ज्यादा सॉलिड हो गया, बहुत ज्यादा ही सॉलिड हो गया। यहाँ पे यूजी को लगा था कि काफी देर से उसने अपना एक हाथ इस्तेमाल नहीं किया है, हो सकता है कि चोसो को लगा हो कि उसका हाथ डैमेज हो गया है, लेकिन चोसो ने वो वार भी सह लिया गलती से, इवन और ब्रूटली उसने यूजी को मारा। उसके हाथ मतलब फट ही गया, ये समझो कि कंधे के आसपास वाला हिस्सा फट गया और यूजी बहुत दूर जाके गिरा। यहाँ पे चोसो आगे बढ़ चुका था, खुद की बॉडी को और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुका था, ब्लड से पूरा सुखा के, और यूजी के ऊपर अटैक करने आया था। यूजी को कहता है जाना मेरे भाइयों के पास में, माफी मांगना उनसे। अंदर से सुगुना बैठ के यूजी को बोल रहा है कि क्या करा तुमने, लानत है ये, इससे किससे हार गए तुम। लेकिन कहीं ना कहीं अब चोसो के ऊपर अजीब सा इफेक्ट हो जाता है, उसके दिमाग में बहुत सारी मेमोरीज आ जाती है, उसका सर फटने लग जाता है, उसे लग रहा है कि वो अपने भाइयों के साथ बैठा है, अपने दोस्तों के साथ बैठा है, ऐसी मेमोरीज जो कि उसने कभी बनाई ही नहीं, वो सारी भी उसके दिमाग में आ रही थी, और साथ में यूजी भी बैठा है। चोसो बहुत ज्यादा अजीब सा फील करने लग जाता है, क्योंकि वो अपने भाइयों को यूजी के साथ में देख रहा है, यूजी भी इन सबको अपना भाई मानता है। चोसो बड़ा परेशान होकर वहां से भाग जाता है। इसके साथ में हम दो लड़कियों को देखते हैं, ये वही दो लड़कियां हैं जो कि गेटो की असिस्टेंट हुआ करती थी, और इन्हें यूजी मिल गया था जो कि अधमरा था, पूरी तरीके से नहीं मरा था, और कहती है कि ये जिंदा है, हम हमारा काम कर सकते हैं। अब ये क्या करेंगे भाई, यूजी को जिंदा करेंगे या उसे और मार वार देंगे, किसी को सौंप देंगे, कुछ भी नहीं पता, अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।